चलिए, तो दोस्तों हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की। हमने इन्फ्लेशन शुरू किया था और आज हम इन्फ्लेशन को आगे बढ़ाते हैं, राइट। क्या हमारे सभी स्टूडेंट को इन्फ्लेशन क्या होता है समझ में आया? इन्फ्लेशन कब होता है समझ में आया? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है समझ में आया? इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये समझ में आ गया ना? ये बंद कर दो वहां से। आज की क्लास में हम बात करेंगे, सारे लोग ऑन द बोर्ड, इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है, डिफ्लेशन, ये सब चीज समझ गए। कल हमने 4 शब्द सीखे, एक इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, एक डिसइन्फ्लेशन विस्फीति, एक डिफ्लेशन अविस्फीति और एक रिफ्लेशन पुनःस्फीति। यहां तक सबने नोट भी कर लिया? आज हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, हमारे पास 2 अवस्थाएं हैं, एक है हमारे पास इन्फ्लेशन और एक है हमारे पास डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। एक साइड है जब बाजार में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं और दूसरी साइड जब बाजार में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम होती हैं। तो आप मुझे बताइए, इन्फ्लेशन अच्छा है या डिफ्लेशन अच्छा है? तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, आज का टॉपिक यहां से शुरू कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं पूरा। आज का टॉपिक हमारा है, आप साथ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति के प्रभाव, द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति के प्रभाव। बोलो क्लियर ना? मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि मुद्रास्फीति अच्छा है या अविस्फीति, इसकी बात हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल। व्हाट द ट्रेड साइकिल इज? ट्रेड साइकिल अर्थव्यवस्था के विभिन्न फेजेस, चरणों को दर्शाती है। जैसे मानवीय जीवन, आप लोगों के हमारे जीवन के अलग अलग फेजेस हैं। पहले हम सभी लोग मम्मी के पेट के अंदर थे, फिर बाहर आए, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर आपकी उम्र पे आए, फिर आप हमारी उम्र पे आओगे, फिर हम अपने बाप की उम्र पे जाएंगे, फिर हम दादाजी की उम्र पे जाएंगे, अरे बोलो यस, फिर हम निकल जाएंगे, फिर किसी दूसरे शरीर में घुस जाएंगे। कमान, ऐसा ही होता है। ऐसी हमारी इकोनॉमी में अलग अलग फेजेस होते हैं और इन फेजेस को हम व्यापार चक्र से समझते हैं। तो व्यापार चक्र क्या है दोस्तों? ये इकोनॉमी का एक फेज है, इकोनॉमी की एक स्थिति है जहां पर एडी बराबर एएस है। क्या होता है सिर्फ एक ही बार बताते हैं हम, दोबारा एक बार पढ़ाने के बाद कभी नहीं बताते, क्योंकि हमारे पापा ने मना किया है। तो दोस्तों एडी बराबर एएस है। क्या होता है ये हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बोलो क्लियर? अर्थव्यवस्था के नजरिए से जब एडी एएस के बराबर हो तो इसे हम इकोनॉमिक्स के नजरिए से कहते हैं पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार। तो अगर जब भी आपके एग्जाम में ये सवाल आए कि निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था कौन संदर्भित करता है, तो एडी बराबर एएस। बात समझ में आ रही? मेरे प्यारे साथियों, दिस इज कॉल्ड व्यापार चक्र। ये इकोनॉमी के अलग अलग फेजेस हैं। जैसे इस फेज को मैं कहता हूं जब इकोनॉमी यहां ऊपर है, इस जगह इसे मैं कहता हूं बूम या पीक। बूम या पीक। जब हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, यहां, तो इसे इकोनॉमी के नजरिए से हम कहते हैं रिसेशन, दैट इज मंदी। और जब धीरे धीरे हम, भाई देखो शिव शक्ति पाटिल, तुम पगले हो, इसका परिचय मत दो है। तुमने कम से कम 30 बार कमेंट लिखा, 30 बार लिखा ना? तुम ध्यान से देखो यार सिकंदर, माना 2:30 बजे नींद आती लोगों को, खाना खाने के बाद तुम्हें भी आ रही क्या? तो दोस्तों, तो शिव शक्ति पटेल आप गधा हैं, इसका परिचय ना दे मुझे। कह रहे हैं, देखो कहने के बावजूद भी 3-4 बार कमेंट उसने मार दिया और कह रहा है कि सर प्लीज कंप्लीट नहीं, प्रिंटेबल पीडीएफ दे दो इसको, जो ये प्रिंट करा ले। भाई देखो, जो नोट्स बना रहे इसे चुपचाप बनाते रहो क्लास में या क्लास के बाहर घर पर, सो दैट ये तुम्हारे लिए किसी सोना और हीरे से कम नहीं है, क्योंकि यही वैल्यूएबल होंगे एक स्टूडेंट के लिए। मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा खुद का स्टेटमेंट है कि नोट्स आर लाइक ऑर्नामेंट्स फॉर द इंस्ट्रूमेंट, फॉर द स्टूडेंट्स। जो नोट्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके के गहने हैं। कम ऑन यस नॉट? जैसे महिलाएं जब गहने पहनती हैं तो सुंदर लगती हैं, ऐसी जब स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं तो सुंदरता आ जाती है उनकी तैयारी में। कम ऑन यस? पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हें बात, वरना मनने के है। अभी दोस्तों कल से यहाँ पे लगा लूंगा पीडीएफ, अंडरलाइन करता रहूंगा, ढक्कनों की तरह तुम्हें समझ के पढ़ाता रहूंगा। बोलो जी चाहिए क्या है? इसलिए डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द टीचर। अगर टीचर ने तुम्हें डिस्टर्ब करना शुरू किया तुम्हारा दोस्तों जीवन बदल जाएगा, याद रखना। और क्यों तुम अपने वो 3, 4, 5, 6 सवाल जो कर सकते हो उसकी मिट्टी पलीत करवाना चाहते हो? इसलिए पढ़ लो आराम से। नहीं मन लग रहा है, मतलब उसके जरिए मैं सबको बोल रहा नहीं मन लग रहा है तो मत पढ़ो। कम ऑन यस नॉट? तुम्हारे पढ़ने न पढ़ने से मेरी इनकम तो तय होगी नहीं, है कि नहीं? पैसा उतना ही मिलता मुझे, चाहे मैं कम पढ़ाऊं चाहे ज्यादा पढ़ाऊं, अच्छे से पढ़ाऊं बुरी तरीके से पढ़ाऊं, पैसा उतना मिलता है भाई साहब, चाहे खड़े होकर पढ़ाऊं या बैठ के पढ़ाऊं। कम ऑन यस नॉट? प्लीज डिस्टर्ब मत करो दोस्तों मुझे ऑनलाइन, बस मैंने बता दिया। तो दोस्तों दिस इज द रिसेशन, मंदी, एंड दिस इज कॉल्ड, जब हम नीचे रहते हैं तो इसे हम कहते हैं डिप्रेशन, अति मंदी। इसीलिए तो बिहार गरीब है दोस्तों, नहीं समझे? क्योंकि तुम्हारी सोच गरीब है, तुम्हारी सोच गरीब है। बुरा लग रहा है ऐसी तैसी कराओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। अगर हमने कहा इसीलिए बिहार गरीब है तो तुम इसमें सकारात्मक भी ले सकते हो और नकारात्मक भी। तुम सकारात्मक कैसे कि सर हम इस गरीबी को दूर करेंगे बिहार की। कम ऑन यस नॉट? तो ये क्या है? सकारात्मक पहलू है। तुम सोचो अबे बड़ा है कह रहा है बिहार गरीब है, अबे गरीब है तो है पूरे हिंदुस्तान में, मैं थोड़ा ना कह रहा, सरकार कह रही। अभी मैं पढ़ाऊंगा गरीबी तो दिखा दूंगा 33.76% पीपल ऑफ द बिहार आर पुअर।
और तो अभी मैं जब कुछ साल पहले पढ़ाता था मैं तो बोलता था 50%। वो तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, दोस्तों हम 33% गरीबी में आ गए। वो हिंदुस्तान में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? क्योंकि दोस्तों ऐसे स्टूडेंट बिहार में मिलते हैं। भाई आप लोगों का काम क्या है, हमारा क्या है? भाई जैसे टीचर पढ़ा रहा तुम्हें वैसे ही तो पढ़ना पड़ेगा है? और अगर हमारा पढ़ाने का तरीका गलत होता तो फिर हम उसे जरूर सुधारते, नहीं सुधारते क्या? भाई सुधारते सुधारते तो इतने साल बाद ऐसे पहुंचे, नहीं समझे क्या? यही तो सुधार का हिस्सा है। अब तुम कह रहे फिर बिगड़ जाओ, राइट? तो भाई बहुत मुश्किल है यार। इनका फैन चालू कर दो सारे। चलो यहां देखो, जब हम ऊपर जाते हैं धीरे धीरे तो ऐसे हम लोग कहते हैं रिकवरी। ओए वहां बात करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो दोस्तों, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पापा ने मना किया। दोस्तों गला और शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर कहीं फैन वैन से मेरा गला खराब हो गया तो कल परसों की क्लासेस बर्बाद हो जाएंगी, आपका महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो बिस्तर पे लेटने का भी पैसा मिलता है। कमान विद्या माता कसम बिल्कुल सही कह रहा हूँ, नहीं समझे क्या? अगर जब मैं पटना में रहता हूँ तो सोने का भी पैसा चार्ज करता हूँ। जब तुम बाद में नौकरी लगी तो पता चलेगा, उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस। बोलो जी यस। तो मैं यहाँ पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मीटर मेरा ऑन है दोस्तों। कौन सही है कि नहीं? तो यहाँ देखो क्या जीवन है, हे प्रभु ऐसा ही चलता रहे, राइट? यहाँ देखो दोस्तों, तो ये इकोनॉमी के अलग अलग फेजेस है, इन फेजेस को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कॉमन सेंस लगाएंगे जब हम यहाँ है, यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, मैं आपको एक ऐसे आइडिया दे रहा हूँ। ये हमारा एक कर्व है, यहाँ पर मैं जीडीपी, यहाँ पर मैं लाइक टाइम पीरियड की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं जीडीपी की बात करता हूँ। सो दिस इज द फेज वेयर एडी बराबर एएस, ऐसा दोस्तों। यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ बनाया है, ये तो जब मैं जाहिर सी बात है इससे ऊपर जाऊंगा यहाँ, तो दोस्तों आप लोग बस ये देखिए, जब यहाँ एडी एएस के बराबर है, राइट, तो यहाँ बताओ ऊपर क्या होगा सारे लोग? ऊपर क्या होगा? ऊपर क्या होगा कि एडी ज्यादा होगा एएस से। एडी क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? एएस से। अब आपके पास दो विकल्प है कि अच्छा गुरुजी आपने कहा तो मान लेते हैं ज्यादा होगा, लेकिन मानो नहीं। क्यों ज्यादा होगा वो समझो, क्योंकि यहाँ पर मनी सप्लाई क्या है? ज्यादा। कल पढ़ाया था मनी सप्लाई दोस्तों। इमेजिन द सिचुएशन इन द इकोनॉमी जहाँ पे मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, राइट, जहाँ पर मुद्रा की आपूर्ति क्या है? बहुत ज्यादा है। जहाँ पे मुद्रा की आपूर्ति क्या क्या है? बहुत ज्यादा है। बोलो यस। तो आप सारे लोग बताइए, जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी, श्रीलंका तुम लोग, जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या एडी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और अब इन्फ्लेशन का एक दूसरा डायमेंशन देखो, बस इसको देखते रहो। कुछ दिखाई दिया? इन्फ्लेशन जिसको दिख गया अच्छी बात है, नहीं दिखा तो आगे भी नहीं दिखेगा, छोड़ दो दोस्तों। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ गए? जब देश में मान लो सारे लोग बहुत डिमांड करेंगे, राइट, वो देख लो अखिलेश कुमार एक गधा और आ गया, क्या कह रहा? एडी और एएस क्या होता है, राइट? तो दोस्तों वही तो है गधे जी, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम छोड़ दो इसको ना। यहाँ देखो क्या, जब एडी ज्यादा होगा और एएस कम, इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी में जब जितने भी लोग हैं वो डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई बहुत कम है, तो प्राइसेस ज्यादा, इन्फ्लेशन। सॉर्टेड? यहाँ देखो जब एडी एएस के बराबर है, जब नीचे होगा तो क्या होगा बताएं? एडी एएस कुछ ऐसा रिलेशन होगा। दिमाग लगाएं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मनी सप्लाई कम है, लोगों की जेब में पैसा कम है, लोगों की डिमांड कम है। बोलो सही है? और डिमांड कम है तो क्या इसी को मैं डिफ्लेशन बोल सकता हूँ? क्या इसी को मैं अविस्फीति बोल सकता हूँ? सो दिस इज कॉल्ड अविस्फीति। बेटे हमारा टॉपिक ऊपर देखो क्या लिखा है, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है? अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति, एवरीवन ऑन द बोर्ड, मुद्रास्फीति और अविस्फीति, मुद्रास्फीति और अविस्फीति के प्रभाव। तो दोस्तों अब हम आपको इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इंपैक्ट दिखाएंगे। बोलो देखना चाहोगे? बहुत प्यार से देखना मेरे प्यारे साथियों। आप मुझे एक बात बताइए, इसको छोड़िए, आप मुझे एक बात ये बताइए कि जब इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन है तो ये इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है, जब एडी एएस से ज्यादा है, तो मुझे बताइए अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग एग्रीगेट डिमांड ज्यादा करने लगे, राइट, और एग्रीगेट सप्लाई, ये कमेंट तुमने लिखा क्या? ये अखिलेश कुमार को? अच्छा ठीक है दोस्तों, जब एडी ज्यादा करने लगे और एएस कम करने लगे, बोलो जी यस, तो तुमने गलत लिखा वैसे दोस्तों। जब एडी ज्यादा करने लगे और एएस कम, तो मुझे बताएंगे सारे लोग कि जितने भी स्टॉक्स हैं प्रोड्यूसर के पास वो क्या होंगे? आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल द रकन्स। दोस्तों क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा है और सप्लाई कम। अरे ऐसे सोचो यार, मैं ये शर्ट बनाता हूँ, यहाँ से चलो यहाँ चलो, लोगों के पास पैसा, लोगों की डिमांड, मेरी सप्लाई, तो मेरे शर्ट के स्टॉक्स कम होंगे, खत्म बात। बोलो यस। अब दोस्तों जब मेरे शर्ट्स के स्टॉक्स कम होंगे मतलब इन्फ्लेशन के दौरान, बोलो यस, तो बताओ मैं क्या करूंगा? मैं अपना उत्पादन स्तर क्या करूंगा? अगर देश में उत्पादन स्तर बढ़ेगा तो देश की जीडीपी, और देश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश की आर्थिक समृद्धि दर, आर्थिक समृद्धि दर, जब देश की आर्थिक समृद्धि दर बढ़ेगी, और मुझे बताओ जब उत्पादन बढ़ेगा, अगर मुझे अपना प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो क्या मुझे और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? इसका मतलब है देश में रोजगार क्या होगा? बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय, तो लोगों का जीवन स्तर, लोगों की अय्याशियां। तो इसका मतलब है कि जब देश में इन्फ्लेशन होता है तो लोग अय्याश हो जाते हैं। बोलो समझ में आया क्या? इसका मतलब जब देश में इन्फ्लेशन होगा तो वो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो जल्दी बोलो महंगाई, इन्फ्लेशन तो महंगाई, महंगाई, तो बताओ महंगाई अच्छी है बुरी? जल्दी बोलो अच्छी है बुरी? अच्छी है बुरी? लेकिन क्लास की बात क्लास में रहने देना। कौन नहीं, तुमने रोड पे जाके बोल दिया महंगाई अच्छी है, कोई यहाँ से चाटा कोई यहाँ से चाटा, पता नहीं चलेगा कितने चाटों की बरसात हो गई। कौन? यस, महंगाई अच्छी है बुरी, बट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस लागू, नियम और शर्तें लागू। और वो नियम और शर्तें क्या हैं? थोड़ी देर वेट करिए ना। अब स्थिति, कुछ लोग सोच रहे होंगे वाह क्या बात है, अब स्थिति में जब ये टीवी मुझे, ये कैमरा मुझे, मान लो ये कैमरा 2 लाख की जगह 2-2 हजार का मिलने लगे, तो वाह क्या बात है। दोस्तों ये एसी 40 हजार की जगह 3-4 हजार मिलने लगे, तो वाह मोदी जी अच्छे दिन आ गए। कम ऑन यस करना दोस्तों, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन जब इकोनॉमी में चीजें सस्ती हो जाएं, मतलब डिफ्लेशन, इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी बैड सिचुएशन फ्रॉम द इकोनॉमीज पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे ही अर्थव्यवस्था के लिए डिफ्लेशन बुरा होता है, लेट्स हैव अ लुक नाउ। इसको देखना सारे लोग, अगर पूरे इकोनॉमी में एडी एएस से कम है, इसका मतलब लोगों की जेब में पैसा, तो बताइए सारे लोग जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, इनके पास इनके प्रोडक्ट्स के स्टॉक, सारे लोग यहाँ देखो,
सप्लाई ज्यादा है तो प्रोड्यूसर्स के स्टॉक्स ज्यादा, प्रोड्यूसर के स्टॉक्स ज्यादा। जब आप उत्पादक हैं, पूरी इकोनॉमी दोस्तों कॉमन सेंस पर बेस्ड है। मैंने आपसे पहले बताया हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो तुम्हें लगती है सरल, पॉलिटी वो दोस्तों बहुत टफ है, मतलब मेरी नजर से, क्योंकि आपने सब जानते हो इकोनॉमिक्स में, बस मुझे गाइडेंस देना है आपको, एक दिशा निर्देश देना है, सब चीजें सॉर्टेड होती हैं। बोलो यस ना। देखना अगर एग्रीगेट डिमांड कम, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा, तो बताइए स्टॉक्स क्या होंगे? जब आपके स्टॉक ज्यादा है यार, आपकी कंपनी में इतना ज्यादा स्टॉक हो गया, तो आपका उत्पादन, देश की जीडीपी और देश का आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है, देश की आर्थिक समृद्धि। और जब देश में आप बताइए, जब आपको उत्पादन कम करना है तो कुछ लोगों को कंपनी से लात मार के क्या कर दोगे? कहोगे निकलो बेटा जाओ, बोलो जी यस। और आपका आय और जीवन स्तर कम, बोलो जी यस नॉट। These are the impacts of deflation over the economy. Now tell me, inflation अच्छा है या deflation? Inflation अच्छा है, लेकिन मैंने कहा with certain terms and condition apply। सही है ना? वो terms and conditions क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगा, इस तक मुझे आने दो। लेकिन फिलहाल बूम और पीक का मतलब समझ गए, डिप्रेशन या डिफ्लेशन का मतलब समझ गए, ये लिखा है रिसेशन। बोलो जी यस। आओ दोस्तों, अगर आपको मुझे पढ़ाना हो कि व्हाट इज रिसेशन, आपने आज से पहले भी ये शब्द जाने अनजाने में तमाम बार सुना है कि यार देश में बहुत मंदी चल रही है, बोलो सुना है कि नहीं? अगर मुझे अपने प्यारे विद्यार्थियों को रिसेशन बताना है कि रिसेशन क्या होता है, ऑनलाइन सबका सही चल रहा है, थम्स अप करिए दोस्तों। अगर मुझे बताना है कि रिसेशन क्या होता है, तो मैं वैसे तो कहूंगा, इसकी मैं टेक्निकल मीनिंग बताता हूं, ध्यान समझना। जब अर्थव्यवस्था जब हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था में लगातार क्या हो दोस्तों? दो क्वार्टर्स में, क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही। जैसे दोस्तों हमारा एक वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर, जल्दी बोलो वित्तीय वर्ष। बताओ दोस्तों कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आप समझ गए क्या? हमने इसको क्या किया है? 4 भागों में बांट दिया हमने। शुरू के 3 महीने अप्रैल मई जून क्या नाम दिया? क्वार्टर 1। जून जुलाई अगस्त क्या नाम दिया? क्वार्टर 2। अरे बोलो यस। अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3 एंड जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4 और फिर अप्रैल से क्वार्टर 1। मुझे लग रहा समझ गया आप? तो हमने अपने एक वित्तीय वर्ष को 4 क्वार्टर्स में बांटा। तो दोस्तों ध्यान समझना, जब किसी भी वित्तीय वर्ष में लगातार 2 क्वार्टर्स में अगर नकारात्मक नेगेटिव ग्रोथ रेट रहती है, समृद्धि दर, नकारात्मक समृद्धि दर, जो नहीं समझ पा रहा मैं उसे भी समझा दूंगा, बस आप मेरी बात समझना। बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते सही है नकारात्मक समृद्धि दर क्या है। भाई नकारात्मक समृद्धि दर का मतलब है कि ध्यान से सुनेंगे आप, क्या ध्यान सुनेंगे क्या? मैं ग्रोथ रेट का मतलब एक दिन बताया था, एक बार फिर से बताता हूं। जैसे मेरे पास एक है 2024-25 और एक चल रहा है 2025-26, देखते जाना। तो ग्रोथ रेट का मतलब होता है जब मैंने इन दोनों वर्षों के, मैं इसका कुल उत्पादन देखूं, और मैं इसका कुल उत्पादन देखूं, कुल उत्पादन। क्योंकि अभी ये खत्म तो हुआ नहीं, 25-26 चल ही रहा है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं 2023-24 कर देता हूं, यहाँ पे 24-25 देखते जाना दोस्तों। जीवन भर के लिए ग्रोथ रेट का मतलब समझ जाओगे। नहीं तो आपने कई बार, आपने तो ये लाखों बार सुना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही, समृद्धि फलाना ढेवागा, समझ में नहीं आता बच्चों को प्रिसाइज मतलब, अभी समझ जाओगे। 2023-24 और 24-25 मान लो यहाँ पे कुल उत्पादन हुआ है ₹100 का, बस एग्जाम्पल मान लो। कुल उत्पादन पूरे साल भर कितने रुपए का हुआ? 100 रुपए का हुआ, बोलो जी यस। और यहाँ देखना 2024-25 में कुल उत्पादन मान लो हुआ 105 रुपए का। एवरीवन कितने का? 105 का। तो यहाँ से यहाँ कितना परसेंट बढ़ा? तो हम कहेंगे इकोनॉमी में 5% की इकोनॉमिक ग्रोथ है। बोलो जय हो। क्या हमेशा के लिए सीख गए कि व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हम इस साल को पिछले साल से कंपेयर कराते हैं और जितनी वृद्धि हुई उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करें अपने आप। जब इकोनॉमी में लगातार 2 क्वार्टर में नकारात्मक समृद्धि दर हो, उसे कहते हैं रिसेशन। क्या बात समझ पाए? नहीं समझ गया? जैसे आपके पास 2 क्वार्टर है, मान लो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, तो आप इसको किससे कंपेयर कराओगे? क्वार्टर 3 से। हमने कहा एक आपके पास क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2, इसको किससे कंपेयर कराओगे? क्वार्टर 3 से। भाई क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 बाद में क्वार्टर 3, हम कहेंगे इसको किससे कराओगे? सब फोर्स से कराएंगे और किससे कराएंगे? दोस्तों बताइए, एक क्वार्टर 1 है, इसमें नहीं मजाक कर रहे यार, एक क्वार्टर 1 है, एक क्वार्टर 2 है, तो आप इसको किससे कंपेयर कराओगे? पिछले साल के सेम क्वार्टर से। बताओ दोस्तों कितना आनंद आया? बोलो जी यस। भाई तुम्हें मैं क्या ही बताऊं, मैं 4-5 साल इकोनॉमिक्स पढ़ाता रहा, उसके बाद मुझे समझ में आया इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। राइट, ये तो मैं बहुत ईमानदार हूं, तो मैं तुम्हारे सामने बता दिया। मतलब मुझे 4-5 साल हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, बाद में मैंने कहीं पढ़ा, तब मुझे समझ में आया इकोनॉमिक ग्रोथ ये होता है। पता नहीं क्या ही पढ़ा था आज तक, नहीं समझे क्या दोस्तों? सब्जेक्ट में एनलाइटमेंट मिलना, सब्जेक्ट में एनलाइटमेंट का मतलब ज्ञान प्राप्त होना, इसमें टाइम लगता है ना। अरे बोलो यस। तो अभी मैं कह सकता हूं कि आई एम एनलाइटेंड इन इकोनॉमिक्स। अभी मैं कह सकता हूं जितना मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था तुम ढक्कनों के लिए, उतना ज्ञान प्राप्त हो गया है। नहीं समझे क्या मेरी बात है? सही बात है कि नहीं? तो आई एम एनलाइटेंड दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे कहकर तुम लोगों को। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, मेरे स्टूडेंट ही कहते हैं अपने आप। बोलो जी यस। मतलब जो अपने आप को परम गधा मानता है वो भी क्लास में बैठकर इकोनॉमी का बेताज बादशाह बन जाता है। बोलो जी यस। ऐसा मेरे कई बच्चों ने कहा कि सर अनपढ़ आदमी को आपकी क्लास में बैठा दें वो भी पढ़ लेगा इकोनॉमिक्स। ऐसा होगा कि नहीं? कितना भैया बताया क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 की ग्रोथ रेट निकालनी है तो अपन क्वार्टर 3 से कंपेयर करा लेंगे। तो अपन क्या करेंगे? पिछले साल के सेम क्वार्टर से। तो बोलो सही। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था आर्टिकल एक अखबार में कि इस साल हमारे हिंदुस्तान का क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट 7.8% रही। राइट, एक आम व्यक्ति पढ़ेगा उसका नजरिया पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट का मतलब तुरंत स्टूडेंट अच्छा जी इसका मतलब 2025-26 के अप्रैल मई जून में 2024-25 के अप्रैल मई जून से 7.8% उत्पादन स्तर में बढ़ोतरी हुई है। दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ रेट। बोलो जी समझ आया? और अगर मान लो दोस्तों ये 105% से ये हो जाता 95%, तो आप कहते कि 95 तो कहते -5%। लो जी नेगेटिव ग्रोथ रेट। बोलो जय हो। तो अगर इकोनॉमी में लगातार 2 क्वार्टर्स में नकारात्मक ग्रोथ रेट देखने को मिले, इसी को कहते हैं रिसेशन। और हमारी गवर्नमेंट इसी को ही एक दूसरे नाम से जानती है और कहती है टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन। आप सभी मॉडर्न को क्या करने हैं, जैसे अपन नोट्स बना रहे हैं बिल्कुल एज इट इज लिखते जाना है।
बोलो सही है ना, कुछ दाएं ना कुछ बाएं, बिल्कुल ऐसे ही छापते जाओ सब कुछ, हर चीज अपने नोट्स में रख लो। हमारा पढ़ाने का लॉजिक ही ऐसा है कि जो हम यहाँ लिख रहे हैं वही आपको लिखना है। दो तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे अपन बीबीएससी यूपीएससी के बैच में जाते हैं तो वहां में इतना बोर्ड वर्क नहीं करता, जैसे आपके यहाँ इतना सारा बोर्ड वर्क कर रहा हूँ, इतना लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको लिखवा नहीं रहा। नहीं तो मैं अन्य क्लासेस में यूपीएससी बीबीएससी में क्या करता, डिक्टेट करवाता, क्योंकि मैं वहां पर इतना बोर्ड वर्क नहीं करता। बस मैं वहां पे ऐसे लिखता हूँ टेक्निकल रिसेशन, बस ऐसे समझाता हूँ, ऐसे लिखता हूँ नेगेटिव ग्रोथ रेट, बस फिर क्या कहता हूँ चलो लिखो, फिर बैठ के मैं लिखवा देता हूँ। तो आप लोगों को लिखवा नहीं रहा, तो आप लोग इसको एज इट इज लिखोगे, क्यों? क्योंकि मैं बोर्ड वर्क ज्यादा कर रहा आपके लिए। नहीं समझेंगे मेरी बात? भैया समझ गए आप लोग? ऑनलाइन भी सारे लोग समझ गए? आप अपनी सारी टेंशन मुझे दे दो, सवाल सॉल्व ना हो तो दोस्तों मुझे आके आप बोलिएगा, मैं शांतिपूर्वक ये मार्कर रख दूंगा, त्याग पत्र देकर बढ़िया दोस्तों गंगा किनारे ऋषिकेश हरिद्वार में जाके कुटिया बना लूंगा और संन्यास ले लूंगा। कौन है? अरे भाई जब मेरे पढ़ाने से बच्चों को समझ में आएगा नहीं उस दिन मुझे छोड़ देना चाहिए पढ़ाना। भाई जिस दिन क्रिकेटर्स को खेलना नहीं आता उस दिन संन्यास ले लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन है? तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। क्या बात समझ में आई? इसी को हम रिसेशन कोई बोलते हैं, टेक्निकल रिसेशन। एवरीवन क्या बोलते हैं? तकनीकीगत मंदी। बोलो जी यस। अब हम अगर सरल भाषा में कहें तो हम रिसेशन में ऐसे बोल सकते हैं, सरल भाषा में अगर हम कहें तो हम रिसेशन में ऐसे बोल सकते हैं कि रिसेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि जब देश में लगातार लगातार जो मनी सप्लाई है वो क्या हो? कम। लुक एट दिस, जब यहां पर देखो मनी सप्लाई क्या है, कॉमन सेंस लगाओ, धीरे 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 मनी सप्लाई क्या होगी? आप दोस्तों जब धीरे धीरे मनी सप्लाई कम होगी तो अपने आप बताओ धीरे 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 दोस्तों उत्पादन स्तर क्या होगा? धीरे धीरे जो उत्पादन स्तर है वो क्या होगा? जब धीरे धीरे उत्पादन स्तर कम होगा तो एक एक करके कंपनी से लोगों को क्या करेंगे? बाहर, और रोजगार स्तर भी क्या होगा? कम। तो याद रखना, हम बात करें कि रिसेशन के समय आपने सुना है कई बार कि यार इकोनॉमी में बहुत रिसेशन है इसलिए जॉब नहीं मिल रही, फलाना ढिमाका। तो रिसेशन के समय लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्या मिलता है? कम। इज इट ऑलराइट ना? अब हम देखो यहां से यहां आए फिर यहां चले गए। बोलो जी यस। व्हाट इज रिकवरी? जितने बच्चे हैं वो अपने आप समझ गए। दोस्तों यहाँ डिफ्लेशन, कल की क्लास याद करो, आरबीआई देखेगा अरे मनी सप्लाई इतनी कम है नहीं, और सरकार देगा अच्छा जी, तो यहाँ पर अब ध्यान समझना एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज। यहाँ पर अब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएगा। बोलो यस। और सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी, और धीरे 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 मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद फिर से बूम पे पहुंच जाएंगे, फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। दिस इज कॉल्ड ट्रेड साइकिल। बोलो समझ में आया? तो आप मुझे बताओ फाइनली इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, बट मैंने कहा था टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। बहुत ध्यान समझना दोस्तों। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन? बहुत अच्छी तरह सीखना, बढ़िया टॉपिक सिखाएंगे, अगले 30-40 मिनट लगेंगे मुझे और इस टॉपिक से हम निकल आएंगे। ध्यान सुनते जाना दोस्तों। इन्फ्लेशन को बेसिकली मैं दो टाइप से समझाता हूं, मैं अपनी क्लासेस में दो तरीके से इन्फ्लेशन समझाता हूं। एक मैं कहता हूं कीमत स्तर में परिवर्तन परिवर्तन के आधार पर, और अच्छा वर्ड सामान्य, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर। मतलब जब इकोनॉमी में वस्तुओं और सेवाओं के प्राइसेस अलग अलग लेवल से चेंज हो तो उन्हें हमने अलग अलग इन्फ्लेशन का नाम दिया है। बोलो जी यस। कीमत स्तर में परिवर्तन, जैसे ये टीवी, एवरीवन ये टीवी, इस टीवी का प्राइस अगर 10% बढ़े, 15 बढ़ सकता है, 20 बढ़ सकता है, 10 बढ़ सकता है, 100%, 200%, 300%। बोलो जी यस। तो कीमत स्तर में जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर हम मुद्रास्फीति के प्रकार देखेंगे। बोलो जी यस। दूसरा स्टैंडर्ड मेरे पास इन्फ्लेशन के टाइप्स को समझाने का क्या है? तो पहला तो हो गया कीमत स्तर के आधार पर। दूसरा तरीका मेरे पास है इन्फ्लेशन के टाइप्स में दोस्तों कारणों के आधार पर। कारणों के आधार पर दोस्तों, कारणों के आधार पर मतलब इन्फ्लेशन के जो कारण है, अभी हमने कल की क्लास से लेकर आज तक, अगर आप बहुत होशियार स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे हमने सिर्फ इन्फ्लेशन का एक ही कारण बताया कि जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन होगा। बोलो जी यस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कारणों के आधार पर इन्फ्लेशन कितने प्रकार के हैं ना। टॉपिक है इन्फ्लेशन के प्रकार। बोलो क्लियर? अगर हम पहले कीमतों के आधार पर देखेंगे फिर कारणों के आधार पर, सही है ना। अगर हम कीमतों के आधार पर बात करें तो सबसे पहला इन्फ्लेशन होता है जिसको मैं कहता हूं क्रीपिंग क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दैट इज क्रीप मतलब रेंगना, तो रेंगती मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रास्फीति। दोस्तों व्हाट इज रेंगती मुद्रास्फीति? ये कहता है जब पूरे हिंदुस्तान में, जब पूरे सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, ये देखो सामान्य कीमत स्तर लिखा है, कल पढ़ाया था सामान्य कीमत। क्या कल मैंने कीमत और सामान्य कीमत में अंतर बताया था? कीमत और सामान्य कीमत में अंतर बताया था। तो जब सामान्य कीमत स्तर 3% पर एनम, पर एनम का मतलब प्रति वर्ष, जब सामान्य कीमत स्तर 3% प्रति वर्ष तक बढ़ती है तो कहते हैं कौन सा इन्फ्लेशन? क्रीपिंग। नहीं जचा, नहीं जचा, नहीं जचा। ये मार्केट लास्ट ईयर कितने का था? अगर ये मार्केट इस साल 102 103 रुपए तक पहुंचता है तो मैं कहूंगा इकोनॉमी में कौन सा इन्फ्लेशन है? क्रीपिंग। जम गया। चलो नंबर 2, एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं वॉकिंग, वॉकिंग, या कहते हैं इसे मॉडरेट, मॉडरेट, या इसे मैं कहता हूं थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग इन्फ्लेशन। हिंदी में चलती, चलती, मॉडरेट, मध्यम, थ्रॉटलिंग को ऐसे बोलते हैं थ्रॉटलिंग, मुद्रास्फीति, थ्रॉटलिंग मुद्रास्फीति। ये कहता है जब सामान्य कीमत स्तर, एवरीवन ऑन द बोर्ड, जब सामान्य कीमत स्तर 4% से 5%, और ये सब परिणाम ही चल रहा है, प्रति वर्ष बढ़ता है। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? यदि ये टीवी का प्राइस एक साल में 4% से 5% तक बढ़े तो कौन सा इन्फ्लेशन? वॉकिंग मॉडरेट इन्फ्लेशन। सही है, सही है ना। पहले हम रेंग रहे थे फिर हम चलने लगे, अब कॉमन सेंस लगाओ, लो दौड़ा देते हैं। देन रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन मतलब दौड़ती मुद्रास्फीति। तो दौड़ती मुद्रास्फीति कहती है जब संपूर्ण देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें 9% पर एनम तक बढ़ती है।
9% पर एनम तक बढ़ती है तो कौन सा इन्फ्लेशन कहलाता है? रनिंग इन्फ्लेशन। बोलो जी यस। पहले रेंग रहे थे, फिर चलने लगे, फिर दौड़ने लगे, अब क्या करेंगे? फ्लाइंग। अब हम कूदेंगे दोस्तों। देन नेक्स्ट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं द्रुत, द्रुत या कूदती मुद्रास्फीति। कूदती मुद्रास्फीति ये कहता है जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें डबल या ट्रिपल डिजिट्स में रहती हैं। जल्दी मुझे बताओ, डबल या ट्रिपल डिजिट्स का मतलब क्या? सारे लोग हैं? श्रवण नाम का एक पगला है, कह रहा है गुरुजी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। क्या होगा? नहीं आ रही क्या? मेरी बीवी तो कहती है आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है। नहीं है क्या? सुंदर नहीं है क्या? मतलब इतनी भी ज्यादा सुंदर नहीं है, उसके लिए तो सुंदर होगी। कमान यस नॉट। तो अब वो गधा कह रहा है समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों कह रहा है ऐसा। नहीं आ रही, थोड़ा चेंज करें क्या? है अगर नहीं आ रही तो सुनने से भी आती है कई बार, है ना? है हाँ, उसको इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि वो देख नहीं पा रहा होगा। देखो कह रहे सर राइटिंग बहुत सुंदर है, सब कह रहे हैं समझ में आ रहा। तो बेटा जब कोई ऊटपटांग कमेंट किया करे तो तुम उसके कान में भई जल्दी दिया करो एक, और कैसे भैया भैया कमेंट किया करो, डैश 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 सब बोलते जाया करो, सो दैट उसका नाम ले लेके तो उसको समझ में आ जाए, है ना? तो दोस्तों नहीं समझ गया ना क्या? दोस्तों खुली 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 छूट है तुम्हें, कोई तुम्हें ब्लॉक नहीं करेगा। राइट रड़ा दोस्तों वहीं के वहीं। दोस्तों अब क्यों ये इंतजार नहीं करो, ये इंतजार मत करना दोस्तों, तुम लोग मैं लूंगा, तुम खुद रगड़ो उसको वहीं के वहीं। राइट दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ समझो जरा। तो दोस्तों ध्यान सुनना, अगर हम बात करें क्रीपिंग, अच्छा हाँ, डबल ट्रिपल डिजिट्स क्या होता है? डबल ट्रिपल डिजिट 10%, 12%, 55%, 99%, 100%, 150%, 999% तक। क्या बात समझ में आई? इन सबके बाद दोस्तों, इन सबके पापा जिनको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन कहता है, हिंदी में कहते हैं अति मुद्रास्फीति, अदरवाइज आप इसे हाइपर मुद्रास्फीति भी हिंदी में बोल सकते हैं। हाइपर मुद्रास्फीति ये कहता है जब सामान्य कीमत स्तर 1000% से अधिक बढ़ती हैं। बोलो समझ में आया? अधिक बढ़ती हैं। जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें 1000% से भी अधिक बढ़ने लगे। मतलब दोस्तों आप इमेजिन करो, प्लीज इमेजिन करो आप इसे, जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें 1000% से भी ज्यादा बढ़ती हैं। राइट आप मुझे ये बताओ, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें 1000% से ज्यादा बढ़ रही हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 365 दिनों पर है ना, 365 दिनों में 1000% से ज्यादा, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें रातों रात बढ़ने लगे। रातों, तो आप नेक्स्ट सेंटेंस लिख सकते हैं कि जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें रातों रात बढ़ती हैं। दोस्तों जब कीमतें रातों रात बढ़ती हैं, बोलो जी सर। तो जल्दी से मुझे बताइए एक बात, ऑनलाइन सब लोग लिखते जाइएगा। दोस्तों जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की, देखिए नासिर खान कह रहे हैं सर आपके जैसा टीचर हर सब्जेक्ट में मिल जाए तो यूपीएससी भी आसान लगने लगेगा। कमान ऐसा 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 है नहीं? ऐसा दोस्तों, ऐसा सेंटेंस एक ऑफलाइन क्लास में मेरे पास आया, 2021-22 की बात है, प्रयागराज में मैं पढ़ा रहा था, ऑलमोस्ट मेरी आखिरी दिन चल रहे थे, 2 दिन हो रहे थे, ऐसा सेकंड लास्ट क्लास थी। तो एक बच्चा ऐसी मनी मन में मुस्कुरा रहा, मैंने मुझे याद है, मैंने पूछा भाई तू क्यों हंस रहा? अभी तो मैंने कोई हंसाने की बात भी नहीं करी, तो मनी मन प्रसन्न हो रहा। तो मैंने कहा भाई, तो कह रहा नहीं सर छोड़िए। मैंने अरे बता, कह रहा सर मैं यही सोच रहा हूं कि आप जैसे टीचर हर विषय के मिल जाएं तो दोस्तों हम सब सिलेक्ट हो जाएंगे पूरी क्लास के स्टूडेंट। क्या आप बात समझे? दोस्तों आई एम अ वेरी गुड टीचर यार, क्या कहते तुम लोग? दोस्तों यहाँ देखो, जब अगर हम बात करें जब रातों रात, कम एवरीवन, जब रातों रात सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हो बढ़े, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? दोस्तों जरा ध्यान से समझना, आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये क्या बात हुई? अच्छा हाँ, एक बात मुझे बताइए, इमेजिन क्या वैसे ही बता दीजिए, कल ही तो हमने बताई थी। अब आप बताइए जब हाइपर इन्फ्लेशन होगा 1000% से भी ज्यादा, कभी कभी 1500, कभी 2000, कभी 3000, राइट दोस्तों, इतनी ज्यादा परसेंट से जब प्राइस बढ़ेगा तो मुझे बताइए मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी? है क्या कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? पहले डिसाइड करो, कम या खत्म। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लो, करो। तो मैं ये कह सकता हूं, एक एग्जाम में सवाल पूछा, वह कौन से प्रकार की मुद्रास्फीति होती है जब लोगों का, देखना सेंटेंस घुमाया, जब लोगों का मुद्रा पर से विश्वास खत्म होने लगता है। बताओ समझ में आया? तो यहाँ पे लिख लो, लोगों का मुद्रा पर से विश्वास खत्म होने लगता है। मुद्रा पर जो विश्वास है, लोगों का जो भरोसा है, क्यों बताइए दोस्तों विश्वास क्या होने लगे? आप मुझे बताइए दोस्तों, हाइपर इन्फ्लेशन के समय में, हाइपर इन्फ्लेशन के समय में, हाइपर इन्फ्लेशन के समय में, हाइपर इन्फ्लेशन के समय में हो गया बंद। हाइपर इन्फ्लेशन के समय में मैं सड़क पर टहल रहा था, टहलते टहलते मुझे 500-500 के 3-4 नोट दिख गए। उठाने की जगह दोस्तों मैं लात मारता हुआ निकल गया। बताओ क्या ऐसा होगा या नहीं? क्योंकि ऐसे 500 के नोट की कोई वैल्यू होगी? हाइपर इन्फ्लेशन के समय में जब मुझे एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जाना होगा, इमेजिन करो दोस्तों, जब मुझे एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जाना होगा तो मैं 2 झोले यहाँ पर और एक झोला कंधे पे टांग के पैसे ले जाऊंगा, वहां से एक ब्रेड का पैकेट लेकर आऊंगा। बोलो यही तो हाइपर इन्फ्लेशन है। क्योंकि दोस्तों तुम्हें क्या ही बताएं, लिख लो 1946 हंगरी, 1946 हंगरी, 1946 हंगरी, जगह का मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। 2004 से 2009, 2004 से 2009 जिम्बाब्वे, जगह का मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 2018 अभी अभी वेनेजुला, वेनेजुला। अभी अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम्हारे दोस्तों नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि जिम्बाब्वे में अगर मैं 2004 से 2009 के बीच में बात करूं, जहां पर रॉबर्ट मुगाबे का टाइम चल रहा था जिम्बाब्वे में, किसका समय? रॉबर्ट मुगाबे। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं, बस मैं यहां पे लिखूंगा इन्फ्लेशन रेट इन जिम्बाब्वे, इन जिम्बाब्वे, इन जिम्बाब्वे ड्यूरिंग, ये देखना 2004, बस नहीं ले लेना, छोड़ो दोस्तों। देखिए क्या लिखा है यहां पर, पढ़ लीजिए दोस्तों। 2004 जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन रेट लगभग कितना था? 133। ये बढ़ता बढ़ता 2003 में हाई पहुंचा, यहां पहुंचा। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर बिटवीन 2004 से 2009, लुक एट द बोर्ड एवरीवन, लगभग दोस्तों इतना ज्यादा इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे में रहा। पढ़ो यहां पर 2007 में लगभग पहुंच गया 66,212%। अरे बोलो यस और नॉट?
इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चीज जिम्बाब्वे में 1 रुपए की लाती थी वो 2007 में दोस्तों 66,212 रुपए की आने लगी। बताओ समझ में आई? और तो और दोस्तों एक बात और बताते हैं, अभी आपको और दिखाते हैं। इन्फ्लेशन रेट जिम्बाब्वे को हटा दो, अब तो तुम्हारे दिल की धड़कन ही बढ़ जाएगी दोस्तों। वेनेजुला इन 2019 लो, टाइन टाइन दोस्तों ये देखिए 19,906%, 19,900 टाइन टाइन। इन्फ्लेशन रेट जो वहां पे हाई रहा, टाइन टाइन 3,44,509%। इसे हमने बोला हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब 1 रुपए की चीज 3.5 लाख रुपए की आ रही है। बताइए ऐसे समय पर लोगों की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा पर विश्वास क्या हो जाएगा? खत्म। दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। तो हमारा टॉपिक ये चल रहा था दोस्तों कि सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। क्या ये बात सबको समझ आई? थोड़ा सा यहाँ गैप देखिए, आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे इन्फ्लेशन। अभी हम इसको पढ़ाएंगे, यहां पर काम करेंगे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, मुद्रास्फीति का लक्षित ढांचा, मुद्रास्फीति का लक्षित ढांचा। दिस इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। क्या होता है ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क? क्या होता है दोस्तों? हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहली बात 2016 में, ये लिख दो 2016 से क्या हो रहा है हमारे देश में। भारत सरकार, और यहां पे भारत सरकार बोले तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार आरबीआई से सलाह लेकर, आरबीआई से 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों अर्थव्यवस्था में, 5 वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का लक्ष्य बनाता है। समझो इसे क्या है, सारे लोग समझो, ऑनलाइन थोड़ा फोकस करो। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क का मतलब है जहां पर भारत सरकार इन कंसल्टेशन विद आरबीआई से सलाह लेकर अगले 5 वर्षों के लिए इन्फ्लेशन हमें अपने देश में कितने प्रतिशत तक रखना है इसका एक लक्ष्य बनाता है। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। क्यों लक्ष्य बनाता है? क्योंकि मेरे होशियार बच्चों को तुरंत समझ में आ रहा होगा। लक्ष्य इसलिए बनाता है क्योंकि इन्फ्लेशन अच्छा होता है, क्योंकि उत्पादन तो बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो हमारे देश में अगले 5 वर्षों में इन्फ्लेशन कितने प्रतिशत होगा इसका एक लक्ष्य निर्धारित करता है। और दोस्तों चूंकि 2016 में हुआ तो पहली बार 2016 से 2021 तक रहा और दूसरी बार 2021 से 2026 तक अभी चल रहा है। तो फिलहाल दोनों में ही लक्ष्य एक रहा, इसलिए मैं दोनों का एक साथ लिख देता हूं। अलग होता तो अलग अलग लिखता। तो दोनों का लक्ष्य क्या है? तो दोनों का लक्ष्य है 4% ±2%। दोस्तों ये भारत में वर्तमान में सरकार के द्वारा आरबीआई से सलाह लेकर ये इन्फ्लेशन का लक्ष्य रखा गया। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को उर्जित आर पटेल साहब ने सजेस्ट किया था, और उर्जित आर पटेल उस समय आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे। 2016 की बात चल रही है, बाद में ये गवर्नर बने। तो उस समय आरबीआई के कौन थे? डेप्यूटी गवर्नर, बाद में क्या बन गए? गवर्नर। तो हमारे हिंदुस्तान में उर्जित आर पटेल साहब की समिति की सिफारिशों के द्वारा मुद्रास्फीति का एक लक्षित ढांचा बनाया गया, जिसके अंदर हमारी सरकार वर्तमान में इस प्रयास में रहती है कि मुद्रास्फीति कम से कम भारत में 4% हो या ±2% हो। मतलब माइनस प्लस, तो आप समझ गए कि मुद्रास्फीति अच्छी होती है। मैंने कहा था, लेकिन मैंने कहा था नियम और शर्तें लागू। इसका मतलब दोस्तों 2%, 3%, 4%, 5%, 6% इस रेंज में है तो अच्छी है। अगर दोस्तों 2% से कम है तो गड़बड़ है, और 6% से ज्यादा है तो भी गड़बड़ है। ठीक उसी प्रकार से जैसे रोटियां खाना अच्छी बात है, आप 2 खा लो, 3 खा लो, 4 खा लो, सब्जी बहुत अच्छी बनी है तो, और शानदार बनी है तो 6 खा लो। अगर आप 2 से कम खाओगे तो कुपोषण के शिकार हो जाओगे। बोलो जी हाँ। और अगर 6 से ज्यादा ठूस लोगे तो कहीं ना कहीं से ऊपर या नीचे से तो निकलेगा ही निकलेगा। अरे बोलो हाँ या ना? क्या बात समझ पाएंगे? नहीं तो मुद्रास्फीति अच्छी है, लेकिन एक कंडीशन के अनुसार 4% ±2%। इसका मतलब इन्फ्लेशन इज गुड बट, इन्फ्लेशन इज गुड बट, इन्फ्लेशन इज गुड बट। दोस्तों ये रहे यहां तक। अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में क्रीपिंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन है, दे आर कंसीडर्ड गुड फॉर द कंट्री। अगर दोस्तों वॉकिंग के बाद इन्फ्लेशन इज गोइंग इनटू द रनिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर, देन इट इज अ डिस्ट्रक्शन फॉर द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी के लिए एक प्रकार से गड़बड़ काम है, तबाही मच जाएगी। अगर आप समझ गए, ये इकोनॉमी को ब्रेक डाउन कर देगा। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो दोस्तों वो एक लिमिटेड इन्फ्लेशन हो, एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन हो, एक नियंत्रित और एक सीमित इन्फ्लेशन हो, इट इज गुड फॉर द कंट्री। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? ना आनंद आ गया? क्या मुद्रास्फीति के प्रकार कीमत के परिवर्तन के आधार पर समझ में आ गया? और इन्फ्लेशन कैसा होता है समझ में आ गया? इन्फ्लेशन का प्रभाव समझ में आ गया? और इन्फ्लेशन कहां तक अच्छा है समझ में आ गया? बोलो जी यस। अब हम बात करेंगे कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। तो अगर हम कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करें तो जरा ध्यान समझना, राइट दोस्तों। अगर हम कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति की बात करें तो मैंने 3 प्रकार के इन्फ्लेशन बनाए, 3 प्रकार के। पहला मैं कहता हूं मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति। इंग्लिश में मैं इसको कहता हूं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा पहले इसको समझा देते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है, सारे लोग देखना, डिमांड कौन करता है? जवाब दे दिया करो जल्दी। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर, सही है। और दोस्तों कंज्यूमर डिमांड कब करेगा? जब मनी सप्लाई, अर्थात जब देश में इकोनॉमी में एडी इज ग्रेटर देन एएस। दोस्तों इन सबको बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। फिर से समझना, जब इकोनॉमी में, पॉइंट नंबर 1 कंज्यूमर्स, जब इकोनॉमी में सारे कंज्यूमर्स डिमांड बहुत ज्यादा करने लगे, जब इकोनॉमी में सारे कंज्यूमर्स डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे तो बताइए प्राइस बढ़ेगा या नहीं?
तो पॉइंट नंबर 1, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं के द्वारा उत्पन्न हो तो कहते हैं मांग जनित। नंबर 2, जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन हो कहते हैं मांग जनित। नंबर 3, जब सभी लोगों की मांग बढ़ने से इन्फ्लेशन हो तो मांग जनित मुद्रास्फीति। क्या समझ में आ गया? पक्का आ गया? हाँ दोस्तों, दूसरा होता है लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रा, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश। पॉइंट नंबर 1 बताइए, लागत किसको आती है? उत्पादक को। तो जब इकोनॉमी में उपभोक्ता इन्फ्लेशन का कारण बने, कारणों के आधार पर बात कर रहे हैं ना, उपभोक्ता इन्फ्लेशन का कारण बने तो जब डिमांड ज्यादा हो तो सही है। जब अर्थव्यवस्था में अच्छा ये बताओ, लागत किससे संबंधित है? प्रोड्यूसर से। भाई इस कुर्सी को बनाने में कितनी लागत आई? तो बनाई किसने? उत्पादक ने। तो लागत किसको? उत्पादक को। तो जाहिर सी बात है, जब उत्पादकों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जब उत्पादकों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो इसे हम कौन सी इन्फ्लेशन कहेंगे? कौन सा इन्फ्लेशन कहेंगे? दोस्तों आप ध्यान समझना, मेरे पास देखो और अच्छी तरह मैं बताता हूं, इसको देखना ऐसे कर लेते हैं। जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए तो मांग जनित। डिमांड बोलो हो गया। अब देखना सारे लोग, एक प्रोड्यूसर को, मैं कोई ये मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, एवरीवन कितने? एक मार्कर को बनाने में लागत आ रही है 10 रुपए की, तो 100 रुपए में मैं कितने मार्कर बना लूंगा? 10 बना लूंगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लो एवरीवन, एक मार्कर को बनाने में मुझे लगने लगे 13-14 रुपए, कितने? अब मैं 100 रुपए में कितने मार्कर बनाऊंगा? क्या 10 बना पाऊंगा? इसका मतलब है जब उत्पादक की लागत क्या हो, उत्पादक की लागत क्या हो ज्यादा, कम, उत्पादक की लागत क्या हो ज्यादा, इसका मतलब ध्यान से देखना, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी? आपने तो अभी कहा कि जब मेरे पास 100 रुपए एक मार्कर को बनाने में लागत आ रही है 10 रुपए की, तो मैं मार्कर बना रहा हूं 10। अगर दोस्तों मेरे पास 100 रुपए एक मार्कर को बनाने में लागत आने के 13-14, तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब जब अर्थव्यवस्था में एस कम हो जाए, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाए, तो कौन सा इन्फ्लेशन होगा? लागत जनित। बोलो समझ में आया? तो जब कंज्यूमर्स इन्फ्लेशन क्रिएट करें तो, और जब प्रोड्यूसर्स क्रिएट करें तो, जब मांग ज्यादा हो तो, और जब लागत ज्यादा हो तो लागत जनित। मतलब एडी जब ज्यादा तो कौन सा, और एएस कम तो कौन सा? बताओ, कारणों के आधार पर। समझ में आया? समझ में आया? और एक होता है दोस्तों जिसे कहते हैं मजदूरी, क्या कहते हैं? मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति। मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति, या इसी को मैं एक नाम से और जानता हूं, मैं इसी को कहता हूं दोस्तों निर्मित एवरीवन, क्या? निर्मित मुद्रास्फीति। मैं इसी को एक नाम से और जानता हूं, स्पाइरल इन्फ्लेशन। अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लो, शॉर्ट में समझाऊंगा। बोलो समझाऊं? मजदूरी मूल्य, सुनना, निर्मित क्यों कहते हैं और स्पाइरल क्यों कहते हैं, अभी अगले 1.5 मिनट में सबको सिखा दूंगा, ध्यान सुनना। मान लो दोस्तों, यही को बताते हैं, छोटी छोटी जगह थोड़े से नहीं बता पाएंगे। मान लो अगर देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता है मतलब मूल्य बढ़ता है। देखना क्या बढ़ता है, आप मुझे बताओ। जब देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एवरीवन, जब देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, लेबरर्स होंगे, क्या वो अपने मालिक से ये कहेंगे या नहीं? क्या अपने मालिक से ये कहेंगे कि नहीं? राइट। दोस्तों, तो जितने भी, फिर से, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो जितने भी लेबरर्स हैं या जो जितने भी कर्मचारी हैं, क्या वो अपने मालिकों से ज्यादा पगार, ज्यादा वेजेस, ज्यादा मजदूरी की मांग करेंगे? या आप लोग जब नौकरी पे जाएंगे तब तुम पढ़ोगे क्या देखोगे कि अभी मैं तुझे पहले बोलती डीए, डियरनेस अलाउंसेस, बोलते महंगाई भत्ता, समय समय पर आपका डीए लगेगा। बोलो जी, और डीए लगता है इन्फ्लेशन के कारण, डीए लगता है इन्फ्लेशन के कारण। तो देखना यहाँ पर, जब दोस्तों महंगाई बढ़ती है तो जाहिर सी बात है आपकी सैलरी भी बढ़ती है, नहीं बढ़ती है क्या? तो महंगाई बढ़ेगी तो इससे आपकी जो मजदूरी, मैं सरल भाषा में लिख रहा हूँ वेजेस, तो आपके वेजेस क्या होंगे? और देखना सारे लोग, जब वेजेस बढ़ेंगे तो आपकी जेब में पैसा क्या होगा? एवरीवन, आपकी जेब में पैसा क्या होगा? तो आपकी डिमांड, तो प्राइस, तो इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो आपके वेजेस फिर बढ़ जाएंगे। अरे बोलो यस। दोस्तों इस तरीके से ये चलता रहेगा और इकोनॉमी के अंदर, पहले देखो मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति, इस पॉइंट को समझो कि फिर से इस पॉइंट को फिर से, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मजदूरी बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो मजदूरी, मजदूरी बढ़ेगी तो मूल्य, मूल्य बढ़ेगा तो मजदूरी, तो मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति समझ में आ गई? बोलो आ गई? दूसरी बात, निर्मित मुद्रास्फीति का मतलब है ये इकोनॉमी के अंदर इनबिल्ट है, इंग्लिश में बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन, मतलब इकोनॉमी के अंदर निर्मित है। समझने का प्रयास करो यार, इकोनॉमी के अंदर निर्मित है। क्यों निर्मित है? अरे भैया, आज से 30 साल पहले एसआई की सैलरी, आज एसआई की सैलरी, और आज से 30 साल बाद एसआई की सैलरी, बोलो अलग है। आज से 30 साल पहले प्राइसेस, आज प्राइसेस, 30 साल बाद प्राइसेस अलग होंगे। इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर ही घुसा पड़ा है, इसलिए बोलते हैं निर्मित। बोलो क्लियर? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, स्पाइरल। ये देखो स्पाइरल, देखना यहाँ, मजदूरी बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा मजदूरी, मजदूरी मूल्य, मूल्य मजदूरी, मजदूरी मूल्य, मजदूरी मूल्य, मजदूरी मूल्य। बोलो ये सुना, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल। क्या बोलो समझ में आया? तो हमारा टॉपिक था दोस्तों कारणों के आधार पर, यहाँ कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। बोलो समझ में आए? तो एक होता है कि जब कंज्यूमर क्रिएट करे तो मांग जनित, प्रोड्यूसर क्रिएट करे तो लागत जनित, और जब मजदूरी और मूल्य की वजह से हो तो निर्मित। क्या इतनी बात समझ गए? आनंद आ रहा है? बहुत बढ़िया से, हैं? पक्का? चलो, हम मुद्रास्फीति के प्रकार पढ़ रहे हैं, इतनी बातें तो सबको समझ में आ गई। अब मेरे पास छोटे छोटे से टर्म्स हैं, जैसे, अब मेरे पास छोटे छोटे से टर्म्स हैं, जैसे ये सबने लिख लिया था। जैसे एक होता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, हिंदी में आयातित मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। मैं तमाम बार इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति कहीं गलत लिख दिया, अपने आप सही कर लेंगे। बोलो यस? यहाँ पे छोटी की मात्रा जाने लगी, वो मैं सही कर लेंगे, छोड़ देते हैं इसको ना। चलो दोस्तों, आयातित मुद्रास्फीति, दिमाग लगाएंगे, कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1, जो अपन चीज आयात कर रहे हैं, आयात, जब हमारा आयात महंगा हो जाए, बताओ, जैसे कच्चा तेल, जैसे कच्चा तेल, नहीं समझ पाए,
अबे यार स्मार्टनेस चाहिए भाई क्लास में, थोड़ा दिमाग लगाओ। अपन ये शर्ट इंपोर्ट करता था 2000 रुपए की, इसको 2500 रुपए में बेच देता था। बोलो समझ में आ गया? अभी क्या हो रहा है, ये शर्ट का इंपोर्ट महंगा हो गया। एवरीवन क्या हो गया? शर्ट का इंपोर्ट महंगा, मतलब 2000 की जगह 3000 की आ रही। तो बताओ देश में भी महंगी बिकेगी। दोस्तों कच्चा तेल अगर उसका बैरल, कच्चे तेल को बोलते हैं बैरल्स में आता है, तो अगर कच्चे तेल का प्रति बैरल महंगा हो जाए तो क्या हमारा हमारा उत्पादन लागत महंगा हो जाएगा? उत्पादन महंगा होगा तो प्राइस क्या होंगे? तो बताओ आयात महंगे होने की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, दैट इज आयातित मुद्रास्फीति। बोलो समझ गए? दोस्तों एक और होता है जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मैं हिंदी में कहता हूं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल। देखना, जब अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे के, बुनियादी ढांचा किसे कहते हैं? बुनियादी ढांचा किसे कहते हैं? सारे लोग बोलो, पता भी है नहीं पता ये भी बोलो, नहीं पता। दोस्तों जब बुनियादी ढांचे का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, आप बताओ ये भी पता कि ये भी नहीं पता? इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, मेट्रोस, एयरपोर्ट, बंदरगाह पोर्ट, अरे बोलो यस, पावर प्लांट्स, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जब देश में बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण, अभाव मतलब कमी, बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण, अब जरा ध्यान से समझना, यदि हमारे, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, यदि हमारे एग्रीकल्चर में किसानों के पास सिंचाई के साधन नहीं होंगे, सिंचाई के साधन, तो क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा? और जब कृषि का उत्पादन नहीं होगा तो कृषि द्वितीय को तृतीय क्षेत्र को कच्चा माल देता है, पहली तो पढ़ाया, द्वितीय को तृतीय क्षेत्र को कच्चा माल देता है। तो मुझे बताइए क्या कच्चा माल महंगा होगा? फिर जो द्वितीय क्षेत्र उत्पादन करेगा वो भी क्या होगा? इन्फ्लेशन। इस कॉल संरचनात्मक मुद्रास्फीति। नहीं समझे क्या? जब अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचों के अभाव के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न हो, इसे कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। बोलो क्लियर? तीसरा एक और बताते हैं आपको, एक होता है दोस्तों बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। दोस्तों ये कहता है जब मांग समान रहे, जब मांग समान रहती है लेकिन आपूर्ति अचानक से कम हो जाती है, अचानक से कम हो जाती है। ये लो दोस्तों, जब मांग समान रहती है लेकिन आपूर्ति अचानक से कम हो जाती है, इसे मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहता हूं। एग्जांपल देके समझा दूं क्या? आनंद आएगा? लो जी सुन लो भाई, ये वाला मेरे साइड का पंखा बंद कर दो यार, ये वाला। दोस्तों धन्यवाद। अगर हम बात करें, क्योंकि थोड़ी शाम सी हो गई ना तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, मतलब जब हमने शुरू करा थोड़ा गर्मी था लेकिन थोड़ी ठंडक से आने लगी। तो अगर हम बात करें, पढ़ो जरा उसे, अरे उसके अंदर पढ़ो, बॉटलनेक नहीं। जब आपूर्ति अचानक से लेकिन मांग, मतलब जानना चाहोगे? बता देते हैं दोस्तों, कितना टाइम लगेगा मुझे। फरवरी और मार्च का समय चल रहा है, खेतों में दोस्तों गेहूं की फसल एकदम ब्राउन कलर की हो रखी है, बिल्कुल पक रही है, पकाई, बस 2-4-5 दिन में कटने वाली है, राइट? ऐसे में दोस्तों बहुत शानदार बारिश, उसके साथ साथ दोस्तों ओले पड़ जाते हैं, और दोस्तों उसके साथ साथ 4-5 दिन तक बारिश रुकती ही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, आपूर्ति अचानक से कम हो जाती है। तो आप क्या कहोगे कि इस बार बारिश हो गई और हमारे गेहूं अच्छे से नहीं हुए तो हम 4 की जगह सिर्फ 1 रोटी खाएंगे दोस्तों, कैसा कहोगे आप? इसका मतलब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, जब मांग समान रहती है। दोस्तों ऐसे में बताइए, आपूर्ति जब अचानक से कम हो गई लेकिन मांग समान है, तो बताओ प्राइसेस बॉटलनेक इन्फ्लेशन। बोलो जय हो। बताओ दोस्तों समझ में आ गया कि नहीं आया? अब बताओ जिसको नहीं आया होगा वो ढक्कन होगा या नहीं होगा? मानते हो कि नहीं मानते हो? अब तुम लोग थोड़ा बोतल की ओर जा रहे हो, कौन सही है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है? यस, बड़ा सा टब बना देंगे दोस्तों तुम्हें, कौन? यस नॉट? इतना ज्ञान ठूस देंगे उसके अंदर। बोलो जी सही, यही तो कोचिंग का फायदा है भाई साहब, बिल्कुल पकी पकाई चीजें पढ़ाते हैं, उतना पढ़ लो, किस्मत अच्छी होगी, पेपर टकरा जाता है। बोलो जी यस। ऐसे नहीं पढ़ाते दोस्तों, 2 तरीके के टीचर मिलेंगे बाजार में, पहले जिन्हें जो आता है वो वही पढ़ाता है, सही है, और दूसरा जो पेपर में आता है वही पढ़ाता है। 2 प्रकार के टीचर हैं बाजार में, क्योंकि हमारे तो दोस्तों फोन में आधे ज्यादा तो टीचरों के नंबर है, और हम जानते हैं कि अपने आप में जब अकेले बैठ के एनालिसिस करते हैं तो कम से कम जितनों के नंबर है 80% तो ढक्कन है। नहीं समझ पाए हैं? क्योंकि दोस्तों कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर बनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी चाहिए ही नहीं है। चाहिए क्या? कोई एलिजिबिलिटी चाहिए कि आप मास्टर करे हो या ये करा हो वो करा हो तो टीचर बनेगा? चाहिए? इसका मतलब दोस्तों जब किसी के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सबके जीवन में अंधकार आ जाता है, तो वो लोग इस मार्कर को पकड़ के तुम्हारे जीवन में प्रयास करते हैं प्रकाश लाने की। बोलो समझ में आया? ये है कोचिंग बाजार में टीचरों की सच्चाई। बात माननी हो मानो, वरना ऐसी तैसी कराओ। बात तो लेकिन यही है। क्या बोलो, मानते या नहीं मानते? मानते या नहीं? वो देखो पता नहीं कैसे देख रहा, खतरनाक नजरों से टीका लगा है, ऐसा देख रहा पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। अरे मैंने सही बोला यार, है? किसी का भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर बने। दोस्तों तुम्हें क्या बताएं, इसी कलंक की वजह से हमारा ब्याह बहुत लेट हुआ। नहीं समझे क्या? बहुत, मतलब 2016 से माता पिता ने लड़की देखना शुरू करी, कोई भी माँ बाप अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं। 2021 में एक जना फंस गए, तब दोस्तों ब्याह हुआ। अब तुम्हें हम क्या ही दुख बताएं अपना, आज 2 बच्चे बनना 4-5 तो होते ही कम से कम। अरे बोलो जी, नहीं समझेगा दोस्तों, बहुत सारे
बहुत सारे परिवार मतलब मौली हमें बिल्कुल पसंद आ गई, हमने कहा पापा बच्चे से ब्याह करना है, तो फिर पापा ने कहा लेकिन तुम्हें पसंद नहीं कर रहे, हमने कहा कब हो, तो पापा से पूछते थे तुम मौला था करत, तो पापा कहते दिल्ली में कोचिंग पढ़ा, तो भैया बुंदेलखंड में हमारे झांसी वासी के लोग सोचते हैं ट्यूशन पढ़ाता होगा, अरे बोले ऐसे ट्यूशन पढ़ा तो भैया मौली नहीं रहे, पता नहीं ट्यूशन में कम मिला, फिर पापा से पूछते थे कितने पैसा मिला, देखो सही बताया विद्या माता कसम, कोई मजाक की बात नहीं, पापा पूछते थे कितने रुपये मिला, हर आदमी पूछेगा ना कितना कमाता है, तो पापा कहते थे इतने लाख मिला, मन मन में सोचते थे हमें मिलेगा टेस्ट बनाने के लाने, बोलो क्या मेरी बात समझ में आई। और दोस्तों घर जाते थे 2 दिन में पापू जी क्या भैया क्या सोचो, उन्होंने क्या सोचो, हमें तुम्हारे मौला से ब्याह नहीं करने, तो बताइए ऐसा हाल था, मुझे एक जना फंस गए पता नहीं कैसे सीधे साधे लोग, तो हमारा ब्याह हो गया। वरना दोस्तों ये क्या है, अनवांटेड अननीडेड अनडिजायरेबल अनथिंकेबल अनड्रीमेबल करियर, मतलब जो करियर हमने बाहर है तो लगता है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोस्तों, समाज में कोई नाम नहीं है हमारा, नहीं समझे। हालांकि खान सर के साथ जुड़ने के बाद थोड़ा ऐसा लगने लगा कि बढ़िया लोग समझने लगे वाह ये बंदा कुछ कर रहा है सच में, ये दोस्तों ये तो खान सर का जलवा है, अरे बोलो ऐसा। अब लोगों ने थोड़ी इज्जत देना शुरू करी, वरना दोस्तों मक्की के भाव भी कोई नहीं पूछ रहा था, क्या ही बताएं, पैसा बहुत बढ़िया कमाते थे हमेशा से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन जब गांव जाते थे तो कोई भटकता भी नहीं था आसपास, क्या कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है। अब लेकिन आप देखते हैं गांव वाले यार वाह खान सर के साथ पढ़ा रहा है ये बंदा, तो गांव वाले भी थोड़ा इज्जत देने लगे, लग रहा है कि हमारा गांव को बड़ा कुछ कर रहा हूं, क्या मेरी बात समझ में आई। तो इसलिए तुम्हें क्या ही पता दोस्तों, 2 तरीके के टीचर होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, एक जो आता है वो पढ़ाते हैं, दूसरा जो पेपर में आता है वो पढ़ाते हैं, दूसरी श्रेणी के टीचर बहुत सीमित हैं, अरे बोलो ऐसे सब बस वही करने में लगे जो नहीं आ रहा, सच और तो आ रहा प्लस जिसमें वो हवाबाजी कर सके, तुम्हारे ऐसे ढक्कन से कह सके, तुम्हारे ऐसे ढक्कनों से निकलवा सके, वाह वाह, तो तुम लोग सोचते क्या पढ़ा दिया यार, तुम लोग पेपर में गए कुछ फंसा ही नहीं, राइट। डॉक्टर भरत की तुम 10 क्लासेस कर लो, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, कमाल है। ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट जानते हैं इस बात को, यहाँ बहुत सारे बैठे भी हैं, बोलो जी ऐसा है कि नहीं, क्योंकि हमने दोस्तों ऐसे ही अपना सिलेबस बनाया। अब अगर मान लो तुम्हारी किस्मत ही खराब है, पूरे के पूरा पेपर लगा जाए तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि हमारी कोई दावेदारी नहीं है, ना हमने बॉन्ड पेपर पे साइन किया कि जो पढ़ाएंगे वो आएगा, आ जाए अच्छी बात, नहीं आए तो अगली बार सिलेबस में वो इंक्लूड कर लेंगे, तो अगली बार पढ़ा देंगे। ऐसे दोस्तों धीरे धीरे हम लोग अपना सिलेबस बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं और इस तरीके की चीजें आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स तो है नहीं जहां पे ये भी तय होता है कि इस यूनिट से 15 नंबर आते हैं, इस यूनिट से एक शॉर्ट एक लॉन्ग आता है। एकेडमिक्स में तो ऐसा होता है, कंपटीशन में ना तो कोई सिलेबस है ना तो कोई रोड मैप है, बस हम लोग अपने अनुसार बस पढ़ाते हैं और वो पेपर ओरिएंटेड हो जाता है, कब सही कि नहीं। इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स और छोटे भाई बहनों से एक बात पहली बोल देते हैं कि बेटा जितनी मेहनत मैं कर रहा कुछ मेहनत आप भी करो, जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा आप लोग घर पे पढ़ो, आप घर पे बस कुछ नहीं कर पा रहे तो घर पे एमसीक्यू लगाओ, बार बार बोलता हूं एमसीक्यूज लगाइए, आपको कोई सवाल कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे पूछिए, पैसा इसलिए तो लिया हमने आपसे, कम ऑन यस। चलो आगे चलते हैं, जल्दी बोलो क्या, चल तू ढंग से बोल ले, गधा मिट डाउन बोल रहा, वो तो टीचर थोड़ा स्मार्ट है इसलिए सब कुछ आता है, इसलिए तेरा सवाल समझ गया टीचर, ये कह रहा क्या अबे मेल्ट डाउन बोलते, मिट डाउन कर रहा तू है। अभी कोई सीधा साधा टीचर होता बेचारा भी फंस जाता, वो कहता ले कल तो बताओबाजी कर रहा था कुछ भी पूछ लो सब आता, आज फंस गया, बोलो यस दोस्तों मेल्ट डाउन किया, कल ही का तो तुम्हारी औकात नहीं, कोई ऐसा सवाल पूछ लो जो डॉक्टर भरत को आता नहीं, कौन यस तो सब आता है मुझे, कौन सही कि नहीं, सब आता है मुझे, कुछ भी पूछो। मेल्ट डाउन का मतलब होता है डॉक्टर भरत के आगे दोस्तों गूगल भी फेल हो जाता है, तुम्हें भी आगे पता चलेगा दोस्तों। मेल्ट डाउन का मतलब होता है सडन क्रैश ऑफ शेयर मार्केट, प्रत्यक्ष को परिणाम की परिणाम जो भी हो, लिखना बेटा तुम क्या ही कहोगे, तुम कहोगे बस सर समझ गए। वैसे तो यहीं पे मिल गया मुझे वर्ड, द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम सफर्ड अ मेजर मेल्टडाउन, बोलो लिखा है मेल्टडाउन, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल सेम लाइन दिखाऊंगा। तो अ सिचुएशन इन व्हिच एन इंडस्ट्री और इकोनॉमी बैडली अफेक्टेड बाय लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज मेल्टडाउन। तो ये देखो अ क्विकली डेवलपिंग ब्रेकडाउन, तो दोस्तों बस यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आपको एज इट इज मीनिंग मिले, मेल्टडाउन मैं ले लेता हूं इन इकोनॉमिक्स, न्यूक्लियर भी कुछ आ रहा है ना, मैं लेता हूं इन इकोनॉमिक्स। ये देखो एन इकोनॉमिक मेल्टडाउन और कोलैप्स सीवियर ब्रेकडाउन, मैंने कहा सडन क्रैश, बोलो जी यस, ऑफ अ नेशनल रीजनल इकोनॉमी मार्क्ड बाय फेलियर ऑफ, ये देखो मार्केट और कॉमर्स, बोलो जी यस दोस्तों। जब हमारा देश में ये देखो मार्केट, ये देखो ब्रेकडाउन, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या मेल्ट डाउन, एवरीवन क्या बोलते हैं मेल्ट डाउन। तो मेल्ट डाउन वर्ड यूज करते हैं जब हमारे देश का जो शेयर मार्केट है वो अचानक से कोलैप्स कर जाए, अचानक से गिर जाए, सडन क्रैश फॉल हो जाए, बोलो जी यस दैट्स कॉल्ड मेल्ट डाउन, सही है बेटा ना। दोस्तों अभी सरसराव नहीं, रोको थोड़ा सिलेबस भी करना है ना मुझे, बाद में सरसराना आई मैं लूंगा, डाउट ले लूंगा, पहले मुझे एक दो चीजें पढ़ा लूं फिर मैं लेता हूं। मुद्रास्फीति को मैं 2 तरीके से और देखता हूं, आप भी देखना चाहेंगे। एक होता है कोर, रुक जाओ चलो ठीक है, एक होता है कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, कोर को हम ऐसे लिखते हैं, या ऐसे कहते हैं मूलभूत मुद्रास्फीति, मूलभूत मुद्रास्फीति। और एक और होता है दोस्तों, एक और होता है जिसे हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या कहता है, इसको ऐसे बोलते हैं हम हेड लाइन मुद्रास्फीति। नाउ व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, प्लीज फोकस दोस्तों, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, प्लीज फोकस, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस 1 मिनट सुन लो, जीवन भर याद। जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को शामिल करते हैं, सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को शामिल करते हैं फूड एंड फ्यूल प्राइसेस को छोड़कर। ये लो दोस्तों याद करो, कल मैंने इन्फ्लेशन की मीनिंग में थोड़ी देर बाद लिख लेना, पहले मुझे सुन लो। जब मैंने इन्फ्लेशन की मीनिंग कल बताई थी तो मैंने कहा था कि मुद्रास्फीति का मतलब है जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़े, ऐसा मैंने कुछ बताया था। लेकिन सभी वस्तुएं और सेवाओं में 2 चीजों को छोड़ दो, फूड आइटम्स और फ्यूल आइटम। मतलब फूड का मतलब है खाद्य, एवरीवन फूड का मतलब क्या है खाद्य, और फ्यूल का मतलब क्या है ईंधन, खाद्य और ईंधन पदार्थों की कीमतों को छोड़कर, पदार्थों की कीमतों को छोड़कर। भाई खाद्य का मतलब सब्जियां, खाद्य का मतलब फल, खाद्य का मतलब दालें, खाद्य का मतलब वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल सब्जी वाला तेल, खाद्य का मतलब मसाले, बोलो जी ऐसे, खाद्य का मतलब कोल्ड ड्रिंक चाय कॉफी, अरे बोलो ऐसे दोस्तों। फ्यूल आइटम्स का मतलब क्या हुआ, कोल पेट्रोलियम डीजल सीएनजी आईजीएल, अरे बोलो
दोस्तों जहां मुद्रास्फीति में, प्लीज फोकस, जहां मुद्रास्फीति में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को शामिल करें, लेकिन देश में जो खाद्य पदार्थ हैं, जो ईंधन पदार्थ हैं, इनको छोड़कर, इसे कहते हैं कोर। अब आप जरा देखो, ज्योग्राफी में आपने अर्थ के स्ट्रक्चर में पढ़ा है ट्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर मुझे इकोनॉमी के बिल्कुल भीतर कोर मुद्रास्फीति देखनी है तो मैं इन दो प्रकार के आइटमों को छोड़ देता हूं। अब मेरे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होता है यहां पर कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आ रहा है कि नहीं, कि सर क्यों आपने खाद्य और ईंधन पदार्थों की कीमतों को शामिल नहीं करा? क्योंकि बिकॉज, क्योंकि इनके कीमतों में अत्यधिक परिवर्तन होता है। नहीं समझेगा? आज गए टमाटर खरीदन 60 रुपया किलो मिले और कल गए 80 रुपया मिले। आज पेट्रोल भरा रहे थे दोस्तों 95 का, कल 94 का। तो बताओ इन्फ्लेशन कभी बिल्कुल कोर इन्फ्लेशन अगर निकालना है तो ऐसे वस्तुएं और सेवाएं जिनके प्राइसेस हाईली वोलेटाइल हैं, हम इनकी कीमतों को छोड़ देते हैं तो इकोनॉमी में कहलाता है कोर इन्फ्लेशन। बोलो समझ में आ गया? जय हो। क्या समझ में आया? और हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब जो कल से लेकर आज तक पढ़ रहे हैं वही। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब जब क्या सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को शामिल करते हैं। यहां पर मैं आगे लिख नहीं रहा, आपकी मर्जी है तो आप लिख सकते हैं, खाद्य और ईंधन पदार्थों को भी शामिल कर लो। इस कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन। जाके पढ़ लो, पीवाईक्यू में 4 से 5 सवाल अगर इसी स्लाइड से ना मिले तो मुझे कल बताना। दोस्तों सेम सवाल मिलेंगे और सारे सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन। बोलो जी यस। समझ में आया? पक्का? एक और पढ़ा देते हैं दोस्तों, जब बहुत बढ़िया मूड है आज। एक होता है श्रिंकफ्लेशन, हिंदी में भी इसको ऐसे बोलते हैं। इसको आप चाहो देवनागरी में लिख सकते हो ऐसे करके, श्रिंक ब्रिंक या जैसा भी होता होगा, लाइक इस तरह से श्रिंकफ्लेशन। बोलो जी यस। व्हाट इज श्रिंकफ्लेशन? श्रिंक, सुकुड़ना, श्रिंक। दोस्तों क्या है, 2 बातें बताऊंगा पहले। पॉइंट नंबर 1, लगातार जो उत्पादकों को लागत है, लागत वो क्या हो रही है? क्या कोई गधा कम? उत्पादकों को जो लगातार लागत है, जो कच्चा माल है, कॉस्ट है, वो क्या हो रहा है? एवं दूसरी बात, जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, ये क्या हो रही है? बोलो जी यस। देखना 2 बातें। लगातार समय के साथ साथ हमारे जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। अब दोस्तों ऐसे में एक प्रोड्यूसर अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब ज्यादा। दोस्तों जब प्राइस बढ़ाएगा तो क्या कोई उसके प्रोडक्ट को की डिमांड करेगा? तो दोस्तों प्रोड्यूसर्स ने बहुत बढ़िया तरीका निकाल लिया। क्या किया? क्वांटिटी जो मात्रा है प्रोडक्ट की वो क्या कर दी? कम कर देते हैं। एंड दोस्तों जो प्राइस है, कीमत, वो समान रहता है। दिस इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। क्या तुम्हारे दिमाग में मुझे कुछ दिख रहा है? पार्ले जी का बिस्किट आया क्या? यही आया क्या? ये टीचर का स्टाइल है। कम ऑन यस और नॉट। जो अपन सोचेगा वही आपके दिमाग में आना चाहिए। इसी को कहते हैं टीचिंग क्वालिटी। कम ऑन यस और नॉट। आप सभी हिप्नोटाइज्ड हैं, तुम्हें पता नहीं है। जब तुम क्लास में एंटर हुए और अपन ने मार्कर पकड़ा, उसके बाद आई स्टार्टेड हिप्नोटाइजिंग 1 by 1। अगर आपका दिमाग मेरे दिमाग से बाहर चल रहा है, इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। याद रखना, इसका मतलब मैं तुम्हें हिप्नोटाइज नहीं कर पाया, इसका मतलब है तुम मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, और मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो जिंदगी बर्बाद। क्योंकि या तो तुम यहाँ ध्यान दे रहे या ये तुम्हें ध्यान दे रही होंगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे तुम सबको सिर्फ मुझे ध्यान देना है। कम ऑन यस और नॉट। तो अगर जो लोग हिप्नोटाइज्ड हैं उनकी जिंदगी आबाद और जो नहीं है उनकी बर्बाद। क्या बात समझे कि नहीं? है क्लास के बाद तुम कुछ भी करो, वो तुम्हारा टाइम है। बोलो जी यस। लेकिन क्लास में तुम सिर्फ टीचर पे ध्यान दो, भविष्य उसी से बनेगा। नहीं समझे क्या? तो इसलिए दोस्तों चीजें पढ़ाने के साथ साथ जीवन में ये भी सिखाना जरूरी है कि इनकी ओर मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। कम ऑन यस और नॉट। तुम्हें कई बार लग रहा होगा देखो वो मुस्कुरा रही, दोस्तों वो मुस्कुरा नहीं होती, वो तेरे मुस्कुराने के ऊपर मुस्कुरा रही होती है। कि कितना पागल है, सोच रहा कि काम हो गया है। लेकिन दोस्तों क्या बात समझेगा नहीं? इसलिए वो तेरे ऊपर मुस्कुरा रही, तेरे लिए नहीं मुस्कुरा रही। नहीं समझेगा? जो कह रही सब मैं तो मुस्कुरा के पढ़ रही हूँ। दोस्तों ये बात पता होना चाहिए कि मुस्कुराहट के पीछे लॉजिक है। कई बार लगा कि बस मुस्कुरा गया हो गया काम, लेकिन दोस्तों वो मुस्कुरा इसलिए नहीं, ऐसा नहीं होता ना। वो मुस्कुरा इसलिए क्योंकि तू मुस्कुरा रहा, वो सोच रही कितना पागल आदमी है। दोस्तों दिस इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। क्या बात समझे? अभी बाद में लेंगे। दिस इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। क्या बात समझ गए आप लोग? एक और टर्म मेरे पास है, दैट इज स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, देवनागरी में आप लिख सकते हैं ऐसे, आधा साथ जो भी होता हो। स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या कहता है? बस एक लाइन में, जब कुछ वस्तुओं और सेवाओं, जब कुछ वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं, की कीमतें क्या हो? कम हो, एवं क्या कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, एवं भाई पूरी बात में क्या ही लिखूं यार अब मैं, जब कुछ वस्तुओं और सेवाओं, एवं जब कुछ वस्तुओं और सेवाओं, एवं जब कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हो? ज्यादा। दिस इज कॉल्ड स्क्यूफ्लेशन। नहीं समझे क्या? जब इकोनॉमी में कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हो? ज्यादा, और कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हो? कम। इज कॉल्ड व्हाट? स्क्यूफ्लेशन। जैसे आप देख लो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये टीवी पता नहीं कितनी महंगी आती थी, अब 10-10, 12-12 हजार की आ रही है। मोबाइल फोन देख लो दोस्तों, जो 30-30, 40-40 हजार के आते थे, 7-7, 10-10 हजार के आने लग रहे हैं। बोलो जी यस। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह पर प्राइसेस क्या हुए हैं? कम। वहीं पर आप खाद्य पदार्थ देख लो, आप दालें देख लो, आप स्पाइसेस देख लो, सरसों का तेल देख लो, की कीमतें क्या हुई हैं? पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो। बोलो जी यस। इसका मतलब इकोनॉमी में जब ऐसा हो, कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, स्क्यूफ्लेशन। बोलो समझ में आया? दिस इज स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन। एक जना कह रहा है सर गुरुजी इतना अच्छा पढ़ाएंगे तो हमारी रैंक फर्स्ट आ जाएगी। कम ऑन यस और नॉट। धन्यवाद बेटा, ऐसी बातें किया करो तुम लोग, राइट? एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। एक होता है फिलिप्स कर्व। एवरीवन क्या होता है? फिलिप्स कर्व। दोस्तों एक थे एडब्ल्यू फिलिप्स, एक अर्थशास्त्री थे एडब्ल्यू फिलिप्स। एडब्ल्यू फिलिप्स ने 1958 में एक कॉन्सेप्ट दिया और उसी को बोला उन्हीं के नाम पर फिलिप्स कर्व। खत्म बात। सो व्हाट इज फिलिप्स कर्व? तो फिलिप्स कर्व का मतलब है कि बस इतना याद रखना है, एक एडब्ल्यू फिलिप्स करके एक व्यक्ति थे अर्थशास्त्री, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और उन्हीं के नाम पे पड़ गया फिलिप्स कर्व। बस इतना सही है, कुछ है ही नहीं, राइट? भाई बताएंगे ना,
इतनी 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 डैश है। कोई मौला होता तो पूरा बोल देते, लेकिन थोड़ा है कैरी कैरी बताइए सर, जल्दी कॉन्सेप्ट क्या दिया अंडर अकमोडी, राइट। 1958 में कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने पानी भी नहीं पीने दिया इस लड़की ने चैन से मजाक कर रहे थे दोस्तों। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बीच संबंध बताया दोस्तों। एज पर द एडब्ल्यू फिलिप्स, इन्होंने क्या करा, ध्यान से देखेंगे सारे लोग बोर्ड की ओर। दिस इज द OY एक्सिस एंड दिस इज द OX एक्सिस। मेरे प्यारे साथियों, दिस इज OX एक्सिस। यहां पे हम दिखा रहे हैं, मान लो इन्फ्लेशन, यहां पे क्या दिखा रहे हैं, नो, यहां पे मैं दिखाऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पे मैं दिखाऊंगा बेरोजगारी, और OY एक्सिस मैं दिखाता हूं इन्फ्लेशन। ध्यान से देखना, इन्होंने कर्व बनाया, कर्व हिंदी बोलते वक्र, फिलिप्स वक्र। तो इन्होंने कर्व बनाया और दोस्तों उस कर्व में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन दिखाया। और इनका फिलिप्स कर्व का जो शेप है, इट्स लाइक दिस इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व। क्या बताया इन्होंने, दिस इज फिलिप्स कर्व। क्या बताया इन्होंने बताया कि देखो भैया ऐसा है, ध्यान से सुनियो। इन्होंने कहा जब इन्फ्लेशन इतना होगा इकोनॉमी में, इतना मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लो 6%, कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने हाइपोथेटिकली अपने मन से ले लिया। इन्होंने कहा कि जब इन्फ्लेशन 6% है तो ऐसे समय पर दिस वुड बी द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी। ऐसे समय पर ये क्या होगा, 0, 1 या मान लो 1.5%। फिलहाल बता जानो, इन्होंने कहा जब इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन रेट, सारे लोग बोर्ड की ओर, जब इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन रेट है अगर वो 0, 1, 1.5 मान लो 2% पकड़ लो, आप तो बस इतना बताओ इन्फ्लेशन कम हुआ है ज्यादा। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्या होगा, कम, तो आप गौर से देखो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो रहा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मान लो हो गया 7%, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, ज्यादा। तो इन्होंने दोस्तों के बीच एक नेगेटिव रिलेशन दिखाया, इसी को बोलते हैं फिलिप्स कर्व। इन्होंने कहा एवरीवन ऑन द बोर्ड, इन्होंने कहा जब नेगेटिव रिलेशन, सब लोग मैं उम्मीद करता हूं जानते होंगे, नकारात्मक संबंध, जब एक घटे दूसरा बढ़े और एक बढ़े तो दूसरा घटे, इसे बोलते हैं दोस्तों फिलिप्स कर्व। तो आपके पास दो सवाल आएंगे, फिलिप्स वक्र अर्थव्यवस्था में किसके बीच संबंध स्थापित करता है। दूसरा सवाल कि फिलिप्स कर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच कैसा संबंध बताता है, ऋणात्मक या नकारात्मक, नेगेटिव, बोलो क्लियर है, दिस इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व। चलो दोस्तों, अभी तक के इन्फ्लेशन के इस क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया उसका 2 मिनट में एक स्नैपशॉट देखेंगे। अभी तक की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, इन्फ्लेशन लाइक अच्छा होता है, इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है, इन्फ्लेशन कहां से अच्छा होता है एंड इन्फ्लेशन कहां से बुरा होता है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्ट्रक्चरल ने हाइपर, पता नहीं क्या क्या दोस्तों, ये सब चीजें समझ में। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि भारत में जो इन्फ्लेशन, मैंने भी कहा था कि इन्फ्लेशन अच्छा है, लेकिन मैंने कहा 4% ± 2%। सारे लोग फोकस करना, मैंने कहा इन्फ्लेशन अच्छा है लेकिन 4% ± 2%, बोलो ऐसे। और जब मैं पढ़ा रहा था कि इन्फ्लेशन 3% तक तो क्रीपिंग, 4 से 5 तो ये 9% तक रनिंग, डबल डिजिट ये प्लान। दोस्तों जब मैंने कहा 4% ± 2% होता है तो ये सब चीजें, तो आपके दिमाग में उस समय एक प्रश्न जरूर आ रहा था और पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे रहा था। और आपके मन में प्रश्न क्या आ रहा था, हाथ ऊपर करके बताएंगे कि यस सर ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि सर वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति कितने % है। हाथ ऊपर करिए दोस्तों, ये देखिए स्टाइल, कम ऑन यस और नॉट। तो वर्तमान में मुद्रास्फीति कितने % है ये आप जानना चाह रहे थे। तो वर्तमान में मुद्रास्फीति तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ बागेश्वर बाबा जी मन की बात जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तुम भारत में मुद्रास्फीति कितने % है, ये अगर हम बात बताएं कि मुद्रास्फीति कितने % है, ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये बताएंगे कि मुद्रास्फीति को मापा कैसे जाता है। एवरीवन, मुद्रास्फीति को मापा कैसे जाता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रास्फीति के मापन की विधियां, मुद्रास्फीति के मापन की विधियां, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन। दोस्तों मैं आपको पहले मापने की विधियां बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे देश में इन्फ्लेशन वर्तमान में कितने % है। क्या बात समझे आप लोग। तो दोस्तों हम एक टॉपिक करते हैं कि मुद्रास्फीति के मापन की विधियां। आखिर हमारे हिंदुस्तान में जो मुद्रास्फीति है उसको हम 3 तरीके से मापते हैं। एवरीवन, कितने तरीके से। तो भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए सबसे पहला तरीका है CPI क्या होता है बाद में बताएंगे। दूसरा तरीका है WPI और तीसरा तरीका है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर, इसको बोलते हैं GDP अपस्फीति कारक, GDP अपस्फीति कारक। CPI को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य या कीमत सूचकांक। क्लियर। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और हिंदी में बोलते हैं थोक कीमत सूचकांक। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन को मापने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से, CPI, WPI एंड राइट। दोस्तों पूरा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ टॉपिक करेंगे, धीरे धीरे इकोनॉमी का ज्ञान प्राप्त करेंगे। बोलो जी यस। क्या परसों नरसों जब से इकोनॉमी की क्लास शुरू हुई है तब से थोड़ी बहुत इकोनॉमी समझ में आई। पक्का। किस किसने घर पे जाके किसी किताब से MCQ लगाए हैं, हो रहे हैं। जो नहीं लगा रहा है वो बिल्कुल अपने आप और अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहा है, याद रखना। क्योंकि दोस्तों आप और आपके बाप दोनों सोच रहे हैं कि हमारा मोड़ा जल्दी से सिलेक्शन ले है या मोड़ी, और दोस्तों सोच रहे हैं कि हमारे गांव में प्रतिष्ठा बढ़ जाए हमारी, कि हमारा मोड़ा या मोड़ी दरोगा बन गए। बोलो यस। और यहाँ दोस्तों आप मर्डर गश्ती में लगे हैं, तो इसका मतलब अपने आप और अपने बाप क्या दोनों से गद्दारी होगी या नहीं। इसलिए भाई थोड़े दिन ईमानदारी से पढ़ लो यार, बार बार बता रहे बेटा, फिर जिंदगी भर मौज लेना, जिंदगी भर मौज लेना दोस्तों। और दोस्तों ये बताइए, अभी फुकरे हो तुम लोग, जितना बाप पैसा भेज रहा है उससे क्या ही अय्यासी कर लोगे। सोचो आजकल ज्यादा अय्यासी कर पाओगे या जब खुद पैसा कमाओगे तब ज्यादा अय्यासी कर पाओगे।
बोलो यार जब तक जेब भी भरी होगी, अकाउंट भी भरा होगा, अरे बोलो यस, और वर्दी भी होगी, कौन यस। तो बताओ यार मुझे चुनना होता तो मैं तो सोचता यार आज मैं भगवान की तरह रहता हूँ और मैं 2-3 साल बाद तैयारी, जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा 1 साल में, उसके बाद दोस्तों मैं खूब अय्याशी करूंगा, तो मैं ये वाला रास्ता चुनता आपकी जगह। मुझे लग रहा है आपको मैं कितने प्यार से समझा रहा कि यहाँ तुम्हारा माँ मैं हूँ, बाप मैं हूँ, अरे बोलो यस ना, तो मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, टीचर भी हूँ, बोलो जी यस। तो आप लोग मेरी बात ईमानदारी से सुनो, थोड़ा मेहनत करो यार। अगर आप एमसीक्यू नहीं लगा रहे तो यहाँ कर क्या रहे पटना में, घर जाओ बोरी बिस्तर उठाकर। इसलिए आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाने, और मुझसे ये नहीं पूछना कहां से, चैट जीपीटी का जमाना चल रहा है आजकल। बस कल मैंने पढ़ाया था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, लिख दो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एमसीक्यू क्वेश्चन, इतने सवाल आएंगे तुम करके करते थक जाओगे। आज मैंने इन्फ्लेशन पढ़ाया, मैंने टॉपिक पढ़ाया जो भी, लिख दो टॉपिक और लिख दो एमसीक्यू, देखो घटाघट क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व मारते जाओ। अबे मोबाइल फोन में गूगल का सदुपयोग भी करना सीखो। कमान यस, तुम्हारा क्या उपयोग होगा हम भी जानते हैं दोस्तों, कमान यस ना, थोड़ा सदुपयोग करो उसका, क्या बात समझे। संसाधनों का सदुपयोग यही तो सिखाता है इकोनॉमिक्स, यही तो पढ़ाता है पर्सनल। अरे बोलो यस, इसलिए ईमानदारी से सही सही पढ़ो। और बाजार में कोई भी किताब उठाओ यार, घटना चक्र उठा लो, है पता नहीं कितनी किताबें हैं, और बताओ कोई लूसेंट उठा लो यार, वो मोटी सी चौड़ी सी है ना, लूसेंट उठा लो, चैप्टर वाइज दिया, यहाँ मैं पढ़ाता जा रहा, क्वेश्चन लगाते जाओ, है कि नहीं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। नहीं आ रहा मेरे पास ले आओ गुरुजी ये बता दो, अगर वो आगे आना होगा तो मैं बोल दूंगा इंतजार करो आएगा, अगर पढ़ा दिया होगा तो मैं समझा दूंगा। बोलो सही है कि नहीं। कम से कम दोस्तों आपका लक्ष्य होना चाहिए 1000 प्लस क्वेश्चन रखना है क्लास के दौरान, क्लास के साथ साथ कितने क्वेश्चन, 1000 प्लस। बोलो जी ऐसे नाउ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग ये पढ़ेंगे, कल हम इसकी बात करेंगे, लंबा टॉपिक है, 5-10 मिनट में हो नहीं पाएगा, इसलिए आपके साथ बात करके टाइम पास कर रहे थे। बोलो ठीक है, तो आप बाकी की चीजें अगले कल पढ़ाएंगे, यहाँ से कल शुरू करेंगे। हैव अ नाइस वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। इंट्रोडक्शन कर लिया है, इन्फ्लेशन अभी हम कर रहे हैं। अभी तक के डिस्कशन में हमने मुद्रास्फीति में सीखा कि मुद्रास्फीति क्या होती है, अविस्फीति क्या होती है, और मुद्रास्फीति और अविस्फीति कब कब होती है। साथ में हमने देखा कि मुद्रास्फीति के प्रकार, मांग जनित, लागत जनित, उपभोक्ता करे तो मांग जनित, उत्पादक करे तो लागत जनित। साथ में हमने बात करी निर्मित मुद्रास्फीति, जहां पे हमने देखा कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं, इसके साथ साथ लोगों की मजदूरी बढ़ती है, और फिर मजदूरी बढ़ेगी तो लोगों की जेब में पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन आएगा, तो मतलब प्राइस मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति कहते हैं या निर्मित मुद्रास्फीति। साथ में हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे फिलिप्स कर्व किसे कहते हैं, साथ में स्टैगफ्लेशन एक शब्द है आज, फिर हम बात करेंगे। मैंने आपको लेकिन क्या मैंने आपको एक हेडिंग लगा के छोड़ा था, ठीक है वहीं पे करेंगे, अभी हम बात कर लेंगे। मैंने आपको बताया स्क्यूफ्लेशन, मैंने बताया श्रिंकफ्लेशन, मैंने कहा कोर इन्फ्लेशन, मैंने कहा हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये सब चीजें सीख गए। आज हम बात कर रहे थे भारत में मुद्रास्फीति के मापन की विधियां, तो आपने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, आज हमें उसकी आगे बात करनी है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने की विधियां। तो भारत में मुद्रास्फीति 3 तरीके से मापते हैं, नंबर 1 सीपीआई, नंबर 2 डब्ल्यूपीआई एंड नंबर 3 जीडीपी डिफ्लेटर, ऐसा कुछ है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीपीआई। ऑनलाइन सारे स्टूडेंट थम्स अप करो सो दैट मुझे समझ में आए कि यहाँ तक सब कुछ ओके है, और फिर हम आगे चलते हैं, राइट। चलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि भारत में मुद्रास्फीति के मापन की विधियां। तो सबसे पहला है सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए पहले तो एक ही क्वेश्चन सिंपल है, और पहला सवाल क्या, ध्यान सुनेंगे, पहला सवाल तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में मुद्रास्फीति मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है या नहीं है। तो अगर हमें यह पता है कि भारत में 3 तरीके हैं, थैंक यू ऑनलाइन, थैंक यू एवरीवन। भारत में दोस्तों तो 3 तरीके हैं मुद्रास्फीति मापने के, एक है सीपीआई, दूसरा है डब्ल्यूपीआई और तीसरा है जीडीपी डिफ्लेटर। पहला सवाल क्लियर। अब बात करें कि सीपीआई क्या है, और साइमल्टेनियसली हम बात कर लेंगे कि डब्ल्यूपीआई क्या है। तो आप अलग पन्ने पे लिखेंगे सीपीआई और एक साइड लिख लेंगे डब्ल्यूपीआई, दैट इज डब्ल्यूपीआई बोले तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट इज डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक कीमत सूचकांक। तो मेरे प्यारे साथियों पहले हम सीपीआई डब्ल्यूपीआई पढ़ेंगे, फिर बाद में एक टर्म है जीडीपी डिफ्लेटर, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। तो दोस्तों मेरे पास ये 2 तरीके हैं भारत में मुद्रास्फीति के मापन के, एक सीपीआई और दूसरा डब्ल्यूपीआई। क्या है ये, देखो दोस्तों पहले हम एक एक करके इन वर्ड्स को देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सूचकांक, इंडेक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, सूचकांक किसे कहते हैं। सो इंडेक्स का मतलब है, सूचकांक का मतलब है, इंडेक्स किसे कहते हैं, सूचकांक किसे कहते हैं। तो दोस्तों इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर हम बात करें तो देखिए आपकी कॉपी में साफ साफ लिखा होता है, यहाँ पर लिखा है इंडेक्स, बोलो लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है इंडेक्स। तो इंडेक्स में आप क्या भरते हैं, ये देखो डेट भी लिखी है, इतने इतने तारीख को ये टॉपिक कवर करे हो चुके हैं, ये होता है इंडेक्स। अगर हमें डिक्शनरी में इंडेक्स की मीनिंग देखनी हो, सूचकांक का मतलब देखना हो, तो सूचकांक का मतलब होता है एक समय अवधि में परिवर्तन, इसे बोलते हैं सूचकांक। अगर हमें सूचकांक की मीनिंग देखनी हो, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स। सो इंडेक्स का मतलब होता है चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक जो समय अवधि है इसमें कितना चेंज हुआ, परिवर्तन, इसे कहते हैं सूचकांक। क्लियर। अभी देखो यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर प्राइस, यहाँ लिखा होलसेल प्राइस। तो मेरे प्यारे साथियों 2 कीमतें होती हैं, एक होता है जैसे हम बोलते हैं खुदरा कीमतें, खुदरा कीमतें इंग्लिश में कहते हैं रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस, और एक शब्द होता है थोक कीमत, थोक कीमत, जिसे कहते हैं होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस। आप बाजार में गए और आपने कहा भाई साहब 2 किलो चीनी दे दो, और आप गए और आपने कहा भाई साहब गाड़ी खड़ी है 5 क्विंटल चीनी रख दो, तो मुझे लगता है आप समझ गए खुदरा और होलसेल क्या होता है। दोस्तों जहां हम देखें कि खुदरा कीमतों में परिवर्तन, खुदरा कीमतों में परिवर्तन,
दोस्तों खुदरा कीमतों में एक समय अवधि में कितना परिवर्तन हुआ बाजार में इज कॉल्ड सीपीआई। बोलो जय हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ गए? और कॉमन सेंस से समझ गए कि जब होलसेल कीमतों में क्या देखेंगे परिवर्तन, तो क्या कहेंगे डब्ल्यूपीआई। अगर मुझे बताता हूं सीपीआई की मीनिंग, तो सीपीआई की मीनिंग बिल्कुल सिंपल है कि सीपीआई का मतलब है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मतलब है यह मापता है कि एक अर्थव्यवस्था में एक समय अवधि में खुदरा कीमतों में परिवर्तन कितना हुआ, ये मापता है सीपीआई। और डब्ल्यूपीआई मापता है कि एक अर्थव्यवस्था में एक समय अवधि में थोक कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ, दैट इज सीपीआई एंड अनदर वन इज डब्ल्यूपीआई। इज इट ऑल राइट? दूसरी बात, सारे लोग ध्यान सुनिए, दूसरी बात आप मुझे ये बताएंगे कि दोस्तों खुदरा कीमतें किसके लिए होती और थोक कीमतें किसके लिए होती? ये तो हमारी क्लास का सबसे गधा स्टूडेंट बता देता है। तो खुदरा कीमतें किसके लिए होती हैं? उपभोक्ता के लिए। तो सिंपल सी बात है, सीपीआई देखना सुनना, सीपीआई बताता है कि जो उपभोक्ता हैं इनके लिए बाजार में कितनी महंगाई है, मतलब उपभोक्ताओं के लिए महंगाई के मापन के लिए क्या है, प्रथम बात। और अगर हम देख रहे हैं कि एक समय अवधि में थोक कीमतों में परिवर्तन कितना हुआ, और थोक कीमतें किसके लिए होती हैं? उत्पादकों के लिए। तो अगर हमें देखना हो कि उत्पादकों या बाजार में थोक विक्रेताओं के लिए महंगाई कितनी है, तो हम किसे देखेंगे? डब्ल्यूपीआई। और हमें देखनी है कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के लिए महंगाई कितनी है, तो किसे देखेंगे? सीपीआई। मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ गया? दैट्स इट। तो देखो कंक्लूड करें एक लाइन में कि सीपीआई बताता है कि खुदरा कीमतों में परिवर्तन अर्थात उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति की स्थिति, दैट इज सीपीआई। और डब्ल्यूपीआई बताता है थोक कीमतों में परिवर्तन अर्थात उत्पादकों और थोक विक्रेताओं के लिए मुद्रास्फीति की स्थिति या मुद्रास्फीति के मापन का सूचकांक। समझ में आ गया? पक्का? दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो सीपीआई है इसमें हम देखते हैं सीपीआई के प्रकार। सीपीआई के प्रकार दोस्तों एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं सीपीआई कृषि श्रमिक, सीपीआई कृषि श्रमिक, राइट। दूसरा है सीपीआई सीपीआई ग्रामीण श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक। तीसरा है सीपीआई औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। चौथा है सीपीआई ग्रामीण रूरल, एक और है सीपीआई शहरी, एक और है सीपीआई संयुक्त है, मींस रूरल प्लस अर्बन, ग्रामीण प्लस शहरी। दिस इज रूरल, बाद में आप समझ नहीं पाएंगे, दिस इज यू अर्बन। नाउ दिस इज कॉल्ड सीपीआई एएल एग्रीकल्चरल लेबरर्स, सीपीआई आरएल रूरल लेबर, सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर्स। मेरे प्यारे साथियों भारत में सीपीआई इतने अलग अलग टाइप्स के हैं। अब दूसरा तो तरीका है कि आप इन्हें रट्टा मार लो कि सीपीआई कितने टाइप्स के हैं, फलाना दिमाग का काम हो गया। एक और तरीका है कि आप इन्हें समझ भी लो ये सीपीआई का मतलब क्या है। सीपीआई आरएल एएल आईडब्ल्यू आर यू कंबाइन क्या है ये, ध्यान सुनना। कुल मिलाकर मैं एक नया सीपीआई बना रहा हूं अभी, इसको साइड में रख दो। एक नया सीपीआई बनाते हैं, सीपीआई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। जैसा बताओ, गोली मारो उनको, अभी मुझे सुनो। मैं आज एक नया सीपीआई बनाता हूं, सीपीआई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, प्रतियोगी अभ्यर्थी, प्रतियोगी आप लोगों के लिए। अब आप जब प्रतियोगिता या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने आते हो कि नहीं, तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने आते हो तो सबसे पहले आपको जब पटना में आना है तो आप को सबसे पहले कोचिंग की फीस देनी है, बोलो तो नहीं देनी है। नंबर 2, आप जहां पे रहोगे आपको अपने एकोमोडेशन रहने का जुगाड़ देखनी है, चाहे हॉस्टल हो, पीजी हो, कमरा हो, कुछ भी हो। नंबर 3, आपको वहां खाने के लिए खर्चा करेंगे, आप खाने के लिए पे करेंगे। नंबर 4, आप वहां पर स्टेशनरी के लिए आपको पैसा चाहिए, किताबें कॉपी, बोलो जी यस। नंबर 5, आपको अपने कपड़े जूते चप्पलों के लिए पैसा चाहिए, बोलो जी हाँ। नंबर 6, अपने थोड़े बहुत अय्याशी के लिए पैसा चाहिए, चाय चू करनी है, किसी को भी मिल गया यहाँ तो एनआईटी घुमाना है, कभी मूवी वूवी दिखाने ले जाना है, क्या दिक्कत है दोस्तों? यही उम्र पे तो करोगे, यस और नॉट? हाँ तो आराम से करो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी शिकवा ना रह जाए कि ऐसा कर लेते तो और अच्छा हो जाता, राइट। खूब अपना काम करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोस्तों अगर हम बात करें तो आप लोगों को ये सब चीजें चाहिए, तो मैंने बनाया सीपीआई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। इसमें मैं क्या मापूंगा? इसमें मैं मापूंगा कि जब बच्चे पटना आते हैं, थैंक यू दीप जी, तो जब बच्चे पटना आते हैं तो पटना आते समय कि यहाँ पर वो जिन जिन चीजों पर अपना पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो कोचिंग की फीस हो फिर से एक बार, चाहे वो एकोमोडेशन के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो, कपड़े जूते चप्पल स्टेशनरी आदि, इतनी चीजों पे जो पैसा खर्च करते हैं, इन सब चीजों के एवरीवन बस खत्म हो रहा, इन सब चीजों के पहले प्राइसेस क्या थे और इन सब चीजों के आज प्राइसेस क्या हैं, इनकी चीजों की कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ, मैं कहूंगा सीपीआई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में कृषि क्षेत्र में जो लेबरर्स हैं वो जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन वस्तुओं की कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ, ये मापता है सीपीआई एएल एग्रीकल्चरल लेबरर्स। जो हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक हैं वो जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनमें कितना परिवर्तन हुआ, दैट इज सीपीआई आरएल ग्रामीण श्रमिक। और जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे मैं कोचिंग इंडस्ट्री में करता हूं, आपके पापा माता पिता किसी और उद्योग में करते होंगे, उनमें वो जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनमें कितना परिवर्तन हुआ, दैट इज सीपीआई आईडब्ल्यू। पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ, सीपीआई ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में कितना हुआ, शहरी, और दोनों में संयुक्त रूप से कितना हुआ, तो सीपीआई संयुक्त। क्या ये प्रकार समझ में आ गए? अगर आज नहीं आए तो मानना जीवन में आप कभी नहीं आएंगे, ये भी मान लेना। कम ऑन यस और नॉट? दोस्तों क्या सीपीआई के प्रकार समझ में आ गए ना? अगर हम बात करें तो पेपर में क्या हो रहा है, पेपर में आता है, आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो ऊपर के ये 3 दिख रहे हैं, दैट इज सीपीआई कृषि श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक, इनका मापन करता है श्रम ब्यूरो, इनका मापन करता है श्रम ब्यूरो, इनका मापन करता है श्रम ब्यूरो। और श्रम ब्यूरो आता है एक मंत्रालय के अंदर जिसे कहते हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय। मेरे प्यारे साथियों एक मंत्रालय भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसे मैं सिर्फ शॉर्ट में अंग्रेजी में लिखता हूं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय है, उसके अंदर आता है श्रम ब्यूरो। और हमारे देश में ये जो सीपीआई आरएल एएल और आईडब्ल्यू है, इनके मापने का काम किसका है? सीपीआई, इनके मापने का काम है श्रम ब्यूरो का। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पीवाईक्यू में पढ़ते रहिएगा, आपको मिलेगा, राइट। दोस्तों हमारे देश में सीपीआई रूरल, अर्बन और कंबाइंड, लास्ट के 3 ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, इनके मापने का काम हमारे देश में करता है एनएसओ। एनएसओ बोले तो नेशनल दोस्तों स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट इज कॉल्ड, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय
सांख्यिक, राष्ट्रीय सांख्यिक या सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और दोस्तों ये काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री, में बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, घर जाके या गूगल से बाद में लिख लेना, मॉस्पी। पूरा नाम बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ, अगर आप सुन के लिखना चाहें इधर लिख तो पाएंगे नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, इसका नाम है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो हमारे हिंदुस्तान का सरल भाषा में सांख्यिकी मंत्रालय, तो हमारे हिंदुस्तान का एक मॉस्पी नाम का मंत्रालय है, उसके अंदर एनएसओ काम करता है, और एनएसओ भारत में सीपीआई, ग्रामीण, श्रमिक और संयुक्त का मापन करता है। क्या बात समझे? तो अगर और लास्ट पॉइंट, ऑनलाइन फोकस करना, फोकस करना। अगर एग्जाम में ये ना आए कि सीपीआई, ग्रामीण श्रमिक, कृषि श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक, जो भी नाम नहीं आए, अगर मान लो पेपर में आ जाए कि भारत में सीपीआई का मापन कौन करता है, तो आप आंसर देंगे एनएसओ। क्यों देंगे वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, क्यों? मेरा मन दोस्तों, कम ऑन, तो वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बोलो जी यस कि अगर मान लो कुछ भी लिख के नहीं आया और सिर्फ ये लिख के आया कि भारत में सीपीआई का मापन कौन करता है, तो आंसर क्या दोगे? थोड़ी एनएसओ की कहानी बता दीजिए, एनएसओ की कहानी बता दीजिए। हाँ लो कहानी सुनो दोस्तों, ये बताओ कि क्या मैंने कहा कि सीपीआई का मापन या डब्ल्यूपीआई का मापन, दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जब हम सीपीआई का मापन करेंगे तो क्या आंकड़ों को एकत्रित करना पड़ेगा कि नहीं? भाई अगर हम ये देखना चाहते हैं, कॉमन सेंस से सोचो, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि पहले कीमतें क्या थी, आज कीमतें क्या हैं, तो क्या आंकड़ों को एकत्रित करना पड़ेगा कि नहीं? कि पूरे भारत में कीमतों को देखना पड़ेगा कितनी थी कितनी हैं। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में 1950 में एक संस्थान का जन्म होता है जिसका नाम था एनएसएसओ, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। हमारे हिंदुस्तान में एक कार्यालय था जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रतिदर्श दोस्तों सर्वेक्षण नहीं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श तो सर्वेक्षण कार्यालय, हाँ सॉरी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। तो हमारे हिंदुस्तान में पहले एक ऑफिस था जिसका नाम था एनएसएसओ। इसका काम था दोस्तों सिर्फ एक, टू कलेक्ट द डेटा। इतनी इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, नहीं आते हो तो चपरासी बनने की सोचो, दरोगा बनने की नहीं। टू कलेक्ट द डेटा, तो इसका काम था दोस्तों डेटा कलेक्शन का, मतलब पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग चीजों के आंकड़ों को एकत्रित करने का काम करता था एनएसएसओ। इज इट ऑलराइट? दोस्तों बाद में जाकर 1951 में एक और संस्थान का जन्म होता है 1951 में, जिसका नाम था सीएसओ। बोले तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय। एवरीवन क्या नाम था? केंद्रीय सांख्यिक कार्यालय, सांख्यिकी कह लो, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, हमारे हिंदुस्तान में जो सीपीआई हो गया या और भी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय हो गया, इन सबको मापने का काम सीएसओ करता था। कौन करता था? अगर आज आप पुराना सवाल पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा सीपीआई का मापन कौन करता था, तो सीएसओ आंसर होगा। लेकिन हुआ क्या मेरे प्यारे प्यारे साथियों? हुआ ये कि ये लो एनएसएसओ प्लस सीएसओ, इन दोनों को मिलाकर 23 मई 2019 में बना दिया गया एनएसओ। तो दिस इज द कहानी ऑफ एनएसओ। क्लियर? तो दोस्तों अभी हमारे हिंदुस्तान में ध्यान से समझना, सीपीआई के लिए आंकड़ों को एकत्रित करने का काम था एनएसएसओ का, और सीपीआई को कैलकुलेट करने का काम था सीएसओ का। या राष्ट्रीय आय, जैसे हम देश जीडीपी, तो अगर हम अपने देश में जीडीपी निकाल रहे हैं या राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं, कॉमन सेंस लगाओ यार, मुझे क्या सुन रहे हैं, वैसे लगाओ कि जब देश में जीडीपी या राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं तो इसके लिए हमें आंकड़े चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। दोस्तों तो हमारे हिंदुस्तान में आंकड़ों को एकत्रित करने का काम करता था एनएसएसओ, राष्ट्रीय आय के या जीडीपी के, और राष्ट्रीय आय का मापन करता था कौन? सीएसओ। लेकिन 23 मई 2019 में इन दोनों को मर्ज करके बना दिया। तो हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आय का आंकड़ों को एकत्रित करने का काम भी किसका है? एनएसओ। राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति वगैरह मापने का काम भी किसका है? आई थिंक इतनी बात हमारे सभी विद्यार्थी समझ गए। थोड़ा आगे चला जाए ना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो ग्रामीण शहरी संयुक्त है, पेपर में क्या आएगा, अपन को यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ ज्ञानी नहीं बनना है। क्या कहा मैंने? अपन लोगों को ज्ञानी नहीं बनना है। और आप ये बात मेरा थंब रूल अपनी जेब में, ऊपर वाली जेब में डाल लो अच्छी तरह, कि अपन को क्लासरूम में या केजीएस में ज्ञानी नहीं बनना। अपन को दोस्तों सिर्फ इतना पढ़ना है कि पेपर सॉल्व हो जाए, नौकरी मिल जाए, और बाद में मूड होगा तो ज्ञानी बन जाएंगे, अगर मूड होगा तो। क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, याद रखना डॉक्टर भरत का स्टेटमेंट कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इसमें आपको बनना होता है रिपोर्टर, ना कि डॉक्टर। और डॉक्टर और रिपोर्टर में बहुत अंतर है, तो आप बनेंगे रिपोर्टर, ना कि बनने की तलाश में रहे डॉक्टर। तो अपन को बहुत अंतर, जैसे डॉक्टर होता है कान का डॉक्टर, तो उसको कान के बारे में, या आंख का डॉक्टर, उसको ए टू जेड पता होता है। अरे बोलो ऐसे, फिर उसको हड्डी बड्डी दिमाग इन सब के बारे में कुछ पता नहीं होता। बोलो होता है क्या? होता है क्या? होता है क्या? लेकिन रिपोर्टर क्या होता? आज दोस्तों वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप की न्यूज़ सुना रहे, फिर पॉलिटिक्स की न्यूज़ पे आ गए, फिर युद्ध हो गया उसकी न्यूज़ पे आ गए। रिपोर्टर को सब नॉलेज होती, लेकिन थोड़ी थोड़ी, बस आपको वही बनना है। आप इतना पढ़िए विषयों को कि आप रिपोर्टर बन जाए, इतना किसी विषय में ना डूब जाए। मान लो किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी लगने लगी कि इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहा वो, अरे बोलो ऐसे, तो फिर क्या होगा? सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। और कई बार मैं ये क्यों टोकता हूँ बीच बीच में कि कई बार बच्चों को ऐसा होने लगता है 7-8 क्लास के बाद दोस्तों वो झूमने लगते हैं इकोनॉमिक्स में, और इतने खो जाते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट उठाने का मन नहीं करता। फिर हम उन्हें टोकते हैं, भाई देखो ये तो हमारी कला है पढ़ाने की, ये तुम सम्मोहित हो चुके हो, लेकिन इतना भी सम्मोहन में मत आओ। कम ऑन, यस और नॉट? नहीं देगा, एलएम सचेत करते हैं भाई, इतना भी मत पढ़ो, सिर्फ उतना पढ़ो जितना जरूरत है। नहीं देगा तो प्लीज बी अवेयर ऑफ लाइक मेरे सम्मोहन से। कम ऑन, राइट और नॉट? दोस्तों इतना भी सम्मोहित नहीं हो जाना कि लगे कि यार दूसरा सब्जेक्ट तो है ही नहीं। बीच बीच में हम टोकते रहेंगे कि बेटा देखो रिपोर्टर बनना है, डॉक्टर नहीं, तो इतना पढ़ो। कम ऑन, यस और नॉट? तो आपका क्वेश्चन निपट जाएगा, लिख आएगा सीपीआई का मापन कौन करता है? एनएसओ। खत्म बात। यहाँ देखो डब्ल्यूपीआई का मापन, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में कोई टाइप्स नहीं है, इसलिए डायरेक्टली याद रखो, इसका मापन करने का काम दिया गया है आर्थिक सलाहकारी कार्यालय को। आर्थिक सलाहकारी कार्यालय, शॉर्ट में इसको कहते हैं ओईए, लेकिन मैं इंग्लिश में पूरा लिख रहा हूं, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, शॉर्ट में कहते हैं ओईए, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, ओईए। ये काम करता है दोस्तों डीपीआईआईटी के अंतर्गत, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। लेकिन आपको क्या याद रखना है? सिर्फ डीपीआईआईटी। आपको क्या रखना है? सिर्फ डीपीआईआईटी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो डीपीआईआईटी है ये काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री कॉल्ड मोल, बस नो, अंडर द मिनिस्ट्री कॉल्ड मुकाय।
भाई इतना ही लिख रहा मैं अभी, आपका मन हो तो आप घर जाके इसको लिख लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय। तो हमारे हिंदुस्तान में एक मंत्रालय है वाणिज्य और औद्योगिक मंत्रालय, उसके अंतर्गत एक विभाग आता है DPIIT, बाद में जाए फुल फॉर्म बाद में करते रहना। तो फिलहाल इतना याद रखो कि CPI का मापन करता है कौन, और WPI का मापन करता है DPIIT। एवरीवन DPIIT, क्या इतनी बात समझे? चलो अब एक बात और बताओ, मैं बहुत देर से बोले जा रहा हूं, बहुत देर से बोले जा रहा हूं कि CPI का मापन जो होता है उसमें देखते हैं कि पहले प्राइस कितने थे, आज प्राइस कितने हैं, कितना चेंज हुआ, बोलो यही देखते हैं। तो अब मुद्दे की बात हो, मेरा प्रश्न ये कि पहले का मतलब क्या, पहले का मतलब क्या? दोस्तों पहले का मतलब एक बेस ईयर, एवरीवन एक बेस ईयर, आधार वर्ष। जरा ध्यान समझना, आधार वर्ष का मतलब है दोस्तों कि हम इसमें क्या करा हमने, CPI में 2012, पहले था 2010, इसलिए ब्रैकेट में लिखा, CPI में हमने बेस ईयर लिया है 2012, और WPI का जो आधार वर्ष है, WPI का जो आधार वर्ष है वो है 2011-12, 2011-12, और पहले था 2004-2005। बस बस क्या मतलब है इसका, बता दें क्या? जैसे सुनो, ध्यान समझना, CPI का मापन मासिक आधारित होता है, मंथली, और WPI का मापन भी मासिक होता है। ध्यान समझना, हमारे हिंदुस्तान में सरकार हर महीने CPI का मापन करती है और WPI का। प्लीज फोकस करेंगे, आज कितनी तारीख है? 24, दोस्तों 24/11 बोले तो नवंबर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर महीने जो इन्फ्लेशन होता है, इसका जो आंकड़ा है वो 14, 15, 16 तारीख के बीच आता है। इसके बीच आता है, कभी 14 में, कभी 15 में, कभी 16 में, कभी 17 में, ऐसे आता है, राइट? दोस्तों हमारे देश में जो CPI है, ये WPI है। अगर आपने ये सेंटेंस मेरा नहीं सुना और नहीं समझा तो जीवन भर ये ऐसे लटका रहेगा, कभी समझ नहीं पाओगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि मुद्रास्फीति अच्छी है लेकिन कंडीशन अप्लाई, जल्दी बताओ कंडीशन, 4% प्लस माइनस 2%, याद आया? तो दोस्तों उस समय आपके मन में एक प्रश्न आ रहा था कि गुरुजी वर्तमान में भारत में महंगाई कितनी है, बोलो आ रहा था? बस मैं उसके बिल्कुल करीब हूं, बस हम वहीं पहुंचा रहे हैं आपको। लेकिन आप ध्यान से सुनो, हम हर महीने महंगाई को मापते हैं, अभी हमें देखना अक्टूबर में महंगाई कितनी है, तो ये आ गया नवंबर 12, 13, 14, 15 के लगभग डेटा, बोलो जी यस। नवंबर की महंगाई दिसंबर में पता चल जाएगी। तो फिलहाल अगर मुझे अक्टूबर, मंथली मैंने कहा मंथली आती है, अगर मुझे अक्टूबर 2025 में महंगाई देखनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा अक्टूबर 2024 में प्राइस कितना था, और अक्टूबर 2025 में कितना है, और आधार उसके बेस पे निकाल लूंगा, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। इतनी गणित तो आती होगी मैं सोच रहा हूं, दरोगा के पेपर में प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला क्या होता है, परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, यही होता है। ये तो पता है कि ये भी नहीं पता, ये बिल्कुल ढक्कन हो गया है, इतना इतना तो आता ही होगा, प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला बताओ। पहले क्लास में 100 स्टूडेंट थे पिछले साल, इस साल क्लास में 100 नहीं, पहले थे 80 स्टूडेंट, 100 से तुरंत जाएगा, अब हो गए दोस्तों 88 स्टूडेंट। अब मुझे निकालना हो कितने प्रतिशत स्टूडेंट बढ़े, तो आप क्या करोगे, 88 माइनस 80 अपॉन 80 इनटू 100, बोलो जी यस। जब मोड़ी को जो नहीं आ रहा होता, कहां फट के आ गए मुंह उठा के, दरोगा बनेंगे। दोस्तों बेसिक चीजें आनी चाहिए, और ये क्यों नहीं आती, ये तो कोई कोचिंग में सिखाएगा क्या, ये तो 7वीं 8वीं में सीखा अपन ने। लेकिन तुम्हारा मकसद क्या था, कि तुम्हारा मकसद था सिर्फ स्कूल में पास होने का, लेकिन अपन ने जब 7वीं 8वीं करी तो अपना मकसद था, हमारे पिताजी ने बिल्कुल समझा दिया कि बेटा जो पढ़ रहा है जीवन भर काम आएगा। 12वीं तक अगर कोई स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ ले, उसे जीवन में ना तो किसी कोचिंग, ना किसी टीचर, ना किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुम्हारी क्या समस्या है, तुम 12वीं तक ही नहीं पढ़े, वो छोड़ो, खर्रा मिल गया भाई देख के लेके आए, या कहीं आमा से देख के लिखा है। असली जो पढ़ाई होती है वो 12वीं तक होती है बस, उसके बाद तो पढ़ाई होती ही नहीं है, बोलो जी यस। उसके बाद तो कुछ और ही होता है, थोड़ा बताएंगे क्या होता, इतने तो समझदार हैं आप लोग, है कि नहीं? मैंने भी ऐसे किया दोस्तों, पता है, देखिए ज्यादा पता है। तो दोस्तों क्या ये मासिक का मतलब समझ में आया? तो हम निकालेंगे अक्टूबर 2000 में और अक्टूबर 2025 में कीमतों के औसत प्राइस निकाल लिए और देखा कितने बड़े, दैट इज मासिक, बोलो समझिए। एक बात और, एंड द लास्ट स्टेटमेंट, और वो ये कि मैं CPI और WPI की जब बात कर रहा हूं तो मैं इतनी देर से बोले जा रहा पिछले 20 मिनट से कि पहले प्राइसेस इतने थे, आज प्राइसेस इतने हैं। और दोस्तों मैंने कहा इनका मेजरमेंट हर महीने होता है, हर महीने। तो मुझे बताओ कि भारत में तो करोड़ों गुड्स एंड सर्विसेज है, और मैंने इन्फ्लेशन की पहली लाइन में बोला था ये कीमत का मापन है या सामान्य कीमत का, सामान्य कीमत का। दोस्तों बताओ दोस्तों, पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें वो भी मुझे हर महीने मापनी है, क्या संभव लग रहा है? लग रहा है? तो इसलिए हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने एक टोकरी बना ली और उस टोकरी में कुछ सिलेक्टेड वस्तुओं को रख दिया। यहाँ देखो, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, और हर महीने चाहे आप CPI निकालें या WPI, सरकार इन्हीं को, और हम कहते हैं नंबर ऑफ आइटम्स, आइटम्स का मतलब हिंदी में कहते हैं मदों, तो मदों की संख्या, मदों की संख्या समझना। सरकार ने क्या किया, थोड़ा गौर से देखो तब पता चलेगा कि CPI ग्रामीण और शहरी स्तर पर निकलता है। हाँ बोलो, CPI ग्रामीण और शहरी स्तर पर निकलता है। तो हमारे हिंदुस्तान में CPI ग्रामीण के लिए 448 गुड्स एंड सर्विसेज शामिल किए गए, और CPI शहरी क्षेत्र के लिए 460 गुड्स एंड सर्विसेज शामिल किए गए। लो जी, कितने बच्चे बहुत अच्छी तरह समझ गए, हाथ ऊपर करें प्लीज, बस खत्म। तो दोस्तों इतनी, इनमें से 2-4% ही दरोगा बनेंगे, सब थोड़ा बन जाएंगे। तो दोस्तों हमारी सरकार ने एक बास्केट ली, ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई के मापने के लिए 448 वस्तुओं और सेवाएं रख ली, शहरी क्षेत्र के लिए 460। और दोस्तों हर बार जब भी महीने में CPI निकालते हैं तो इन्हीं वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को देख लेते हैं, बोलो क्लियर। और WPI के लिए जो आइटम्स हैं, जो मदें हैं, वो हैं 697। लेकिन यहाँ पर जरा गौर से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, वस्तुएं सिर्फ, वस्तुएं ब्रैकेट में लिख दिया सिर्फ। आप यहाँ देखो वस्तुएं और सेवाएं, आप सोचो क्या होलसेल में आप सेवाओं को खरीदते हो? नहीं खरीदते हो। तो WPI तो थोक कीमतों में परिवर्तन बताती है ना, तो इसमें सिर्फ क्या शामिल है, वस्तुएं। और 697 पहले थी 676, समय समय पर हमेशा बदलती रहती है, तो अभी ये 697। दैट्स ऑल अबाउट CPI एंड WPI। कुछ आइडिया मिला कि CPI और WPI क्या है। तो भारत में देखो, कंक्लूड करूंगा, तो भारत में मुद्रास्फीति का मापन 2 स्तरीय होता है, उपभोक्ताओं के लिए CPI और उत्पादकों के लिए WPI। सही है। CPI का मापन दोस्तों NSO करता है, WPI का मापन DPIIT करता है। सही है। CPI का आधार वर्ष 2012 है, WPI का 2011 है। CPI जो है इसके लिए नंबर ऑफ आइटम 448, 460 ग्रामीण और शहरी रिस्पेक्टिवली, और इसके लिए 697। खत्म, इतना ही सब टॉपिक है, बोलो समझिए। पक्का कुछ बातें नोट करके लिखवा दें।
तो इसके बाद आप दोस्तों कुछ बातें नोट करके लिखेंगे, और नोट करके क्या लिखेंगे, जैसे नंबर 1 सीपीआई में सर्वाधिक भार, सर्वाधिक भार खाद्य, खाद्य एवं पेय पदार्थ, पेय पदार्थ को दिया जाता है। बस अभी क्या है दोस्तों, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, इतना पढ़ोगे तो पगला जाओगे। बाकी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं, रुक जाओ ध्यान से सुन लो। अभी तो मैंने सिर्फ शॉर्टकट लेके निपट गया कि 448 एंड 460 आइटम्स हैं। आप गौर से देखो, यहाँ लिखा है मैंने 448 460, बोलो क्लियर। इनको भी क्या किया, हमारी सरकार बहुत चंट है, टोकरी ली, उसमें अलग अलग खाने बना दिए। ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझ में अच्छी बात नहीं है तो बस ऊपर वाली लाइन रटो, आगे चलो। अलग अलग खाने बना दिए, इसमें रख दिया फूड एंड बेवरेजेस, खाद्य और पेय पदार्थ, इसमें रख दिया हाउसिंग, इसमें रख दिया फुटवियर एंड क्लोथिंग, क्लोथिंग्स एंड फुटवियर, कपड़े एवं जूते चप्पल, यहाँ रख दिया फ्यूल एंड एनर्जी, फ्यूल एंड एनर्जी, राइट। ऐसी दोस्तों अलग अलग आइटम्स रख दिए, तो हमने इनको अलग अलग श्रेणी में बांट दिया। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया वो किसको दिया गया, खाद्य एवं पेय पदार्थ। देखो पता नहीं आप मुझे समझ पा रहे हैं या नहीं, मैं तो पता नहीं आपको मैं समझा पा रहा है नहीं। वैसे मैं इतने डिटेल में पढ़ा नहीं रहा जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको सीपीआई आइटम्स वेटेज, बस वेटेज, डब्ल्यू वेटेज आ गया, सीपीआई आइटम्स वेटेजेस, लुक एट दिस। ये देखो आपको यहाँ से समझ लो आप, ये हमारा सीपीआई है। सीपीआई में हमने क्या देखो लिखा, सीपीआई आइटम्स लिखा है, यहाँ देखो हमने कहा खाद्य एवं पेय पदार्थ कितने परसेंट है, 46% है। यहाँ देखो हाउसिंग, आवास, यहाँ सारे लोग यहाँ देखो फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग, पान टोबैको एंड टॉक्सिन मिसलेनियस। मतलब सीपीआई को हमने इन आइटम्स में बांट दिया। नहीं समझ पाए मैंने कितने अच्छी तरह समझाया। ये जो टोकरी है इसमें 448 और 460 आइटम्स हैं दोस्तों, इनमें अलग अलग खाने कर दिए। मतलब जो सिलेक्टेड जो वस्तुएं चुनी, कुछ खाद्य पेय पदार्थ से चुनी, कुछ फ्यूल लाइट से चुनी, कुछ पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, कुछ और नशीले पदार्थ दोस्तों, इसके अलावा हाउसिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, अरे बोलो ऐसे। तो इन सब आइटम्स के अलग अलग सेक्शन कर दिए। तो बस मैंने ये नोट में लिखवाया कि सीपीआई में सर्वाधिक भार किसका है, खाद्य पेय पदार्थ 45.86%। बस अगर एग्जाम में आएगा, मैंने कहा ना रिपोर्टर बनो, रिपोर्टर बनो। अब तुम डॉक्टर बनोगे तो इतना रटना पड़ेगा, किसका कितना प्रोडक्ट का वेटेज है, कितना किसका वेटेज है, ये सब मत रटो। इतना रटो कि सीपीआई की बास्केट में सबसे ज्यादा भार किन वस्तुओं का है। तो एग्जाम में लिखा होगा खाद्य और पेय पदार्थ, टेक मारो, अधिकारी बनो, आगे जाओ, खत्म बात, बोलो जी यस। इसी तरह से अगर हम डब्ल्यूपीआई की बास्केट में देखते हैं कि डब्ल्यूपीआई के में सर्वाधिक भार, डब्ल्यूपीआई में सर्वाधिक भार, सर्वाधिक भार विनिर्माण उत्पाद को है, विनिर्माण उत्पाद, विनिर्माण उत्पाद। अब आप याद करो, मैंने तो पढ़ाया तो आपको विनिर्माण क्या होता, निर्माण और विनिर्माण, अरे बोलो यस। जैसे अभी अपने देखा कि सीपीआई की बास्केट में 448 460 आइटम्स हैं, उनमें हमने क्या क्या बनाया, खाद्य पेय पदार्थ, पान टोबैको इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग एंड फुटवियर्स, हाउसिंग, फ्यूल एंड एनर्जी, लाइट, अरे मिसलेनियस, ऐसा बांटा। लेकिन डब्ल्यूपीआई की बास्केट में 3 श्रेणी है। कितनी श्रेणी है, एक है प्राथमिक वस्तुएं, दूसरी है फ्यूल एंड लाइट, ईंधन और प्रकाश, और तीसरा विनिर्माण उत्पाद। और डब्ल्यूपीआई की बास्केट में जो 697 वस्तुएं, उनमें सबसे ज्यादा भार है विनिर्माण उत्पाद को। बस थोड़ा हवा में समझ में आ गया, बस खत्म। देखो पूरा समझना है तो यहाँ मैं एक ही चीज ले लेता हूँ, सीपीआई की जगह मैं क्या डाल दूं, डब्ल्यूपीआई। लो देख लो आप लोग, मैंने कहा डब्ल्यूपीआई में सिर्फ 3 आइटम्स हैं, देख लो, विनिर्माण उत्पाद, प्राथमिक वस्तुएं, फ्यूल और लाइट। तो आपसे और दोस्तों आप देखो इनका भार, सबसे ज्यादा भार किसको है, 64.23%। तो 64.23% जो एग्जामिनर की नजरें हैं। देखो दोस्तों हम लोग टीचर्स हैं, टीचर्स हैं, और हम लोग क्या है, हमारा बहुत स्पेशलाइजेशन है। हमारा स्पेशलाइजेशन किन चीजों पर है कि एग्जामिनर की औकात कहां तक है और एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। हम चाहें दोस्तों आपको सिर्फ 4 क्लासेस लें और 400 पॉइंट लिखवा दें बिना समझाए, और कहें जाओ जीरो जिंदगी, इन्हीं में से 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन फिर इतना लंबा क्यों पढ़ा रहे, जिससे हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दिया तुम लटक जाओगे, बोलो जी यस। इसलिए हम लोगों को सब पता है कि किस सवाल से कितने क्वेश्चन आने, क्या आना, क्यों आना, कैसे आना, कहां से आना। यही तो विशेषता है दोस्तों हमारी। इसी बात को तो कोचिंग से हम कई लाख रुपए लेते हैं, 2-3-4 लाख में पेट भी नहीं भरता दोस्तों। ये भी बता दें आपको, क्या बात समझ में आई। बहुत हैवी फीस है दोस्तों हमारी, और बहुत मोटा पैसा लेते हैं भाई साहब, और तो और पैसा नहीं लेते, और तो और चार्ज करते हैं इनसे, क्योंकि हम यहाँ नौकरी नहीं कर रहे, हम यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पैसा भी लेते हैं प्लस जीएसटी भी लेते हैं, हर 1 लाख का 18%। बोलो जी यस नॉट। विद्या माता की कसम बिल्कुल ईमानदारी से सही बोल रहे, 1 भी % झूठ नहीं है इसमें, कमाल यस नॉट। तो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि क्या आना, कितना आना, कहां से आना, क्यों आना। ऐसी थोड़ी ना, बहुत साल हो गया यार, 2011 से इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे, 6000 का ग्रेड पे था, लेवल 10 की नौकरी थी, मजा नहीं आया। क्यों दोस्तों, जितना पैसा वहां मिल रहा था उतना हमारा 7-8 दिन का भी नहीं है। क्या बात समझे हमारी, अरे ये नहीं चल पाएगा हमारे जीवन में, क्या ही करना, नहीं देगा दोस्तों। जितना वहां मिलता था यहाँ 3-4 दिन का होता है बस, और वहां महीने भर। और दूसरा यहाँ दोस्तों फ्रीडम, काम करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना है, कमाल नॉट। वहां दोस्तों डिपार्टमेंट में छुट्टी लगाओ कि घर जा रहे हैं, वो अप्रूव करेंगे तब घर जाओ। बहुत मुश्किल है दोस्तों, तुम लोगों के लिए, लेकिन अच्छा है, तुम लोग सबके अपने अपने सपने होते हैं। तो हमारा क्या शुरू से यही चल रहा, 2008 में दिल्ली पहुंचे, तभी से कोचिंग बाजी शुरू हो गई। पहले जरूरत थी क्योंकि बाप के पास इतना पैसा नहीं था, नहीं पढ़ाते तो वापस चले जाते झांसी, क्योंकि पापा पैसा भेज नहीं पाते, इतना था ही नहीं। तो फिर धीरे धीरे वो जरूरत में आनंद आने लगा, और जब अकाउंट में मोटा मोटा पैसा आया तो स्वाद आने लगा, तो लगा भाई यही सबसे सुंदर चीज है। और दोस्तों ऐसा मार्कर हाथ में आया कि जा नहीं रहा कभी, हे प्रभु ऐसे चलता रहे। दोस्तों देखो अगर हम बात करें तो क्या ये बात सबको समझ में आई, बस अपन को जितना हम पढ़ा रहे उतना आप लोग पढ़िए बस। तो दोस्तों समझाते भी जा रहे साइड साइड में क्या है चीजें, है कि नहीं। तो एक तो सिर्फ पढ़ाते जाए बच्चों की ऐसी तैसी कराओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, करने पैसा मिल जाए, लेकिन दोस्तों बार बार समझा रहे, देखो ये कहां से आया, ऐसे ऐसे करके थोड़ा समझा भी रहे। लेकिन पेपर में क्या आता है, ये आता है, बोलो जी यस। चलो अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसे मैं कर रहा हूं 5 स्टार दे रहा हूं इसे मैं, और वो क्या है ध्यान से समझना नोट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा दोस्तों, वो ये अगर आएगा तो, और वो ये हमारी सरकार दोस्तों हर महीने सीपीआई भी निकालती है, हर महीने डब्ल्यूपीआई भी निकालती है। कौन समस्या, मतलब हर महीने थोक बाजार और खुदरा बाजार दोनों में महंगाई दिखती है उपभोक्ताओं के लिए भी। और लेकिन जब हमारी सरकार को पूरे हिंदुस्तान में यह बताना होता है कि वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति, बोले तो महंगाई कितने प्रतिशत है, तब दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक, मेरे प्यारे साथियों, हमारे हिंदुस्तान में सीपीआई से भी इन्फ्लेशन मापते हैं और डब्ल्यूपीआई से भी मापते हैं, बता दिया आपको। लेकिन भारत में जब सरकार को बताना हो कि मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक, तो भारत में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक ये है, मतलब भारत में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक है सीपीआई। अगर एग्जाम में आ जाए इसके आगे तो ठीक है, नहीं आए तो सीपीआई अकेला, बाकी सीपीआई संयुक्त, ग्रामीण प्लस शहरी। तो भारत में
जब सरकार को पूरे हिंदुस्तान में ये बताना है कि मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत है, तो वो कहेगा सीपीआई, ना कि डब्ल्यूपीआई। बोलो क्लियर? तो इसका मतलब आप आज के बाद कभी भी अगर ये पढ़ते हैं कि भारत में वर्तमान में महंगाई इतने परसेंट है, तो बाय डिफॉल्ट बताओ अपने आप वो सीपीआई के बारे में बोल रहा होगा या डब्ल्यूपीआई। दैट्स इट। बोलो जी यस। आओ अब आपको दिखाते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन सा महीना, अक्टूबर। अक्टूबर सीपीआई इन इंडिया। ये लो दोस्तों, भारत में अक्टूबर के महीने में जो सीपीआई रहा है, ये देखो अक्टूबर 2025 में दो ओवरऑल सीपीआई रेट मात्र 0 मैं थोड़ा सा और अच्छा डेटा देता हूं, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहीं लिखा हो तो मुझे बताना। चलो रुको, ये देखो 12 नवंबर। देखो मैंने भी आपको बताया था कि आर्टिकल देखो, जब भी डॉक्टर भरत जो भी पढ़ाएगा वो ऐसे ही है। मैंने भी कहा था हर महीने की 12, 13, 14 को डेट आता है। और बताओ सीपीआई का मंत्रालय कौन सा है? मॉस्पी। ये देखो लिखा है मॉस्पी। ध्यान आपको बेटा, ऐसी थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ाते कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं दोस्तों, उनका इसके अलावा कहीं मन ही नहीं लग रहा होता है, फिर तो फिर अपनी पद्धति को बदल लेते हैं थोड़ा सा। देखो दोस्तों अभी भी लिखवाया एनएसओ मॉस्पी लिखवाया, तो बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पर मैं पढ़ूंगा कॉमन सेंस ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट, अभी तो बताया था आपको कि 2024 अक्टूबर 2025 अक्टूबर। बोलो जी। और मैंने कहा कि मैंने तो सिर्फ ये डाला सीपीआई 12 नवंबर 2000। ये लो इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे अब। ओहो कोई बात नहीं, मतलब अभी मंत्रालय है, काम चल रहा होगा वेबसाइट पर, इसलिए वो आ नहीं रहा। अपन घर पे जाके देख लेना आप लोग। 12 नंबर में यहाँ देख लेते, पीआईबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं लगा दिस देखो लास्ट क्लास में पढ़ाया डॉक्टर भरत स्टाइल हेडलाइन इन्फ्लेशन पढ़ाया आपको। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या बताया था? सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें हेडलाइन। या मैंने आपको एक लाइन बोली थी जो परसों से आज तक मैं इन्फ्लेशन कह रहा हूं, वही हेडलाइन है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन दोनों की बातें हैं। अरे हाँ तो बोलो, क्योंकि हेडलाइन मुद्रास्फीति सभी वस्तुओं और सेवाओं में कीमतों में परिवर्तन बताती है। तो भारत में देखो अक्टूबर 2025 में मात्र कितना है, मतलब अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो तुम्हारा दिमाग का चक्षु को बोलना चाहिए कि सर हमारे हिंदुस्तान में तो जो हमने टारगेट बनाया है इन्फ्लेशन का, उससे बहुत कम आ गया। नहीं समझ पा रहे? जो हमने लक्ष्य बनाया कि हमारा लक्ष्य क्या है 4% प्लस माइनस 2%, ये लक्ष्य है। मतलब मिनिमम इन्फ्लेशन होना चाहिए 2%, मैक्सिमम 6%, ये हमारा रेंज है। बोलो यस। 2 से नीचे जाएगा समस्या है, समस्या है। बताया था 2 से कम जा रहा है, इसका मतलब देश में पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। बोलो कहीं ना कहीं हम लोग रिसेशन की ओर जा रहे हैं। और अगर 6 से ऊपर हो जाए तो हाइपर की ओर जाने लगे, तो मुझे लग रहा आप समझिए। तो इसका मतलब भारत में इसमें तो यार बहुत समस्या आ गई। बोलो जी यस और नॉट। अब दोस्तों फूड इन्फ्लेशन अपन को कोई मतलब नहीं, छोड़ो। और दोस्तों ये सब क्यों है, ये देखो लिखा भी है इंपैक्ट ऑफ रिडक्शन इन द जीएसटी। ये इतना कम क्यों हो गया भाई साहब जीएसटी? इसकी वजह से दोस्तों जो चीज हम 1200 रुपए की खरीदते थे वो 1000 रुपए की मिलने लग रही है। आप देखो चाहे वो आप घर के लिए टाइल्स लेने जाओ, कपड़े लेने जाओ, सब चीजों पे जीएसटी क्या हो गया? कम। और चीजों के दाम क्या हो गए? कम हो गए। दैट इज जीएसटी, कारण ये हुआ है। खैर इतने डिटेल में मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, माफ करिएगा, लेकिन बस इतना देख लो सितंबर 2025 में जो रूरल अर्बन और कंबाइंड, ये देखेंगे हम। देखो ग्रामीण शहरी का संयोग पड़ा है आपको, और हमें इनसे मतलब नहीं है, संयोग से मतलब, क्योंकि मेन कौन सा, अरे यार मेन कौन सा है संयोग। दोस्तों देखो सितंबर 2025 में इन्फ्लेशन था 1.44% और अक्टूबर 2025 में इन्फ्लेशन है 0.25%। क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था लास्ट क्लास में कि वर्तमान में भारत में कितनी महंगाई है? लो जी दोस्तों, सितंबर में था 1.44% और इस समय 0.25%। दैट्स ऑल अबाउट सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। क्या आप मास्टर बन गए? बाहर निकलना चाहिए टॉपिक के, नहीं तुम पगला जाओगे। दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति के मापन के लिए एक हो गया सीपीआई, एक हो गया डब्ल्यूपीआई, और तीसरा क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर। तो लिख लो दोस्तों जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी अविस्फीति कारक। क्या दोस्तों सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के डिस्कशन में आनंद आया? क्या आज के बाद कभी किसी को सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में पढ़ा सकते हैं कि नहीं? और बाद में बता देना पढ़ाने के बाद जब हो गए वाओ क्या ज्ञान है, कहना डॉक्टर भरत ने दिया था। बोलो यस और नॉट। ना दोस्तों जीडीपी डिफ्लेटर आपको अभी कुछ समझ नहीं आएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा तब आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख लो, अभी नहीं बता सकते। बोलो यस ना। क्या बात समझे? दोस्तों आइए हम बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। बोलो यस। क्या समझ पाए तुम लोग? तो इसका मतलब होता है दोस्तों नाममात्र जीडीपी, नाममात्र जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी इनटू 100, ये फॉर्मूला होता। अब दोस्तों ये नाममात्र जीडीपी क्या है, वास्तविक जीडीपी क्या है, आप नेशनल इनकम की क्लास का इंतजार करिए। तो फिलहाल इतना हो गया है, इसको यहीं पे छोड़ के चलते हैं आगे। अगर आपके एग्जाम में आएगा कि हेडलाइन मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हो, तो ढूंढ लेना 4 में से एक ऑप्शन मिल जाएगा, नाममात्र या इसी को हम समटाइम अंकित जीडीपी भी कहते हैं। मान लो ये नहीं मिला तो अंकित जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इनटू 100। ये क्या होते हैं अंकित जीडीपी या नाममात्र और वास्तविक जीडीपी, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नेशनल इनकम की क्लास में। क्या सबको पॉइंट समझ में आ गया? चलो खैर, हमने अभी तक की क्लास में ये पढ़ा कि जो मुद्रास्फीति है उसे उसका किस किस को फायदा होता है और किसको नुकसान। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और ये पेपर में आता है। और तो और पिछले साल ही तुम्हारे दरोगा के पेपर में ये क्वेश्चन आया जो मैं बताने जा रहा। ध्यान से सुनना। अभी तक के सेशन में मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया कि मुद्रास्फीति क्या है, कैसे होती है, अच्छी है बुरी है, कितने प्रकार की है, कैसे मापी जाती है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ किसके लिए अच्छी है और किसके लिए बुरी है। तो हेडिंग लिखो, भारत में हेडिंग लिखो मुद्रास्फीति का प्रभाव, मुद्रास्फीति का प्रभाव, मुद्रास्फीति का प्रभाव। दोस्तों मुद्रास्फीति का प्रभाव मैं ऐसे लिखूंगा, हेडिंग लिखो मुद्रास्फीति का प्रभाव। यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, जिन लोगों ने लास्ट टाइम दरोगा का पेपर दिया होगा उन्हें मिला होगा। यहां पर मैं बात करूंगा सकारात्मक प्रभाव, और जिन जिन लोगों बच्चों ने अपने घर पर मेरे साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जो लोग अपने घर पर तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये सवाल मिला भी होगा। राइट, जो तैयारी नहीं कर रहा है वो अपने बाप के साथ वैसे भी गलत काम कर रहा है, क्योंकि उसके माँ बाप बेचारे सोच रहे हैं कि हमारा मोड़ा या हमारा मोड़ी पटना में है और बड़ी मेहनत कर रहा है, और हम अपना पेट काट काट के भाई पैसा भेज रहे, और चाहे भले हमारे पास खाने के लाने ना हो, लेकिन हम 2 टाइम मोड़ी मोड़न से पूछ रहे कि क्या भाई यक्का खाओ, बढ़िया से खाओ या नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ रहकर उनके साथ गद्दारी कर रहे हो तो परमात्मा दोस्तों ऐसी चप्पलें मारेगा तुम्हें कि तुम्हें जब मारेगा चोट उस समय तुम्हें याद भी आएगी कि बेटा ये उसी की मार है, जो हमने किया वही हमारे साथ हो रहा। इसलिए दोस्तों सब कुछ करो जीवन में, लेकिन जो काम करने आए हो उस पर प्राथमिकता रखो।
कमान, क्या मेरी बात समझ पाएगी नहीं? आज मैं, मेरे बाप और मेरे माँ मेरे से 100 नहीं 1 लाख गुना संतुष्ट हैं, क्योंकि उनने जितना सोचा था उससे कई गुना हमने उन्हें रिटर्न कर दिया और हमारा काम हो गया। और ये घटना दुर्घटना 2016 में ही हो गई। 2016 में हमारे पिताजी एक दिन इमोशनल होकर बोले दोस्तों मम्मी के सामने कि बेटा भरत बस। हमने कहा क्या होगा पापा? कह रहे बस। हमने कहा क्या होगा? कह रहे तुमने ऐसा काम कर लो जो लोग 45 साल की उम्र में नहीं कर पाते। 2016 की बात कर रहे हैं, आज से 9 साल पुरानी बात है। आज मैं 37 ईयर्स का हूं, तब मैं दोस्तों बहुत ही छोटा था, 29 ईयर्स का। तो मेरे बाप ने मुझे 29 ईयर्स की एज पे ही बोल दिया कि बस भरत। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब इसने अपने बाप को जीत दिया, उसने पूरा जग जीत लिया। कमाल या नॉट? क्या चाहिए आपको? अब बाकी देखो दोस्तों, पैसा कभी कम नहीं पड़ता, गाड़ियां कभी कम नहीं पड़ती, घर कभी कम नहीं पड़ते, चीजें कभी कम नहीं पड़ती, लोग एक बीवी से भी संतुष्ट नहीं होते। मैं तो हूं दोस्तों। क्या तो अगर ऐसे ढूंढा जाए तो दुख तो हर आदमी को है। बोलो जी ऐसे। अगर आज मेरे पास 500 बीघा का मेरा 500 गज का मेरा घर है, तो मैं सोचता हूं कि कभी 1000 गज का भी घर हो, बड़ा सा, इससे भी बड़ा। मैं सोचूंगा कभी बड़ा सा फार्म हाउस हो, तो वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन दोस्तों मेरे पिताजी, क्योंकि दोस्तों हम तो बहुत गरीब परिवार से थे, 11वीं क्लास में जब कॉमर्स में आए तो पापा से कहा, पापा ने कहा यार तुम साइंस ले लो, सब मौला साइंस लेते हैं। और हमारे झांसी में, हमारे छोटे से शहरों में जो साइंस लेते हैं उन्हें सबसे होशियार माने जाते हैं। अरे बोलो यस। और जो सेकंड नंबर का होशियार या गधा होता है उसे मिलता है नहीं, उसे मिलता कॉमर्स। और जो सबसे गधा होता है उसे आर्ट्स। ये तो सब जानते हैं। तो हमने कहा पापा हम साइंस नहीं लें। पापा ने कहा यार साइंस लो, हमारे सारे अधिकारी के मोड़ी मोड़ा साइंस ही ले रहे। और हमने तो सुनी साइंस ही बहुत अच्छी होती। पिताजी हमारे पढ़े तो है नहीं, 8वीं तक गए स्कूल, फिर गए नहीं। मम्मी ने कभी स्कूल ही नहीं देखा दोस्तों, वो तो छोटा बड़ा भी नहीं जानती। और सोचो दोस्तों अनपढ़ माँ बाप, उनका बच्चा तुम्हें पढ़ा रहा, और क्या चाहिए भाई साहब एक जीवन में? क्या बात समझे नहीं? तो दोस्तों अब हमने कहा नहीं पापा हम कॉमर्स ही लें, जही में हमें अच्छा लग रहा हो। और फिर पापा बोले यार हमने तो सुनी साइंस से लोग इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते हैं, तो कॉमर्स से थोड़ा बन जाओ तुम। हमने कहा पापा बीबीए कर हैं। पापा कह रहे जो का हो। हमने कहा पापा जैसे तुमने बीए सुनो, बीएससी सुनो, ऐसी बीबीए हो। पापा कहा अच्छा। हमने कहा जाके बाद पापा कह रहे फिर तुमने फिर एमबीए का है। ये 11वीं की बातें चल रही। तो पापा ने कहा जो का हो। हमने कहा पापा एमबीए करने के बाद कोनो बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए, हमें 25-30-40 हजार रुपया महीना मिले। पापा कह रहे इतनो? हमने कहा हो। कह रहे जो ही करो कमान। दोस्तों मतलब उन्हें 30-40 हजार रुपए लगा था, उनके लिए बरसात हो गई। अब उन्हें क्या पता उनको मोड़ा एक दो दिन में इतने कमा लिया सुना। तो बताओ संतुष्ट तो हर आदमी हो ही जाए कि भैया बस होगा। तो वही हम चाहते कहानी इसलिए सुना रहे थे कि तुम भी कभी अपने माँ बाप को इस तरीके से फील करवाओ। कमा लिया सुना। दोस्तों हमने अपना करवा दिया बहुत साल पहले, 2016 की बात है, बहुत अच्छे से मैं याद है दोस्तों। तो बस हो गया हमारा काम। इसलिए आप लोग आज अगर आपकी उम्र पे कभी, हमने भी तो मेहनत कर रहे होंगे, दिल्ली में रगड़ रहे होंगे, अपने आप को घिस रहे होंगे, कमा लिया सुना। तो आपका भी कोई फेस चल रहा है, कोई बात नहीं, घिसो घिसो। जब तक हम घिसेंगे नहीं तो चमकेंगे कैसे? कमा लिया सुना। फिर आप भी चमकोगे एक दिन, डेफिनेटली चमकोगे। कमा सही है कि नहीं? तो पहला लक्ष्य बनाओ दरोगा, दूसरा लक्ष्य बनाओ डीएसपी, तीसरा लक्ष्य बनाओ एसपी। कमा सही है कि नहीं? ऐसे लक्ष्य बनाओ, धीरे धीरे मेहनत करो दोस्तों। और जो सही दिशा में, सही उम्मीद और सही विचारों के साथ मेहनत करता है वो कभी असफल नहीं होता। ये मेरा खुद का तजुर्बा है, मेरे लाखों बच्चों के साथ मेरा अनुभव जुड़ा हुआ है। और वो क्लास में सब दिखता है, ऐसा अपन बोलता नहीं। जैसे वो सबसे लास्ट में बैठा, वो वहीं पे जही था, पता नहीं हाँ जही था दोस्तों। ये अब थोड़ा सुन रहा है, पिछले 1 घंटे से बिल्कुल नहीं सुन रहा था मुझे। तो मुझे पता है कि इसका भविष्य कैसा होगा, लेकिन मैं कभी टोकूंगा नहीं, क्योंकि इसका भविष्य इसके हाथ में, मैं क्या टोकूंगा। खूब बढ़िया से मोबाइल चला रहा था दोस्तों, बढ़िया से, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे क्या पड़ी, इसको अपने आप की नहीं पड़ी, उसकी मुझे क्यों पड़ी होगी उसकी? कमाने सुना। अभी तुम 6ठी 7वीं में तो नहीं, तुम कान बैठे तुम्हारा कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी करते रहो तुम लोग। अब ये सही कह रहे गलत कह रहे? हाँ तो कर दो डैश आदमी। हाँ दोस्तों आम बात करेंगे, डैश कह के अपनी भाषा निकाल लेते हैं, क्या करें तो दोस्तों? डैश का मतलब अपने आप समझ जाओ तुम लोग। तो कोई कुछ समझ सकता है, कोई सोच सकता है भला आदमी। कमाल ऐसे अभी यही कह रहा था मैं, तुम लोग क्या समझे? तो दोस्तों आम बात करेंगे कि मुद्रास्फीति का किस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और किस पर नकारात्मक, यही सवाल आया है। जैसे नंबर 1 मैं बात करूंगा उत्पादक एवं उपभोक्ता, और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जवाब दें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ा चुका। अब आप मुझे बस ये बताएं कि एक साइड मेरे पास है उपभोक्ता, दूसरे साइड है उत्पादक। अपने आप दिमाग लगाना, जब देश में मुद्रास्फीति बोले तो महंगाई होगी, तो ज्यादा मजे किसके होंगे? ये उपभोक्ता के। क्योंकि दोस्तों मैं ये शर्ट 2000 की बेच रहा था, इन्फ्लेशन में मैं 10,000 की बेचूंगा, बताओ बल्ले बल्ले हो जाएगी? आपको 2000 देने, बाद में 10,000 देने होंगे, आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पे मैं कहूंगा सकारात्मक प्रभाव किसको पड़ेगा? उत्पादक, और नकारात्मक प्रभाव उपभोक्ता। क्या क्या डिस्कशन होने जा रहा है ये समझ गए पक्का? दोस्तों नंबर 2 एक है अमीर और गरीब, एक है अमीर और गरीब। देखो दोस्तों आपको कितने बढ़िया नोट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं क्या? उसके बाद भी कुछ जैसे स्टूडेंट्स कहते जा रहे हैं बार-बार सर पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ दो। अरे काई की पीडीएफ यार गधा। दोस्तों नहीं मिल रहे बढ़िया से नोट मतलब गधे नहीं तो सर्वोच्च गधे दोस्तों है। अब भाई पीडीएफ में भी तो हमें कंटेंट ही मिलेगा। अरे पीडीएफ में भी तो कंटेंट ही मिलेगा। अब हमारा स्वाद ऐसा ही है कि हम ऐसे लिख के थोड़ा स्वाद ले लेके पढ़ाते हैं। अब अभी भी कुछ उत्तम नंबर के डाले हैं, कह रहा नाम भी ले रहा है सर ये तो पीडीएफ देते हैं। अरे भैया अपन नहीं देते तो क्या करें? तो भाई क्या क्या बात समझे कि नहीं? भाई पीडीएफ में भी तो यही मिलेगा, लेकिन हमारा स्टडी कराने का तरीका थोड़ा सस्पेंसिव है। कैसा है? मतलब थोड़ा सा सस्पेंसिव स्टडी कराते हैं कि आगे क्या आने वाला है सर मुझे पता रहता, और मेरे स्टूडेंट जवाब देते। तो हम ऐसे ऐसे टू वे कम्युनिकेशन से पढ़ते हैं ना, टू वे कम्युनिकेशन। तो यार फिर मेरा सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, मैं सबको यहाँ लगा दूंगा ना, ऐसी बात है। पीडीएफ चाहिए क्या? नहीं तो ठीक है, नहीं तुमसे नहीं पूछा, ऑनलाइन किसी को चाहिए बता देना। देखो दोस्तों गरीब और अमीर, गरीब और अमीर, आप मुझे बताइए दोस्तों कि मुद्रास्फीति से फायदा और नुकसान किसको होगा? सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अमीर को और नुकसान होगा, समझ गए? चलो मैं थोड़ा समझाऊं क्या इसको, एक लाइन में समझाऊं थोड़ा और अच्छा लगेगा, राइट? तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। नहीं चाहिए पीडीएफ, ठीक है मौज लीजिए दोस्तों। याद देखिए अगर हम बात करें, मुझे गधा अभी भी लगा हुआ है सबसे लास्ट में, लगे रहो बेटा तुम, टेढ़ी तो टेढ़ी रहेगी, सीधी कैसे होगी? तेरा बाप आज तक सीधी नहीं कर पाए तो आप कैसे कर लेगा भाई? हैं जिसको बाप नहीं सुधार पाए तो आप कैसे सुधार पाएंगे? कमाल नॉट, लगे रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ना। देखो दोस्तों मेरी तरफ से भी इसको हाय बोल देना है तो देखो दोस्तों तो है समझे क्या? मतलब अगर टोकने के बाद कोई नहीं सुधर रहा है, इसका मतलब उसका बाप भी परेशान होगा उससे, तो आप तो हो जाएंगे परेशान। इसलिए ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दोस्तों अपन को, है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कह रहा बस करिए ना, भाग जाएगा, भागने दूंगा नहीं मैं उसको, आज तो लपेटूंगा इसको आज मैं। ध्यान सुनना दोस्तों, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट तो आपको ऑलरेडी आता है, मैंने पढ़ा, पता नहीं मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, शायद उस दिन पर मिस कर गया वो पढ़ाना। 14 पॉइंट्स तो मैंने लिखवाए थे, लेकिन देखना उसमें है नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। विकासशील या अविकसित देशों में जो आय का वितरण है वो बताओ कैसा होता है? असमान। कितना होशियार मैंने आप लोगों को बना दिया, बोलो होता है आय का वितरण कैसा होता है? भारत एक कैसा देश है? हमारे देश में आय का वितरण कैसा है? और इन्फ्लेशन कब होता है? जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी। तो जब देश में मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो उसका ज्यादा हिस्सा किसके पास जाएगा और कम किसके पास जाएगा? तो इन्फ्लेशन में फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? बोलो जय हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो नंबर 3 दोस्तों, एक मेरे पास है
उपभोक्ता उत्पादक हो गया। एक मेरे पास है निवेशक में, मेरे पास दो लोग हैं निवेशक, एक बंदा शेयर्स में निवेश करता है, एक बॉन्ड्स में। तो इसको मैं कहता हूं शेयर धारक। जो शेयर्स में निवेश करूंगा उसे क्या कहूंगा? शेयर धारक। और जो बॉन्ड में निवेश करता है इसे कहता हूं क्या? बॉन्ड धारक। बॉन्ड धारक, समझना। ये शेयर और बॉन्ड क्या होता है ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कभी मौका मिला तो वित्तीय बाजार में थोड़ा समझा दूंगा, वरना मैं थोड़ा सा अभी समझा दूं, क्या अभी समझते हुए निकले। शेयर और बॉन्ड एक लाइन में समझाता हूं, समझना। मान लो खान ग्लोबल स्टडीज की एक एग्जांपल ले लो, ये चलो अच्छा एग्जांपल लेते हैं रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज को चाहिए पैसा बाजार से, एक ही बात सुन लेंगे तो आज के बाद डिमांड और बॉन्ड, शेयर और बॉन्ड का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अब हमारे मम्मी और पापा दोनों से पूछेंगे शेयर और बॉन्ड, वो दोस्तों आधा पौन घंटा आपसे बात कर सकते हैं। तो मैं क्या लग रहा है, मैंने इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ा ली, सबको, अपनी बीवी को, माता को, पिता को, जब छुट्टियों में रहता हूं तो पढ़ाने का मन होता है तो मिलते नहीं तो किसको पढ़ाऊंगा, उन्हीं को लपेटता हूं। कमाल ऐसा नहीं देगा दोस्तों। जैसे मान लो कभी ड्राइव करके जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश घूमने या कहीं भी जा रहे हैं दोस्तों, गाड़ी में बैठे क्या बातें चल रही तो सबकी चुगलियां होती हैं घर परिवार में, नहीं मम्मी कहीं बोलती है इनके बारे में, कहीं ये सबकी चुगलियां खत्म, फिर हम दोस्तों अपना स्टार्ट करते हैं। कमाल यस तो क्या सबकी बारी आती धीरे-धीरे, तो अगर हमारी बारी आती तो हमने यही सब सिखाते हैं। जैसे अभी हमारे पापा पेंशनर है ना, तो पेंशन मिलती है उनको बहुत थोड़ी सी, तो पेंशन मिलती तो उनका बहुत सारा पैसा मैंने एफडी में लगा रखा। एफडी में बहुत सारा क्या, जो रिटायरमेंट के समय मिला था पूरा एफडी में लगा दिया। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत रिस्की नहीं रहते, क्योंकि जो उन्होंने जीवन भर पैसा कमाया तो उनका सेफ, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है एफडी, तो उन्होंने एफडी में लगा दिया। बोलो जी यस। सो दैट वो सोचते रहेंगे कभी पैसा मारा नहीं जाएगा, एसबीआई की एफडी में है तो उनका जीवन अच्छे से चलता रहेगा। बोलो जी यस। तो बहुत लाख रुपए दोस्तों जितना भी पड़ा, ऑलमोस्ट करोड़ के आसपास, वो सब एफडी में पड़ा है, वो हो गया। अब दोस्तों अब उनके पास हर महीने पेंशन आ रही और वो पैसा कभी निकालते नहीं अकाउंट से, क्योंकि हमने मना कर रखा, क्योंकि सारा दोस्तों हम ही चलाते हैं, हम क्या चलाते हैं, सब लोग साथ में ही हम लोग दोस्तों। हमें इतना पैसा मिलता है क्या ही घर का खर्च होगा, 2 दिन की कमाई में पूरे महीने का खर्च चलता है। बोलो जी यस। कितना ही खाएंगे घर वाले, कमाल यार। और उनकी सैलरी कभी नहीं निकलती, तो भैया 6-7 महीने में उनके पास बल्क में पैसा जाता, तब मैं उस पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता हूं। उनके कहां पे इन्वेस्ट करता, और क्योंकि मैं उनका अकेली औलाद हूं, ना हमारी बहन ना हमारा भाई, तो सारा पैसा इंडायरेक्टली है तो हमारा ही। कमाल यार। तो फिर लेकिन उनको ऐसा बोलता नहीं हूं, क्योंकि पता पड़े हमसे वो खुश ना हुए बाद में अपने दोनों नाती पोतों को दे गए तो मतलब वो इंडायरेक्टली वो भी हमारा ही होगा। चलो तो खैर मजाक की बात है। तो दोस्तों बॉन्ड, और तब मैंने उनको समझाया बॉन्ड क्या होता, तो मैं उसी भाषा में आपको समझाऊंगा। वो अनपढ़ आदमी समझ गए तुमसे, तो मुझे उम्मीद है तुम समझी जाओगे। देखो एक कंपनी को चाहिए पैसा, क्या चाहिए, तो कंपनी दो माध्यम से बाजार से पैसा लाती है। पहला माध्यम है वो अपने शेयर्स को जारी कर दे, दूसरा माध्यम है वो अपने बॉन्ड को जारी कर दे। क्या बात समझे? आप ध्यान समझना। शेयर्स को जब वो जारी करता है, इसका मतलब है तुम्हारा एक घर है जिसमें 5 कमरे हैं, तुमने एक कमरा किसी को दे दिया और बेच दिया वो कमरा, तो क्या उस कमरे पे तुम्हारा अधिकार होगा? इसका मतलब कंपनी शेयर्स बेचती है और पैसा लाती है तो आप कंपनी के मालिक हो जाते हैं। क्या इतनी बात समझ गए? अब दोस्तों आपने 5 कमरे का घर है और आपको एक घर आपने किसी किराए पे किसी को दे दिया, तो पैसा तो उससे भी आया कि नहीं? लेकिन क्या आपका घर का मालिकाना हक रहेगा? बस वैसे ही बॉन्ड है दोस्तों। बॉन्ड में क्या होता है, जब कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी दूसरा रास्ता अपनाती है और अपने बॉन्ड जारी करती है और आपसे कहती है कि हम आपको फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रिटर्न देंगे, ब्याज देंगे, फिक्स्ड परसेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो बॉन्ड है इस पर फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आज ही दोस्तों मेरे पास अभी मैं बैठा हुआ था, तो अभी मेरे पास ऐसे तो बहुत पैसा आता है यार, क्या ही तुम्हें दिखाएंगे। ऐसे अभी मेरे पास अभी एक मैसेज आया जब मैं वहां था बाहर, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इतने हजार इतने रुपए क्रेडिटेड। मैंने सोचा यार किस बात का है, फिर मैंने कंपनी का नाम देखा क्रेजी बी, तो मैंने कहा अरे भाई साहब 31,079 कुछ ऐसा है दोस्तों, इतना रुपया आया अभी। मैंने कहा ये किस बात का, फिर मैंने कहा पैसा आता तो खुशी तो होती है, तो मैंने कहा फिर मैंने क्रेजी बी हाँ, तो मैंने कहा अच्छा जी। दोस्तों मैंने भी कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, तो बॉन्ड्स में क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर तारीख पर पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स आएगा, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड। बोलो जी ऐसे। तो दोस्तों क्या आप शेयर और बॉन्ड में थोड़ा और समझो। शेयर जो है आपने किसी कंपनी का 200 रुपए का लिया, कितने का लिया, तो हो सकता है 250 रुपए आए, हो सकता है 500 आए, हो सकता है 80 आए, हो सकता है 70 आए, कैसा हो सकता है, दिस इज द नेचर ऑफ शेयर। लेकिन बॉन्ड में क्या है, आपका मूल्य तो वापस आएगा ही, प्लस आपको हर फिक्स्ड टाइम में ब्याज भी आएगा, वो फिक्स है इसका, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या मुझे लगा थोड़ा थोड़ा समझ गए? क्या मैं कहूं कि शेयर्स के जरिए कंपनी आपको बेचती है, लेकिन बॉन्ड के जरिए कंपनी आपसे लोन लेती है, तो बॉन्ड क्या एक तरीके से लोन है, लोन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन शेयर्स क्या है, आपका एक अधिकार आपने दे दिया। क्या थोड़ा थोड़ा समझ गए? बस फिलहाल ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक था सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव इन्फ्लेशन का। बताना दोस्तों, जब शेयर धारक, एक कंपनी के पास 2 लोग हैं, इनने मान लो ये शेयर धारक है और ये लोग बॉन्ड धारक हैं, अब देश में आ गया मुद्रास्फीति, तो ऐसे में किसे फायदा होगा? हाँ वेरी लवली दोस्तों, हम कहेंगे शेयर धारक कंपनी के क्या होता है, उन पर सकारात्मक प्रभाव शेयर धारक, और जो बॉन्ड धारक होते हैं उनको नकारात्मक प्रभाव। जिनको समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो रट्टा मारो, लास्ट ऑप्शन तो है ही। बोलो जी ऐसे। थोड़ा समझाऊं क्यों? क्योंकि दोस्तों ध्यान समझना, इन्फ्लेशन का मतलब बूम। देखना अभी आपके दिमाग में ऐसी इमेजिनेशन बनवा दूंगा, मतलब सुनना, इन्फ्लेशन का मतलब बूम के समय देश में पैसा कम है ज्यादा, लोगों की जेब में पैसा क्या होगा, लोगों की डिमांड क्या होगी, प्रोडक्शन क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट, शेयर के दाम। लो जी आपने तो बता दिया, जवाब दे दिया। तो इन्फ्लेशन के समय शेयर की कीमतें बढ़ेंगी, और बॉन्ड धारक को अगर मैं वैसे कहूं तो ना तो फायदा ना नुकसान, दे विल रिमेन सेम। लेकिन तुलनात्मक रूप से 100 का ज्यादा किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को, और 100 का कम किसको मिलेगा। बोलो समझ में आ गया? इसी तरीके से मेरे पास एक और अवस्था है, मेरे पास एक और है, दैट इज कॉल्ड लेनदार और देनदार। यही क्वेश्चन तुम्हारा पीवाईक्यू में आया था। और बढ़िया बात दोस्तों ये है कि पटना में जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबके टीचर ने इसका जवाब गलत दिया। मन हो रहा था दोस्तों क्या ही बताएं हमें, तो दोस्तों लेनदार और देनदार, टीचर ही गलत पढ़ा रहे तो बताओ बच्चे क्या ही करेंगे, खुद ही किताब पढ़ा यूट्यूब पर। दोस्तों ये लेनदार और देनदार का चक्कर क्या है, बहुत गौर से सुनना। मैंने आपको दिया लोन और दिया मुद्रास्फीति के समय, मैंने आपको दिया लोन, क्या दिया, मुद्रास्फीति के समय। बोलो सही है? जब मैं आपको लोन देता हूं, जब मैं आपको, तो मुझे चूंकि आपसे पैसा वापस लेना है, अरे बोलो हाँ, तो मैं लेनदार कहलाऊंगा या देनदार? पहले यही चक्कर बताओ, फिर से समझो कि मान लो मुद्रास्फीति के समय मैंने, हमारा टॉपिक चल रहा है मुद्रास्फीति का प्रभाव, तो मुद्रास्फीति के समय मैंने आपको 20 लाख रुपए उधार दिए, सही है? तो मैं कौन हुआ, लेनदार और देनदार? मैं कौन हुआ, देनदार। आधे कह रहे देनदार, आधे कह रहे लेनदार, कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूँ, बस हो गया, तुम्हारा टाइम चला गया। देखो एक जना कह रहा है दोनों सर, मैंने कहा मैं कौन हुआ, कह रहा दोनों, हटाओ कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों मुझे आपसे पैसा लेना है तो मैं हो गया लेनदार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर, और अच्छी भाषा में बोलते हैं ऋण दाता। क्योंकि बच्चे क्या, टीचर भी इसको उल्टा समझ बैठे, टीचर ने कहा लेनदार, उसने सोचा लेने वाला,
और लिखा देनदार और लगाओ देने वाला। अरे बोले यार, तो चूंकि आपको पैसा मुझे देना है इसलिए आप हो गए देनदार। इंग्लिश में कहते हैं डेटर और हिंदी में कहते हैं ऋणी। तो याद रखना, जो बंदा लोन लेता है उसे कहते हैं देनदार और जो लोन देता है उसे कहते हैं लेनदार। तो मिला के जो आप सोचते हो उसका उल्टा कर देना, आंसर मिल जाएगा। बोलो जी। नहीं तो लोग सोचते हैं लेनदार का मतलब लेने वाला और देनदार मतलब देने वाला। जो आप सोचेंगे इसका उल्टा कर दो। मैंने क्या कहा वो सब छोड़ो, मैंने जो कहा वो हो गया। तुम कंफ्यूज हो गई तो अपने लेवल पर रहो, हमें और हमारी क्लास को डिस्टर्ब मत करो। दोस्तों क्या लेनदार देनदार का चक्कर समझ आ गया? फिर से तुम्हें बता रहा हूं, जो तुम कहने जा रही थी। मैंने इन्फ्लेशन के दौरान आपको 20 लाख रुपए उधार दिया, तो चूंकि मुझे आपसे पैसा लेना है इसलिए मैं लेनदार, और आपको पैसा देना है इसलिए आप देनदार। इज इट ऑलराइट? तो ऋणदाता लेनदार और ऋणी देनदार। समझिए? अभी बताओ दिमाग लगा के कि इन्फ्लेशन के टाइम किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। दिमाग लगाओ। नहीं रुको, ऋणी और ऋणदाता। ऋणी, ध्यान सुनना, जिन्हें समझ में नहीं आया उन्हें मैं समझाऊंगा। इन्फ्लेशन का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ऋणी, मतलब फायदा मुद्रास्फीति का होता है ऋणी को। बोले तो देनदार, देनदार। और नुकसान होता है दोस्तों किसको? ऋणदाता। बोले तो लेनदार। ध्यान सुनना क्यों, एक ही लाइन में बताएंगे, समझ में आ जाएगा और जीवन भर के लिए जाएगा, गारंटी है दोस्तों। सरसरी निगाहों से सुनोगे तब भी सीख जाओगे। बस सुनना मुझे, मैंने आपको मुद्रास्फीति के समय 20 लाख रुपए दिए, अब आपने 20 लाख रुपए की जमीन खरीद ली या आपने गोल्ड खरीद लिया। अब मुझे बताइए मुद्रास्फीति के समय जमीन और गोल्ड की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? 20 लाख की जमीन है, गोल्ड है, वो 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का पहुंच गया। आप मेरे पास आए, कहा गुरुजी ये लो अपने 20 लाख और ये लो अपना ब्याज। आप बताओ क्या 20 लाख और ब्याज में मैं भी वही जमीन या गोल्ड खरीद पाऊंगा? एवरीवन खरीद पाऊंगा। इसका मतलब है क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की सेकंड स्टेटमेंट आपकी कॉपी में लिखा है क्रय शक्ति कम हो जाती है। तो जब मैंने आपको पैसा दिया था तब उसकी क्रय शक्ति ज्यादा थी, जब आप मुझे पैसा लौटा रहे हैं तो उसकी क्रय शक्ति कम। तो इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाती है? कम। बताओ दोस्तों आनंद आया कि नहीं? मैंने कहा था अगर आप थोड़ा ऊपर ऊपर से सीखोगे तब भी सुन लोगे, सुनोगे तब भी सीख लोगे। ऑनलाइन सारे लोग थम्स अप करें, बताएं समझ में आएगा नहीं? सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन के दौरान फायदा किसको होता है और नुकसान किसको होता है? ऐसे ही दोस्तों मैं यहां पर बात करता हूं नंबर 5वां, छोटा किसान और बड़ा किसान। छोटा किसान और बड़ा किसान। छोटा किसान और बड़ा किसान। तो पहले तो मैं आपको आज ये बता दूं कि छोटा किसान और बड़ा किसान किसे कहते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑनलाइन, थैंक यू सो मच। तो छोटा किसान और बड़ा किसान किसे कहते हैं? बहुत गौर से सुनेंगे। इकोनॉमिक्स की भाषा में जिन किसानों के पास अप टू 2 हेक्टेयर तक की भूमि होती है उसे कहते हैं छोटा किसान। सीख गए? सीख गए? 2 हेक्टेयर का मतलब लगभग 5 एकड़। एकड़ तो जानते हैं ना? तो जिनके पास 5 एकड़ तक की भूमि है वो क्या कहलाते हैं? और जिनके पास दोस्तों 10 हेक्टेयर से ज्यादा है, मोर देन 10 हेक्टेयर, दैट इज कॉल्ड बड़ा किसान। मतलब आप मान लो तकरीबन 25 एकड़। तो जिन जिन किसानों के पास 25 एकड़ से ज्यादा की भूमि है उसे हम क्या कहते हैं? और जिनके पास 25 एकड़ से कम की भूमि है, सॉरी 2 एकड़ तक की भूमि है, 5 एकड़ 2 हेक्टेयर तक की भूमि, हेक्टेयर में पढ़ो यार, तो 2 हेक्टेयर तक छोटा किसान, 10 हेक्टेयर से ज्यादा। आप मुझे बताओ किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? तो हम कहेंगे बड़ा किसान क्या करेगा? एंजॉय करेगा। और बेचारा छोटा किसान क्या करेगा? क्यों? ध्यान सुनना मुझे, मैं एक ही लाइन में बोलूंगा, 2-3 लाइन बोल सकता मैं तो, फिलहाल छोटी सी लाइन इजी समझ में आ जाए। छोटा किसान एक तरीके का उपभोक्ता है और बड़ा किसान एक तरीके का उत्पादक है। नहीं समझ पाए? दूसरी लाइन बोल सकता हूं, छोटा किसान स्वनियोजित कृषि करता है या बोले सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब स्वयं के लिए खेती बोलो करता है, या तो अपने बाल बच्चों के लिए, गैया भैंसियों के लिए, बोलो यस। और जो बड़ा किसान है वो उत्पादक है दोस्तों, कमर्शियल फार्मिंग करता है, वाणिज्यिक कृषि। बताओ वैसे ना सरप्लस को बेचता है। तो बताओ किससे ज्यादा फायदा होगा? लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट। ये पूरा समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूं। जिसने मुझे सुना उसे तो आया ही है, बोलो यस। लास्ट स्टेटमेंट। 2 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, एक या फिक्स्ड इनकम ग्रुप, निश्चित आय समूह, निश्चित या स्थिर, स्थिर आय समूह, फिक्स्ड इनकम ग्रुप एंड फ्लेक्सिबल, लचीली, लचीली आय समूह। मेरे प्यारे साथियों 2 तरीके के लोग इकोनॉमी में मिलेंगे। ऑनलाइन जिसको दिख नहीं रहा वो मैं बोल रहा हूं, स्थिर आय समूह और लचीली आय समूह। इंग्लिश में फिक्स्ड इनकम ग्रुप एंड फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप। बोलो यस। दोस्तों फिक्स्ड इनकम का मतलब है जो सैलरीड पर्सन है, वेतन भोगी है। जैसे आप लोग बताइए क्या आपकी हर महीने सैलरी फिक्स होगी? समय समय पर थोड़ा बदलेगी बढ़ेगी लेकिन फिक्स्ड होगी या नहीं? पेंशनर्स जो पेंशन भोगी होते हैं इनको फिक्स मिलती है। फ्लेक्सिबल इनकम लचीली आय में कौन आता है दोस्तों? लचीली आय में आते हैं बिजनेसमैन, सर्विस प्रोवाइडर। नहीं भैया, जैसे आपके मोहल्ले में एक इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन डॉक्टर है दोस्तों, अगर लोग आए तो धंधा चलेगा, लोग नहीं आए तो नहीं चलेगा। बोलो सही है? कभी गल्ला कम कभी गल्ला ज्यादा। तो हम कहते हैं आप बताओ किसे फायदा होगा और किसे नुकसान? दोस्तों लचीली आय वालों को क्या होगा? फायदा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, जैसे व्यापारी, व्यापारी या सेवा प्रदान करने वाले, सेवा प्रदान करने वाले, बोलो जी यस, करने वाले। और दोस्तों किसको नुकसान होगा? जिसकी स्थिर या हो सकता है पेपर में निश्चित आय, स्थिर या निश्चित आय। दोस्तों जैसे यहाँ पे लेता हूँ सैलरीड जो वेतन भोगी होते हैं, बोलो जी यस, कॉमा जो पेंशनर होते हैं, पेंशनर, इन सब लोगों को क्या होगा? नुकसान। क्या सारे स्टूडेंट समझ गए? तो फिलहाल हमने इस क्लास में ये सीखा कि मुद्रास्फीति से किसको फायदा और किसको नुकसान। फिलहाल आज की क्लास में हमने 2 चीजें सीख ली, अब इसको कंक्लूड करते हैं फिर आगे चलेंगे। आज की क्लास में हमने बातें करी कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा कैसे जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति के मापन की 3 विधियां हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर। सही है? एक एक लाइन में तीनों को नाप देते हैं, ध्यान समझना। सीपीआई उपभोक्ताओं के लिए महंगाई बताता है, डब्ल्यूपीआई उत्पादकों के लिए, और जीडीपी क्योंकि दोस्तों पूरे देश से संबंधित है तो वो पूरे देश के लिए मुद्रास्फीति बताता है। बोलो सही है? दूसरे स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा कि मुद्रास्फीति का किसको फायदा और किसको नुकसान। तो आपने किस किसने ईमानदारी से बताएंगे घर पर अगले पिछले 2 दिनों में शनिवार इतवार में इन्फ्लेशन के 1-2 क्वेश्चन निकाल के कहीं से पढ़े हैं? बताइए किस किसने? हाथ नीचे करिए और अब ईमानदारी से बताइए क्या इस पर सवाल किस किस को मिला था या नहीं मिला था? मिला था। बस इस तरीके के सवाल आते हैं जो आपसे नहीं हुए थे, क्या अब हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्वेश्चन आया होगा कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति का लाभ होता है, किसे हानि होती है? यही ऑप्शन में थे, अब आप कर ले जाएंगे। बोलो यस। फाइनली नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लास्ट डिस्कशन ऑफ इन्फ्लेशन। हम अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने इस टॉपिक के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से नजर डाल लो। हमने पढ़ लिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे मापा जाता है और किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा, इतना पढ़ लिया। अब लास्ट स्टेप आखिर नियंत्रण कैसे होता है। बोलो जी यस। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे नए पेज पर बढ़िया से कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण है।
बिल्कुल हम ऐसे ही आराम आराम से पढ़ते हैं क्लास में। बोलो जी, ऐसे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए, चीजों को समझते हुए। आपके मन में कभी भी कोई प्रश्न आए तो आप बेझिझक हाथ ऊपर करो और प्रश्न पूछ लो। कभी भी ये मत सोचो कि छोटा प्रश्न है या बड़ा है, सिली क्वेश्चन है, बच्चे हंसेंगे, बच्चे रोएंगे। कई बार हम ये नहीं सोचते, ये सोचते हैं यार ये पूछा तो पता नहीं सर गुस्सा ना हो जाए। सर कभी गुस्सा नहीं होंगे क्वेश्चन पूछने पर। और दोस्तों ये सोचते हैं कई बार कि यार मैं ये पूछूंगा तो बच्चे हंसेंगे। दोस्तों बच्चे हंसेंगे, ये बच्चे खुद एक दिन बाद या अगले दिन या आज ही 2 घंटे बाद भूल जाएंगे प्रश्न क्या था। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? दोस्तों मेरे तरफ से आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। किसी भी समय आप कोई भी प्रश्न पूछिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। प्रश्न पूछेंगे इसका मतलब क्लास में आप सुन रहे हैं और आप इन सब की अगल बगल चिंता नहीं करो, है ना। कई बार हम ऐसे शर्मा जाते हैं, संकोच करते हैं, यार कुछ पूछेंगे तो क्लास हंसेगी। भाई विश्वास मानो, अगले दिन तक आते आते क्लास खुद भूल जाएगी कि तुमने पूछा क्या था। क्योंकि दोस्तों किसी भी को भी तुम्हारे ऊपर इतना इंटरेस्ट नहीं है। सब दोस्तों अपने अपने दुनिया में बिजी है। बोलो यस और नॉट, प्लीज आप बोलो। है एमएच? अबे एमएस एमएस कर रहा है यार। एमएस कहने का अधिकार सिर्फ मुझे है भाई, तुझे नहीं। अरे हाँ बोलो एमएस पे वही आ गया, वही टॉपिक है ये, वही टॉपिक है ये। देखो दोस्तों हमारा टॉपिक अब शुरू हो रहा है कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण। ध्यान समझना, मुद्रास्फीति का, या मैं लिख दूं मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति का नियंत्रण। अरे बोलो हाँ, आप ध्यान से सुनना, सारे लोग बताना मुझे प्लीज। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन कि मुद्रास्फीति या अविस्फीति का नियंत्रण। आप बताना इसमें हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। नहीं ये सब नहीं, जवाब मत दो, बस इतना बताओ कि मुद्रास्फीति और अविस्फीति का नियंत्रण कैसे करेंगे। मनी सप्लाई बढ़ा के, या यही तो क्वेश्चन था इनका कि जो मनी सप्लाई है वो मनी सप्लाई कैसे कम कैसे ज्यादा होती है, तो सवाल था। हाँ वही तो। हाँ फिर क्या कहना चाहते हो तुम, डिपेंड किस पे करता है मतलब अर्थव्यवस्था पर मनी सप्लाई कब बढ़ेगी कब घटेगी, यही तो बात है तुम्हारी। करेंसी पर, यार सीधी सी बात है कि अगर देश में देखो करेंसी ज्यादा होगी तो मनी सप्लाई, और करेंसी कम होगी तो मनी सप्लाई। पता नहीं कुछ और होगा, क्वेश्चन लाएंगे देन ओनली आई कैन टेल यू नाउ। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा थोड़ा अलग है। मैंने बस ये कहा मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मूल्यह्रास मैंने नहीं बोला, कहीं बोला कि कभी मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। आगे बोलो ना दोस्तों। भारत में अब आप मुझे बताइए नियंत्रण कैसे होता है। आप बोलो क्या बोल रहे थे। नंबर 1 मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मॉनेटरी पॉलिसी। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए एक तो मौद्रिक नीति है और दूसरा फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। दोस्तों एक तो मौद्रिक नीति और दूसरी राजकोषीय नीति। तो भारत में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए हमारे पास कितनी नीतियां हैं? 2, एक मौद्रिक नीति और एक राजकोषीय नीति। राइट, ऑनलाइन सबका सही चल रहा है? जल्दी बताइए, ऑनलाइन सबका सही चल रहा है? सारे लोग कमेंट करिए। तो भारत में मुद्रास्फीति के नियंत्रण की 2 नीतियां हैं, इंट्रोडक्शन में बताया था। जल्दी बताइए ये किसकी है? आरबीआई। ये किसकी है? चलो अब मैं इसको अच्छा करता हूं। आज मैं आपको बताता हूं कि मौद्रिक नीति, अब आप आरबीआई नहीं बोलोगे, लेकिन मैं उसे और सुंदर बताता हूं। वो इंट्रोडक्शन था हमारा उस समय, लेकिन आज आप कहोगे अब एमपीसी। आप बोलोगे एमपीसी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। भारत में जो मौद्रिक नीति है, या ऐसे तो लिख ही लोगे आरबीआई, लेकिन अच्छी भाषा में क्या लिखोगे? मौद्रिक नीति समिति। एवरीवन कौन? मौद्रिक नीति समिति। क्या होता है अभी मैं बता दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। मौद्रिक नीति समिति। और वैसे देखो समझना प्लीज, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेशलिस्ट स्पेशल, एक होता है सामान्य, एक होता है विशिष्ट। फिर से सोचो, फिर से बोलो क्या होता है? एक होता है सामान्य और एक होता है विशिष्ट। सही है? अगर आप सामान्य भाषा में बोलोगे कि मौद्रिक नीति किसकी नीति है, तो आरबीआई, सामान्य भाषा में मतलब ऊपर ऊपर। सही है? अगर आप विशिष्टता लाओगे, विशिष्ट, दोस्तों हम किसे कहेंगे? एमपीसी। बोलो समझिए। ऐसे ही आप कहोगे कि राजकोषीय नीति कौन बनाता है, तो सरकार। ये तो क्या सामान्य। अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय कॉमा भारत सरकार। ये लोग। क्या आप विशिष्ट और सामान्य को समझ पाए? अगर हम एक कॉमन बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो कहोगे आरबीआई, लेकिन हम विशिष्टता के साथ बात करेंगे तो कौन बनाता है? एमपीसी। ध्यान से सुनना, एमपीसी के बारे में ज्ञान देगा, फिर मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति बाद में पढ़ेंगे। बोलो चलेगा? दोस्तों तो आप अलग से लिख सकते हो एमपीसी और पूरा लिख लेना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमारे हिंदुस्तान में मौद्रिक नीति को बनाने का पूरा अधिकार आरबीआई के पास था हमेशा से। मतलब आरबीआई के गवर्नर्स, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनते जाना, आरबीआई के गवर्नर्स। बोले तो आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, 1 और 4। सही है? तो अभी तक हमारे हिंदुस्तान में आरबीआई के गवर्नर्स मौद्रिक नीति का निर्माण करते थे, एक गवर्नर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। मतलब अभी तक हमारे हिंदुस्तान में मौद्रिक नीति को बनाने का सोल मतलब इकलौता अधिकार आरबीआई के गवर्नर्स के ऊपर होता था। और आरबीआई के गवर्नर्स हर 3 महीने में एक बार बैठते थे और मौद्रिक नीति के निर्णय ले लेते थे। कोई समस्या? कोई समस्या? लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब आरबीआई के गवर्नर्स की ये पावर को खत्म कर दिया गया। पॉइंट नंबर 1 2016 में, 2016 में। पॉइंट नंबर 2 उर्जित आर पटेल समिति की सिफारिश द्वारा हमारे हिंदुस्तान में उर्जित आर पटेल साहब उस समय आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे, बाद में गवर्नर बने। तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। इन्होंने भारत सरकार को रिकमेंडेशन दी कि एक एमपीसी नाम की संस्थान बनाओ और भारत में मौद्रिक नीति के निर्णय एमपीसी लेगा। मौद्रिक नीति के निर्णय क्या होंगे वो आप बाद में पता चलेगा। नहीं, मौद्रिक नीति के निर्णय क्या निर्णय, तो वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल मोटा मोटा सोचना हो तो इतना सुन लो, कभी सुना तो होगा बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ऐसे सुना तो है। यही सब आता है मौद्रिक नीति के अंदर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सब पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह। बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर ये कब बढ़ाने हैं कब घटाने हैं, इनका निर्णय कौन लेता था? आरबीआई के गवर्नर्स। लेकिन उर्जित आर पटेल साहब ने कहा कि इसके निर्णय के लिए बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर को कम ज्यादा करने के लिए एमपीसी नाम की एक संस्थान बनाओ। और 2016 में हमारे हिंदुस्तान में आरबीआई जो काम करता है, इसका अधिनियम है 1934।
नहीं, 1935 में तो आरबीआई स्थापित हुआ, तो आरबीआई का अधिनियम है 1934 के अंदर एक खंड 45 ZB शामिल किया गया और इस 45 ZB के अंदर एमपीसी को रखा गया। सही है। अब आगे सुनो, एमपीसी की बात करें तो इसमें 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? इन 6 में से 3 सदस्य, 3 आंतरिक सदस्य कहलाते हैं, इंटरनल मेंबर्स, उठा लो नहीं तो मौका चूक जाएगा। और दोस्तों 3 बाहरी सदस्य होते हैं, बाहरी सदस्य, मौका चूकना नहीं चाहिए दोस्तों। जो 3 सदस्य हैं दोस्तों ये आरबीआई से आएंगे। कहां से आएंगे? और जो 3 सदस्य हैं ये भारत सरकार के होंगे। एवरीवन किसके होंगे? ध्यान सुनना, इन 3 में से अगर मैं बात करूं नंबर 1, इसका जो चेयरमैन होगा, अध्यक्ष, किसका चेयरमैन? एमपीसी का चेयरमैन। तो एमपीसी का जो चेयरमैन होगा, अध्यक्ष, वो होगा आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई गवर्नर, कोई समस्या आप लोगों को? इसके अलावा दूसरा यहाँ पे होगा एमपीसी इंचार्ज, एक पोस्ट का नाम दिया एमपीसी इंचार्ज, हिंदी में प्रभारी। दोस्तों आरबीआई का एक डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पे होगा, डेप्यूटी गवर्नर। आरबीआई में अभी बताइए कितने डेप्यूटी गवर्नर हैं? उनमें से कोई एक डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पे रहेगा। और ये डेप्यूटी गवर्नर जो होंगे इस समय पूनम पांडे हैं। पूनम पांडे, पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता। दोस्तों इस समय आरबीआई में एक डेप्यूटी गवर्नर है जिनका नाम है पूनम गुप्ता। इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दें, इनके बारे में तो ज्यादा नहीं बताएंगे, जरूरत नहीं है। फिलहाल बस इतना समझ लो कि अभी तक हमारे हिंदुस्तान में कोई भी महिला आरबीआई की गवर्नर नहीं बनी। इतनी बड़ी विडंबना है भारत में। संजय मल्होत्रा साहब इस समय आरबीआई के 26वें गवर्नर है। कौन से? और मेरे प्यारे साथियों, 26 के 26 गवर्नर्स में एक भी महिला गवर्नर नहीं बनी। और आरबीआई में एक गवर्नर के साथ दोस्तों 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। और दोस्तों आज तक पूरे भारत में सिर्फ 4 महिलाएं आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर तक पहुंची, जिनमें से चौथी है पूनम गुप्ता। मतलब आज तक भारत में सिर्फ 3 महिलाएं हैं जो डेप्यूटी गवर्नर रही हैं। पहली महिला डेप्यूटी गवर्नर के.जे. उदेशी, आरबीआई की पहली महिला डेप्यूटी गवर्नर कौन थी? के.जे. उदेशी। दूसरी महिला डेप्यूटी गवर्नर और तीसरी रह चुकी हैं श्यामला गोपीनाथ और उषा थोरट। एवरीवन कौन कौन रह चुका है? श्यामला गोपीनाथ और उषा थोरट। और चौथी है, बोलो सही है। और दोस्तों यहाँ पर तीसरा बंदा एक आरबीआई का अधिकारी, आरबीआई का अधिकारी। तो कुल मिलाकर ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग यहाँ पर हैं। और जो 3 लोग एक्सटर्नल सदस्य होंगे, बाहरी सदस्य, सरकार, इनमें से वो बंदे जिन्हें अर्थशास्त्र की बहुत अच्छी नॉलेज है, जिन्हें अर्थशास्त्र की बहुत अच्छी नॉलेज है, जिन्हें फाइनेंस, वित्त की बहुत अच्छी नॉलेज है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के दोस्तों डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स यहाँ पर आते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे? राइट। तो दोस्तों इनमें से 3 लोग सरकार अलग से लेकर आती है। नाम बताएंगे दोस्तों? एक है सौगाता भट्टाचार्य, और कोई नाम बताएगा जल्दी से? सौगाता भट्टाचार्य, और कोई बताएगा? जल्दी बताओ। राम सिंह। दोस्तों ही वॉज माई प्रोफेसर व्हेन आई वॉज डूइंग एमकॉम। इन्होंने मुझे पढ़ाया है और ये समय दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर होते थे हमारे डी स्कूल में, और बाद में ये डायरेक्टर बने डी स्कूल के। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में समय है ये प्रोफेसर राम सिंह। मैंने इनकी कम से कम 50 से ज्यादा क्लासेस ली हैं, बहुत शानदार अर्थशास्त्री हैं। तो प्रोफेसर राम सिंह ये डायरेक्टर है दोस्तों दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। इनके अलावा तीसरा नाम कोई बताएगा? है रमेश कुमार, ओ सॉरी नागेश कुमार, नागेश कुमार। तो अगर हम बात करें तो ये 3 लोग इस समय भारी सदस्य हैं, नागेश कुमार। जब इतने सारे नाम बताए तो इनका भी नाम बताइए। तो आरबीआई के अधिकारी कौन है? क्या राजीव कुमार है ना? नहीं, विजय कुमार है क्या? राजीव कुमार, राजीव रंजन, यस वही मैं कह रहा था, राजीव रंजन। तो मेरे प्यारे साथियों ये लोग, ये 6 लोग हैं एमपीसी के सदस्य। कहते नहीं बात समझ गए? अब जरा लास्ट स्टेटमेंट ध्यान से समझना। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट है, एक मताधिकार है। कोई समस्या? बहुत आराम से समझो मुझे और सीखने की कोशिश करो। एमपीसी की बैठक हुई, बोलो यस। एमपीसी की बैठक में ये कहा गया, 3 लोग कह रहे हैं कि रेपो दर को बढ़ाओ। वो कोई भी 3 हो सकते हैं, मान लो एक यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, जो भी 3 लोग क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये हमेशा अलग चलेंगे, ये अलग चलेंगे ना। 3 लोग कह रहे हैं रेपो दर को बढ़ाओ। ऑनलाइन प्लीज फोकस करना है, तो जीवन में फिर समझ में नहीं आना कभी। और 3 लोग कह रहे हैं क्या करो? घटाओ। तय हो गया मामला। अगर कोई मत नहीं आता है, जब कोई मत नहीं आता है, इस केस में आरबीआई के गवर्नर के पास एक अतिरिक्त मत होता है। एक अतिरिक्त मत छोड़ो, आरबीआई के गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है। दैट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। नहीं समझ पाए? अर्थात आरबीआई के गवर्नर की बात उस समय क्या मानी जाएगी? फाइनल। मुझे लगा आप समझ गए कि अगर मान लो कोई डिसीजन नहीं आ पाया कि रेपो रेट को घटाएं या बढ़ाएं या सीआरआर को घटाएं या बढ़ाएं, टाई हो गया मामला, बाहर जाओ बेटे, बाहर जाओ, खेल नहीं चल रहा, आओ तो टाइम से आओ, वरना क्लास खत्म होने के बाद आओ। अधिकारी दरोगा बनने वाले थोड़ा तमीज में रहो। यहाँ अधिकारियों की मीटिंग चल रही, तुम 20 सभा में घुस रहे हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? या तो आप आ रहे 2:30 की क्लास है, आप 2:40-45 3 बजे तक आ जाओ, चलेगा। 3:15 बजे चलेगा। अब क्लास खत्म होने वाली है, 20 हो गए, अब तुम मुंह उठा के चले आ रहे हो दोस्तों, और आगे बैठोगे। धर्मशाला तो है नहीं है फिर, तो आपको भी कुछ नियम और अधिनियमों का पालन करना पड़ेगा। बोलो जी सर। तो कोई अगर भाई साहब दरोगा बनो या ना बनो, लेकिन दरोगा की तरह व्यवहार तो करो, है कि नहीं? अनुशासन आप कल संभाल पाए या नहीं, लेकिन अनुशासनशील बनने के प्रयास तो करो। नहीं कभी कभी हम लोग देखते हैं पुलिस वाले बिना हेलमेट के जा रहे हैं, मन होता है रोक दें, और क्या भाई साहब कहाँ? नहीं भैया, लेकिन आप रोकते नहीं ना, सोचते क्या? तो दोस्तों कल को जब आप दरोगा बन जाएंगे तो अपनी वर्दी और अपने सितारों की इज्जत आपके हाथ में होगी। कौन ऐसा नॉट कि जब आप नियम को तोड़ेंगे तो नियम बनाएगा कौन? फिर नियम पालन कौन करेगा? क्या आप बात समझेंगे? नहीं तो खैर आप यहाँ पे देखना, आप टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर है। क्या ये वाली लाइन सबको समझ आ गई? पक्का आ गई? इन केस ऑफ टाई तो आखिरी मत किसके पास है? और ध्यान से समझना, अभी तक 2016 से पहले की बात चल रही है। 2016 से पहले मतलब एमपीसी के गठन से पहले जो आरबीआई की मौद्रिक नीति थी, इसमें परिवर्तन हर 3 महीने में एक बार होते थे और साल में 4 बार। हर क्वार्टर के शुरुआत में। क्वार्टर मतलब पौवा तो नहीं समझ बैठे? हमने कहा हर क्वार्टर के शुरुआत में। क्वार्टर पौवा ये कहां से आ गया? तो क्वार्टर का मतलब वो 3 महीना यार ना, क्वार्टर पौवा कौन यार? तो यहाँ पे क्वार्टर का मतलब हर तिमाही के शुरुआत में, मतलब हर 3 महीने में। पहली तिमाही होती है अप्रैल मई जून, दूसरी होती है जुलाई अगस्त सितंबर, इस समय चल रही है तीसरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बोलो क्लियर? हर तिमाही के शुरुआत में
नो, हर तिमाही की शुरुआत में आरबीआई के गवर्नर बैठते थे और मौद्रिक नीति के निर्णय ले लेते थे। लेकिन ये जो एमपीसी है, इसकी जो बैठक है, इसकी बैठक पॉइंट नंबर 1 बाय मंथली होती है। कितने लोग बाय मंथली समझ गए? नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, द्विमासिक। आप समझ गए नहीं? द्विमासिक नहीं समझे क्या? तो एमपीसी की बैठक क्या होती है? मतलब हर और साल में, और एक नियम है कि प्रत्येक बैठक में, बैठक की बात चल रही ना, कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। एवरीवन, कितने सदस्य? ये कोरम है, इसका कोरम। आप पॉलिटी में एक टर्म पढ़ते हैं कोरम, कि कोई भी बिल लाने के लिए कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, दैट इज कोरम। बोलो यस। तो एमपीसी का कोरम क्या है? आनंद आ गया क्या? इतनी बात समझ गए मेरे प्यारे साथियों? जरा ध्यान से सुनना, ये हो गई एमपीसी की पूरी बातें। नो, अब देखो, 2016 से पहले मौद्रिक नीति के निर्णय संपूर्ण रूप से कौन लेता था? 2016 से मौद्रिक नीति कौन बनाता है? एमपीसी। लेकिन आप गौर से देखो तो एमपीसी बनी तो आरबीआई से ही है, तो मोटा मोटा हम कहेंगे आरबीआई। अब हम बात करेंगे दोस्तों अब राजकोषीय नीति की, बाद में मैं आपको मौद्रिक नीति पढ़ाऊंगा। तो अब मैं राजकोषीय नीति 6 मिनट है मेरे पास, पढ़ा तो नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देके जाएंगे। तो पहले आप लिखो यहाँ पर राजकोषीय नीति। ऐसी पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, ध्यान समझना। हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है? हमारा एक नियम है, और नियम क्या है वो सुन लो। हमारा नियम बहुत सिंपल सा है, पिछले 14 सालों से ये नियम बना रहा है कि हम एक क्लास में इतना पढ़ाएंगे या इतना पढ़ेंगे, 2 घंटे की क्लास में, कि आप अगर घर पर बैठकर पढ़ते तो उतने सटीक तरीके से और उतना ज्यादा कंटेंट आप नहीं पढ़ पाते, तब तो आपका क्लास में आना सफल हुआ। किसी दिन हमने आपको इतना पढ़ाया कि आप उससे ज्यादा आप घर पे पढ़ लेते, तो फिर आपका यहाँ आना व्यर्थ हो गया। क्या मेरी बात समझे क्या? तो अगर हम 2 घंटे की क्लास में इतना आउटपुट लेते हैं कि आप घर पे बैठकर 4 घंटे में भी इतना ना पढ़ पाए इतने सटीक तरीके से, तब वो हमारा समय का पैसा वसूल है। क्या बात समझे ना? राजकोषीय नीति, पहली बात, कॉमन सेंस कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, सही है। भारत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही है, या कह लें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा, किस लिए बनाता है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए। बोलो यस। या तो आप कह लो मनी सप्लाई ज्यादा या कम करने के लिए। कोई समस्या ना? तीसरी बात, राजकोषीय नीति है क्या? तो तीसरी बात आप यहीं पे लिखेंगे, इसे बजटरी नीति भी कहते हैं। बजटरी नीति भी कहते हैं। जहां पे मैं लिख रहा हूं वहीं पे आप लिखोगे, इसे बजटरी नीति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, राजकोषीय नीति में 2 चीजें होती हैं। मेरा लास्ट स्टेटमेंट, क्लास खत्म कर रहा हूं मैं। राजकोषीय नीति में 2 चीजें होती हैं, मतलब समझना प्लीज मेरे सभी स्टूडेंट्स। राजकोषीय नीति में सरकार मुद्रास्फीति का नियंत्रण कर रही है। जल्दी बोलो हाँ। जब सरकार को मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना है तो सरकार 2 तरीकों से करेगी। कितने तरीकों से? नंबर 1 दोस्तों, दैट इज सरकार के व्यय, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार अपने व्यय का मतलब होता है खर्च। सरकार अपने व्यय, सरकार अपने खर्चों के माध्यम से, या दूसरा होता है सरकार के राजस्व। राजस्व मतलब आय, गवर्नमेंट रेवेन्यूज। एवरीवन, गवर्नमेंट रेवेन्यूज। ध्यान से सुनेंगे। सरकार राजकोषीय नीति में 2 तरीकों से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, या तो अपने खर्चों, व्यय के रास्ते, व्ययों के माध्यम से, या अपने राजस्व, इनकम के माध्यम से। बोलो क्लियर? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बजट क्या होता है दोस्तों? बजट इन 2 ही चीजों से संबंधित होता है कि कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा जाएगा। इसलिए देखो, राजकोषीय नीति को बजटरी नीति भी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो जी सर। क्योंकि बजट में 2 चीजें होती हैं कि इन स्रोतों से पैसा आएगा और यहाँ पैसा जाएगा। दोस्तों बजट में सरकार यही तो करती है, इसलिए अपन राजकोषीय नीति को बजटरी नीति भी कहते हैं। देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सरकार अपना पैसा खर्च कहां कहां करती है और सरकार के पास पैसा कहां से आता है। दोस्तों सरकार अपना पैसा खर्च कहां कहां करती है आप सब जानते हो दोस्तों, बस मुझे आइडिया देना है। नंबर 1, लोक निर्माण। लोक निर्माण, जैसे आपने एक डिपार्टमेंट सुना होगा पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण कार्यालय, सुना है आपने? दोस्तों जैसे हमारे देश की सरकार रोड्स बनाने पर, डैम्स बनाने पर, ब्रिजेस बनाने पर, मेट्रोज बनाने पर, हॉस्पिटल्स बनाने पर, स्कूल्स बनाने पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोस्तों क्या इन सब पर पैसा खर्च करती है? हमारे देश की सरकार और कहां पैसा खर्च करती है? लोक कल्याण में। लोक कल्याण, लोक कल्याण का मतलब होता है दोस्तों, जैसे जैसे हमारी सरकार छात्रवृत्ति पर पैसा खर्च करती है छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन, बोलो करती है वृद्धावस्था पेंशन। या हमारी सरकार खर्च करती है दोस्तों कहां पर? सब्सिडीज पर। सब्सिडी आपको इंट्रोडक्शन में सिखा रखा है, सब्सिडी कौन देता है, किसको देती है, किसके बदले? दोस्तों हमारी सरकार खर्च करती है रक्षा, या कह लो सेना डिफेंस पर, बोलो करती है। ऐसी दोस्तों हमारी सरकार के और भी खर्चे होते हैं, और उन खर्चों को मैं पढ़ाता हूं बजट में। कहां पर? बजट। फिलहाल हमारा टॉपिक तो सिर्फ ये चल रहा है कि राजकोषीय नीति क्या है। तो फिर से सुनो, राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली वो नीति है जिसके माध्यम से सरकार अपने व्ययों और राजस्वों के द्वारा देश में मुद्रास्फीति या मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करती है। ये लिख दिया राजकोषीय नीति का मतलब। बोलो जी यस। अब मुझसे पूछा जाए राजकोषीय नीति के अंदर क्या है, तो मैं कहूंगा सरकार के व्यय कहां कहां ये, और सरकार के राजस्व। दोस्तों अब सरकार के पास पैसा कहां से आता है? हमारे सभी स्टूडेंट बहुत होशियार है, बोलो क्या समझ में आई या नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो अगर हम बात करें तो दोस्तों सरकार के पास पैसा, जब पूछेंगे तभी बोलना है, सरकार के पास पैसा कहां से आता है? कोई समस्या? कोई समस्या? दोस्तों सरकार के पास पैसा कहां से आता है? टैक्सेस से। क्या मेरे सभी स्टूडेंट समझ गए ना? कैसे टैक्सेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने आते हैं, अपन सब पढ़ाएगा। एक टॉपिक पढ़ाएंगे बजट और टैक्सेशन, उसके अंदर सब समझाएंगे। बोलो जी यस ना। नंबर 2, सरकार के पास पैसा आता है डिसइन्वेस्टमेंट से। हाथ ऊपर करिए, किस किस के लिए नया शब्द है जल्दी से? डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। क्या नया शब्द है ना? डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। एक ही लाइन में समझाएंगे, समझना चाहोगे क्या दोस्तों? प्राइवेटाइजेशन याद है? याद है क्या होता है बताओ? ऑनलाइन आप भी बताओ, ऑनलाइन आप भी बताओ प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? जल्दी बताओ क्या होता है? जब सरकार अपनी सरकारी कंपनी को उठाए और प्राइवेट कंपनी में भेज दे। बोलो यस। बस मैं एक लाइन में बोलूंगा, निजीकरण का ही हिस्सा है विनिवेश। फिर सुनना, प्राइवेटाइजेशन का ही हिस्सा है डिसइन्वेस्टमेंट। एक लाइन में बोलूं क्या? देखते जाना। जब सरकार अपनी कंपनी, मतलब सरकारी, यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, सरकारी कंपनी के कुछ शेयर्स, कुछ सेल करे, किसे?
प्राइवेट कंपनी को। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। दोस्तों जैसे ये सरकार की सरकारी कंपनी है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी, बोलो यस। जब सरकार अपनी कंपनी के इतने % शेयर्स बेचे, इसे क्या कहेंगे? अबे गधों, ये तो लिखा है, इसे क्या कहेंगे? और जब सरकार पूरी की पूरी कंपनी उठा के बेच दे, बोलो समझ में आया? दिस इज कॉल्ड विनिवेश और निजीकरण, मतलब विनिवेश निजीकरण का हिस्सा है। बोलो समझ में आ गया एवरीवन? नहीं नहीं, विनिवेश करने से क्या सरकार की जेब में पैसा आएगा क्या? दैट इज कॉल्ड द सरकार के राजस्व के स्रोत। बोलो जी, जब सरकार अपनी कंपनी बेचेगी तो पैसा आएगा। नंबर 3, सरकार के पास और कहां से पैसा आता है? तो सरकार के पास पैसा आता है लोक ऋण, मतलब पब्लिक बोरोइंग्स। मेरे प्यारे साथियों, हर साल हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार कई करोड़ रुपए बोले तो लोगों से, पब्लिक से ऋण लेती है, उधार लेती है। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? बहुत सारे बच्चे जो नए नए हैं या जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, उनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, सरकार लोगों से लोन लेती है? तो हमारे देश की सरकार हर साल करोड़ों रुपए लोगों से लोन लेती है, उसे बोलते हैं लोक ऋण। सरकार लोगों से लोन कैसे लेती है, ये कल सिखाएंगे। आज की क्लास यहाँ काफी है, अब मिलेंगे कल। सस्पेंस पर क्लास छोड़नी चाहिए। कमर यस, अगली क्लास पता नहीं, ये बताएंगे दोस्तों। अगली क्लास है क्या? नहीं है दोस्तों, रुको, कल की क्लास यहाँ से शुरू होगी। रुको, टीचर अभी क्लास में है, सम्मान करो थोड़ा। कल की क्लास कहां से शुरू होगी? लोक ऋण से। उसके बाद सुनो, फिर अपन पढ़ेंगे कि राजकोषीय नीति से नियंत्रण कैसे होता है, और फिर पढ़ेंगे अपन कौन सी नीति? फिर पढ़ेंगे मौद्रिक नीति। ये कल का विषय है। बोलो क्लियर? हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। थैंक यू।